हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सभी का आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इकोनॉमिक्स की ई बुक है वो आपको अवेलेबल करा दी गई है, हमारे आरबी के ऑनलाइन ऐप पे भी अवेलेबल है। क्लियर? तो उसी ई बुक को बेस बनाकर उसमें जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को बेस बना के आज हम आपके सामने लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स। सारे चैप्टर्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, समराइज करेंगे कम समय में, जल्दी से जल्दी 5 से 6 घंटे में आपका पूरा कोर्स 5 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे अंदर ये पूरा कोर्स खत्म हो जाए और सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो ई बुक में है, जो ई बुक में सारे चैप्टर्स आपके, मैंने जो ई बुक आपको प्रोवाइड करवाई है आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है, ऐप पे पड़ी हुई है, उसके थ्रू आप सारी चीजें कवर कर पाओ। जो सारे एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स जिस भी एग्जाम में आती है, मैं कह रहा हूं एसएससी, रेलवे, वनडे एग्जाम जितने भी हैं, इसके अलावा यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, ईपीएफओ का एग्जाम, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इकोनॉमिक्स आती है। इसके अलावा यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम, इसमें जो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स आती है। तो कॉन्सेप्ट तो इकोनॉमिक्स के वही सेम रहेंगे, ऐसा तो है नहीं वनडे एग्जाम्स में अलग कॉन्सेप्ट होंगे और बड़े एग्जाम्स में अलग, सेम कॉन्सेप्ट पे होंगे। इन सारे एग्जाम्स के लिए आपके इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक्स हैं और इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो कवर हो जाएंगे इसमें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एसएससी रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आरबी रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा ऑफिसर्स बैच अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इस बैच को कंप्लीट तैयारी के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और जीके आपके लिए अवेलेबल होंगे। जीएस में 2 टीचर से सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा, एक मैं और एक शिवम सर। इनके भी पुराने वीडियो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। मतलब 2 टीचर आपको सेम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे। इससे आपको ये फायदा मिल जाएगा जिसके साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, जिसके साथ चीजें अच्छे से आपको लगे कि आप उस टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो वहां पे आपको 2 टीचर अवेलेबल होंगे जीएस के। साथ ही साथ इंग्लिश के भी 2 टीचर यहाँ पे जो है अमन सर और पंकज सर, 2 टीचर आपको इंग्लिश के भी अवेलेबल होंगे हमारे ऑफिसर्स बैच में। चलिए, ये हमारी यूट्यूब पर फ्री प्लेलिस्ट है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। कंप्यूटर का कंप्लीट फ्री कोर्स अवेलेबल है राधिका मैम का यूट्यूब चैनल पे हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, जिसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो हिंदी में भी स्लाइड है और इंग्लिश में भी स्लाइड है। मैं कॉन्सेप्ट्स दोनों में समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में। जिसको जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी वाली स्लाइड देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश वाली स्लाइड देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में कहते हैं जीडीपी। ये इसकी डेफिनेशन लिखी है जो आपको बुक्स में अवेलेबल होगी। मैं डेफिनेशन पे बाद में जाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट। 3 वर्ड है, ग्रॉस, डोमेस्टिक, प्रोडक्ट। क्लियर है? सकल, जी फॉर ग्रॉस मतलब सकल, डी फॉर डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ये जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। तो यहां पे 3 वर्ड का अपना मीनिंग है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल करना है, सम ऑफ ऑल करना है, कुल योग करना है, सबको ऐड करना है, सबको जोड़ना है, सम ऑफ ऑल करना है। तो ग्रॉस का मतलब यहां पे कुल योग आ गया, टोटल आ गया। प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, या तो गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी, या तो वस्तुएं होंगी या सेवाएं होंगी। 2 चीजों का प्रोडक्शन किया जाएगा, गुड्स का या सर्विसेज का। और सबकी एक अपनी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होगी, अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा उसका। हर एक की अपनी एक वैल्यू होगी, कोई 5 रुपए की होगी, कोई 50 रुपए की होगी, कोई 500 की होगी, 1000 की होगी, 50 लाख की होगी, 50 करोड़ की होगी, 1 लाख की होगी, 2 लाख की। हर एक की अपनी गुड्स और सर्विस की कोई ना कोई फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है। तो प्रोडक्ट का मतलब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा और उसकी अपनी एक फाइनल वैल्यू लेना है, ध्यान रखना है। कौन सी वैल्यू लेना है? फाइनल वैल्यू। तो डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डोमेस्टिक, घरेलू। घरेलू का मतलब जहां आपको जहां की जीडीपी निकालना हो वहां की बाउंड्री ले लो। तो डोमेस्टिक, अगर हमें इंडिया की जीडीपी निकालना है, अपने देश की जीडीपी निकालना है, तो हम कहेंगे प्रोडक्शन कहां हो रहा है? इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा है, विद इन इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री प्रोडक्शन हो रहा है। भारत की घरेलू सीमा में प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो प्रोडक्शन होगा भारत की घरेलू सीमा में, वो उसमें लॉ ऑफ द लैंड किसका लागू होगा? भारत का लागू होगा।
भारत सरकार के कानून के अनुसार प्रोडक्शन होगा, भारत सरकार की परमिशन के बाद प्रोडक्शन होगा, चाहे वो कंपनी देसी हो या विदेशी हो। भारत सरकार की परमिशन के बाद प्रोडक्शन होगा। जो प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विस वो किसके लिए अवेलेबल होगा? पहले इंडियंस के लिए होगा। एम्प्लॉयमेंट किसके लिए देगी वो कंपनी? इंडियंस के लिए देगी। टैक्स किस देश की सरकार को देगी? इंडियन गवर्नमेंट को देगी। अगर वो कंपनी एक्सपोर्ट भी करना चाहेगी तो बिना इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के वो यहां से एक सुई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, छोटी चीज भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती अगर वो हमारी बाउंड्री में प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर? तो डी फॉर डोमेस्टिक, विद इन इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री, प्रोडक्शन इंडिया की बाउंड्री में हो रहा है तो जीडीपी किसकी होगी? इंडिया की। अगर चाइना की बाउंड्री में प्रोडक्शन होगा किसी कंपनी के द्वारा तो जीडीपी कहां की होगी? चाइना की होगी। अगर अमेरिका की बाउंड्री में प्रोडक्शन किया जाएगा तो चूंकि लॉ ऑफ द लैंड अमेरिका का लागू होगा तो प्रोडक्शन तो जीडीपी कहां की काउंट होगी? अमेरिका की काउंट होगी। जहां की बाउंड्री वहां की जीडीपी। अगर हम अपने अलग अलग स्टेट्स की बात करें जिसको जीएसडीपी कहते हैं, आगे इसकी फुल फॉर्म लिखी होगी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर एक अपने अलग स्टेट की कितनी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी कितनी है उसकी स्टेट की, जिसको जीएसडीपी कह देते हैं। तो जैसे महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विस का, तो महाराष्ट्र जीएसडीपी के मामले में नंबर 1 है। तो महाराष्ट्र की बाउंड्री में टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वो महाराष्ट्र की जीएसडीपी होती है। तो जहां की बाउंड्री वहां की जीएसडीपी, तो महाराष्ट्र की बाउंड्री महाराष्ट्र की जीएसडीपी, यूपी की बाउंड्री तो यूपी की जीएसडीपी। दिल्ली में अगर प्रोडक्शन करना है तो दिल्ली की बाउंड्री मतलब दिल्ली की जीएसडीपी। क्लियर? तो भारत की अगर जीडीपी की बात करें तो इंडियन बाउंड्री में होने वाले टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू क्या है? इंडियन जीडीपी है। प्रोडक्शन किसका हो रहा है? गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन किस बाउंड्री में हो रहा है इससे मतलब होता है। प्रोडक्शन किस बाउंड्री में हो रहा है? इंडियन बाउंड्री में हो रहा है। प्रोडक्शन चाहे इंडियन प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय उत्पादक, या फिर किसी फॉरेन प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है। वो कंपनी भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल्स व्यक्ति भी हो सकता है। और आपको पता है हर साल प्रोडक्शन काउंट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा पता है आपको क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस टाइम पीरियड में भारत के अंदर जो टोटल गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी टोटल वैल्यू निकालेंगे, वो भारत की क्या हो जाएगी? जीडीपी हो जाएगी। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जीडीपी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया जीडीपी, यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। टोटल या सम ऐड करना है ऑफ फाइनल वैल्यूज, ध्यान रखना है इस टर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम मूल्यों को लेना है, इंटरमीडिएट वैल्यू को नहीं लेना है। फाइनल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर, आइदर इंडियन प्रोड्यूसर और फॉरेनर। जो मैंने ग्राफ पे समझाया भाई लिख दिया है। विद इन दी डोमेस्टिक बाउंड्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्यों का कुल योग क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है। क्लियर? तो ये हिंदी में लिख दिया है मैंने। तो मैंने बताया इंडिया की जीडीपी तो किसकी बाउंड्री होगी? इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा होगा। चाइना की जीडीपी निकालना है तो चाइनीज डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा, अमेरिका की जीडीपी निकालना है तो अमेरिकन डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन होगा। क्लियर? अगर मैं किसी स्टेट की जीडीपी की बात करूं तो मैंने पहले ही बता दिया उसको क्या बोलते हैं? जीएसडीपी। क्या बोलते हैं? जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोलते हैं। और उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे गुजरात, तो चौथे पे कर्नाटका और 5वें पर उत्तर प्रदेश है। ये भारत में अलग अलग स्टेट्स की जीडीपी का क्या है? आंकड़ा है। तो अब बात ये करें कि इंडिया की जीडीपी काउंट कैसे करेंगे, तो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री पता होना चाहिए हमें कहां तक है। तो अगर इंडिया की हम डोमेस्टिक बाउंड्री निकाल लेंगे, इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री जहां जहां तक फैली होगी वहां तक जो भी प्रोडक्शन होगा किसका? गुड्स और सर्विसेज का, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री विल बी काउंटेड इन इंडिया जीडीपी। तो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री में जहां जहां तक प्रोडक्शन होगा वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। डोमेस्टिक बाउंड्री कहां तक फैली होगी देख लो, ये हिंदी वाली स्लाइड है देखिए। तो डोमेस्टिक बाउंड्री, इंडियाज डोमेस्टिक बाउंड्री को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, वो स्लाइड हेडिंग वहां चली गई है। इंडियाज डोमेस्टिक बाउंड्री, भारत की घरेलू सीमा कहां तक होती है। इसी तरीके से हर एक देश की घरेलू सीमा डोमेस्टिक बाउंड्री निकाली जाती है और उसकी जीडीपी निकाली जाती है। तो भारत की एक क्या है? लैंड बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। दूसरा, चूंकि भारत की लैंड बाउंड्री के 3 ओर से क्या है? समुद्र है, पानी है, तो पानी है तो वाटर बाउंड्री होगी। तो भारत की एक वाटर बाउंड्री है, चूंकि वाटर बाउंड्री पर कोई रहता नहीं है इसीलिए वाटर बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन होना चाहिए, कानून होना चाहिए। वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, समुद्र पर आधारित यूनाइटेड नेशन का कानून जो 1982 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया।
इसके अनुसार पूरी दुनिया, इस यूएन क्लॉज कानून के कन्वेंशन का मतलब होता है इंटरनेशनल लॉ, इस कानून के अंतर्गत पूरी दुनिया में क्या डिसाइड की जाती है, वाटर बाउंड्रीज। तो कोस्ट लाइन से कितना, 12 नॉटिकल माइल, कितना नॉटिकल माइल, कितनी डिस्टेंस, 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट लाइन। हर देश की क्या होती है, एक वाटर बाउंड्री होती है। तो हमारी कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल इधर, 12 नॉटिकल माइल इधर, 12 नॉटिकल माइल इधर, और यहाँ पे आइलैंड है मान लो लक्षद्वीप, इसके चारों ओर 12 नॉटिकल माइल, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड है, इसके चारों ओर 12 नॉटिकल माइल। ये हमारी क्या होगी, वाटर बाउंड्री होगी। जिन देशों के पास वाटर बाउंड्री नहीं होती है उन्हें कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज, भूमि से घिरे हुए देश, स्थल आबद्ध या भू आबद्ध देश। तीसरा, लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री के ऊपर होती है क्या, एयर बाउंड्री। और एयर बाउंड्री डिसाइड करने के लिए, चूंकि वहां भी कोई इंसान तो रहता नहीं है, एयर बाउंड्री डिसाइड की जाती है किसके द्वारा, कर्मन लाइन के द्वारा, कर्मन रेखा, कर्मन लाइन। और यह माना जाता है अर्थ की सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर क्या होती है, कर्मन लाइन होती है। नासा इसको 70 to 80 किलोमीटर मानती है और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसको 100 किलोमीटर के आसपास मानता है। तो अर्थ की सरफेस से मतलब लैंड बाउंड्री और वाटर बाउंड्री के ऊपर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होगी, उस देश की एयर बाउंड्री होगी। तो लैंड और वाटर बाउंड्री के ऊपर 100 किलोमीटर तक कोई भी एक्टिविटी अगर होगी तो भारत सरकार की परमिशन से होगी, क्योंकि वो हमारी क्या है, एयर बाउंड्री है। इन तीनों प्रकार की बाउंड्रीज को कहते हैं किसी भी देश की जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री, जहां सारे अधिकार उस देश के होते हैं। तो ये तीन जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री, यहां पर सारे ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल राइट्स, मतलब एब्सोल्यूट राइट्स भारत सरकार के होंगे, हमारे होंगे। क्लियर, क्योंकि ये भारत की जियोग्राफिकल या पॉलिटिकल, भौगोलिक और राजनीतिक सीमा है। इसके बाद होता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जिस देश के पास वाटर बाउंड्री होती है, यूएन क्लॉज के अंतर्गत ही वाटर बाउंड्री से कितना, 200 नॉटिकल मील फ्रॉम बेस लाइन। आप देख सकते हो EEZ, ये बेस लाइन दिख रही है यहां पे, और इससे कितना, 200 नॉटिकल माइल, ये देख सकते हो पानी में, 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन। हर देश के पास क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। मतलब कैसी बाउंड्री, इस पूरी बाउंड्री में 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र में पानी पर केवल कैसे राइट होंगे, इकोनॉमिक राइट्स होंगे। तो मैं कह सकता हूं ये उस देश की कैसी बाउंड्री होगी, पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होगी, इकोनॉमिक बाउंड्री होगी, जहां सारे गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन उस देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। कितना, 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस। ये हिंदी में लिख दिया है। नेक्स्ट, पांचवा होता है कि डिप्लोमेटिक मिशंस ऑफ इंडिया इन फॉरेन, विदेशों में भारत के जितने भी एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक मिशन मतलब एम्बेसी या काउंसलेट या हाई कमीशन कहते हैं, उच्चायोग या दूतावास या एम्बेसीज कहते हैं जिसे, राजनयिक मिशंस, विदेशी फॉरेन मिशन जिसे कहते हैं। तो हर एक देश में भारत की क्या होंगी, लगभग दुनिया के लगभग सारे देशों में एम्बेसी मिशन या हाई कमीशन या काउंसलेट होते हैं। तो वहां पर ये एक कन्वेंशन है जिसका नाम है वियना कन्वेंशन। वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, आपको पता होगा। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन। उसमें यह डिसाइड किया गया है कि जब भी कोई देश दूसरे देशों में एम्बेसी मिशन या हाई कमीशन एस्टैब्लिश करेगा, वो पहले वहां पर एक लैंड खरीदेगा, वहां बिल्डिंग बनाएगा। उस लैंड, उस बिल्डिंग के अंदर के सारे अधिकार उस देश के होते हैं। इसीलिए इन डिप्लोमेटिक मिशंस को, एम्बेसी, हाई कमीशन या काउंसलेट को कंट्री विद इन अ कंट्री कहते हैं, देश के अंदर, विद इन दी कंट्री, देश के अंदर देश कहते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अंदर के सारे अधिकार उस देश के होते हैं जिसकी वो एम्बेसी होती है। तो दुनिया भर में भारत के डिप्लोमेटिक मिशन है, वो हमारी बाउंड्री है, वहां होने वाले गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हमारी जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि वहां गुड्स का प्रोडक्शन तो नहीं होता है, नॉर्मली सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। अगला, इंडियाज फॉरेन एसेट्स, भारत की विदेशी संपत्तियां। जैसे भारत ने किसी दूसरे देश से कोई आइलैंड खरीद लिया, या किसी दूसरे देश से कोई आइलैंड ले लिया, वहां पे मिलिट्री बेस बनाया हमने, या किसी दूसरे देश के EEZ को लीज पर ले लिया, और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मान लो 10 साल की लीज पे ले दिया, तो 10 साल तक के इकोनॉमिक राइट्स किसके हो गए, हमारे हो गए। जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन, इंडिया का कोई हो, या एसेट्स ऑन लीज, जैसे चाबार पोर्ट जो ईरान में है, उसका एक टर्मिनल हमने 10 साल की लीज पर ले रखा है, किराए पर ले रखा है, उसका नाम है शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल। क्लियर। तो इस तरीके से किसी देश की क्या काउंट होती है, डोमेस्टिक बाउंड्री। ये 6 पैरामीटर्स हैं जो भारत की डोमेस्टिक बाउंड्री को डिफाइन करते हैं, और इस डोमेस्टिक बाउंड्री में होने वाला प्रोडक्शन भारत की जीडीपी में काउंट होता है।
कर्मन लाइन जो वर्ड आया मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कर्मन लाइन क्या होती है? कर्मन लाइन 100 किलोमीटर ऊपर, मैंने बोला इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार और नासा के अनुसार 70 से 80 किलोमीटर ऊपर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके नीचे जो होता है वो अर्थ एटमॉस्फेयर होता है और ऊपर स्पेस होता है। मतलब एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो स्पेस को अलग कर देती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, पृथ्वी के वायुमंडल से, ऐसी लाइन को कर्मन लाइन कहते हैं। अगर हम दुनिया की जीडीपी, टॉप 5 जीडीपी कंट्रीज की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी किसकी है? अमेरिका की। अमेरिका लार्जेस्ट जीडीपी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है। थर्ड अभी एक महीने पहले जर्मनी पे आ गया, जापान को पीछे छोड़ दिया। चौथा जापान है और पांचवा इंडिया। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अगले 2 से 3 साल में हम भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। हम जापान और जर्मनी दोनों को क्या कर देंगे? पीछे छोड़ देंगे। क्लियर? और 2047 तक अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, 2047 तक, जहां तक आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा है। क्वेश्चन पूछ सकता है भारत कब तक अपने आप को डेवलप करेगा, ये टारगेट है भारत सरकार का। तो विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया का जो सपना है वो 2047 तक का है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत 2047 तक दुनिया की 2री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और ये एस्टिमेट है लगभग $37 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अभी भारत की जो इकोनॉमी का साइज है लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। नाउ सेकंड है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले ग्राफ से देख लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन देख लेंगे। ग्रॉस का मतलब वही है टोटल करना है, सम करना है, सम ऑफ ऑल, कुल योग सबको ऐड करके टोटल निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब वही है गुड्स और सर्विस। 2 ही तरीके का प्रोडक्शन होगा, सबकी अपनी कोई ना कोई कौन सी वैल्यू होगी? फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू लेना है। और यहाँ नेशनल का मतलब क्या है? वहां डोमेस्टिक था, इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री में प्रोडक्शन बात की जा रही थी और यहां नेशनल, इंडियन प्रोड्यूसर के द्वारा, इंडियन नेशनल प्रोड्यूसर होना चाहिए। मतलब वो प्रोड्यूसर इंडिया का होना चाहिए, उसकी राष्ट्रीयता, नेशनलिटी इंडिया की होनी चाहिए, चाहे वो कंपनी हो या इंडिविजुअल। क्लियर है? तो इंडियन नेशनल प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन कहीं भी कर रहा हो इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा हो या विदेशों में कर रहा हो। प्रोडक्शन किसके द्वारा होना चाहिए? इंडियन कंपनी या इंडियन व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। क्लियर है? प्रोडक्शन तो इंडियन नेशनल प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्शन किया जा रहा है किसका? गुड्स और सर्विस का। प्रोडक्शन इन इंडिया और इन फॉरेन, चाहे वो कंपनी है या इंडिविजुअल है। और हर साल कैलकुलेट होगा तो आपको पता है इन अ फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो मैं कह सकता हूं टोटल या सम ऑफ ऑल फाइनल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन प्रोड्यूसर इन इंडिया और अब्रॉड इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड जीएनपी। भारत के उत्पादकों द्वारा, भारतीय उत्पादकों द्वारा, कंपनी या इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तियों द्वारा भारत में या विदेश में कहीं भी एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में जितने गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी टोटल अंतिम मूल्य का टोटल कुल योग भारत की क्या होगी? जीएनपी होगी। यही लिखा हुआ है टोटल या सम ऑफ फाइनल वैल्यूज, ध्यान रखना है इसको, अंडरलाइन करना, ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन प्रोड्यूसर्स, इंडिविजुअल या कंपनी इन इंडिया और फॉरेन इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड जीएनपी। ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब बात आती है, तो मैं कह सकता हूं, देखिए जीडीपी डिफाइन करती है डोमेस्टिक बाउंड्री, तो जीडीपी डिफाइंड बाय डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, जहां की बाउंड्री होगी वहां की जीडीपी होगी, क्योंकि जिस बाउंड्री में प्रोडक्शन होगा उस देश के नियम कानून के अनुसार होगा प्रोडक्शन। और हमने बोला डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री, जिस देश की बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जीडीपी होती है, क्योंकि गुड्स और सर्विस बनेंगे तो उस देश के लोगों के लिए होंगे, रोजगार उस देश के लोगों के लिए देगी वो कंपनी, टैक्स उस देश की सरकार के लिए देगी, एक्सपोर्ट भी अगर करेगी, निर्यात भी करेगी तो उस देश की परमिशन के, सरकार की परमिशन से ही करेगी। तो जीडीपी में कह सकता हूं जिस देश की बाउंड्री उस देश की जीडीपी, और जीएनपी के लिए नेशनलिटी, प्रोड्यूसर कहां का है। तो अगर कोई सिचुएशन देगा, कोई क्वेश्चन देगा, तो बस आपको 2 चीजें देखना है, प्रोडक्शन कहां हो रहा है, किस बाउंड्री में हो रहा है, वहां की जीडीपी बढ़ाएगा, और किस व्यक्ति या कंपनी के द्वारा हो रहा है, मतलब वो व्यक्ति किस नेशनलिटी का है, वो वापस पैसा कमा के अपने देश ले जाएगा, मतलब जीएनपी उस देश की बढ़ाएगा। क्लियर? तो इसी में मैं देख सकता हूं, क्वेश्चन देख सकता हूं, एग्जांपल मैंने यहां पे रखे हुए हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एयर इंडिया वर्किंग एट यूएसए एयरपोर्ट। एयर इंडिया इंडियन कंपनी है,
इंडिया की कंपनी है जो अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर ऑपरेट हो रही है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछेगा कहां की जीडीपी बढ़ाएगा, कहां की जीएनपी। मैंने बताया जीडीपी वहां की होती है जहां की बाउंड्री होती है। जीडीपी तो बाउंड्री कहां की है? अमेरिका की। अमेरिकी सरकार के परमिशन के बाद ही प्रोडक्शन होगा वहां पर, और सरकार जो एयर इंडिया है वो वहां पे सर्विस चार्ज देके आएगी, टैक्स देके आएगी इस बाउंड्री का यूज करने का। तो जीडीपी कहां की बढ़ाएगी? तो प्रोडक्शन इन यूएसएस डोमेस्टिक बाउंड्री, प्रोडक्शन कहां हो रहा है? अमेरिका की डोमेस्टिक बाउंड्री में। तो जीडीपी कहां की बढ़ेगी? अमेरिका की बढ़ेगी। किसकी जीडीपी में काउंट होगा? अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि एयर इंडिया कहां की कंपनी है? इंडिया की, हमारे देश की है। तो लास्ट में प्रॉफिट कहां कमा के लेके आएगी? इंडिया में लेके आएगी। तो जीएनपी इंडियंस के द्वारा प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन बाय इंडियन कंपनी, तो जीएनपी किसकी बढ़ाएगी? इंडिया। तो ये इंडिया की जीएनपी में काउंट होगा। अगला एग्जांपल देख लो, गूगल या फेसबुक इंडिया। गूगल या फेसबुक अमेरिकन कंपनी है, ये गूगल या फेसबुक इंडिया का मतलब इनकी इंडियन सब्सिडरी। गूगल या फेसबुक की वो सब्सिडरी, वो सहायक कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है। तो बाउंड्री कहां की है? इंडिया में काम कर रही है। कंपनियां कहां की है? अमेरिका की। तो जीडीपी कहां की बढ़ाएंगी? जिसकी बाउंड्री होगी इंडिया की। तो प्रोडक्शन अगर ये इंडिया की बाउंड्री में कर रही है तो जीडीपी किसकी बढ़ाएंगी? इंडिया की। जीएनपी किसकी बढ़ाएंगी? चूंकि ये लास्ट में प्रॉफिट कहां ले जाएंगी? अमेरिकन कंपनियां हैं, अमेरिका ले जाएंगी, तो जीएनपी किसकी बढ़ाएंगी? अमेरिका की जीएनपी बढ़ाएंगी। क्लियर है? कोई इंडियन सिटीजन है जिसका नाम है राहुल, वो कहां काम कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में काम कर रहा है, यूके में काम कर रहा है। क्लियर है? तो बाउंड्री कहां की है? यूके की है। तो जीडीपी कहां की काउंट होगी? यूके की काउंट होगी। और चूंकि इंडियन सिटीजन है तो प्रॉफिट कहां लेके आएगा? इंडिया में लेके आएगा। तो जीएनपी कहां की बढ़ाएगा? इंडिया की बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट, वीवो या ओप्पो इंडिया। वीवो या ओप्पो आपको पता है किसकी कंपनियां हैं? चाइना की कंपनियां हैं। वीवो ओप्पो इंडिया मतलब इन कंपनियों की इंडियन सब्सिडरी, मतलब इन कंपनियों की वो सहायक कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है। तो किस बाउंड्री में काम कर रही है? इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री में काम कर रही है। तो जीडीपी कहां की बढ़ाएगी भैया? इंडिया की बढ़ाएगी। तो इंडिया की जीडीपी में काम होगा, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट कहां ले जाएगी? ये चाइना ले जाएगी कंपनियां, क्योंकि ये वीवो ओप्पो कहां की कंपनियां? चाइना की। तो ये किसकी जीएनपी बढ़ाएंगी? चाइना की जीएनपी बढ़ाएंगी। क्लियर है? तो ये मैंने 4 एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब मैं एक डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूं, जीएनपी की डेफिनेशन जीडीपी के टर्म। तो मैं बात करूं अगर जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, जीएनपी में फॉर एग्जांपल इंडिया की जीएनपी की बात कर लूं, तो इंडिया की अगर मुझे जीएनपी निकालना हो तो मैं कहूंगा इंडियंस के द्वारा टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, चाहे इंडिया में कर रहे हैं वो या फॉरेन में। तो जीएनपी इंडियंस के द्वारा टोटल प्रोडक्शन है, चाहे वो कंपनियां इंडियंस या सिटीजन्स है। तो मैं लिखूंगा जीडीपी। अब जीडीपी इंडियन बाउंड्री में प्रोडक्शन है, और वो इंडियंस के द्वारा भी है और फॉरेनर्स के द्वारा भी जीडीपी। भाई इंडिया की जीडीपी मतलब इंडियन बाउंड्री में प्रोडक्शन, चाहे इंडियन प्रोड्यूसर कर रहा है या फॉरेन प्रोड्यूसर कर रहा है, प्रोडक्शन कहां हो रहा है? इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री में हो रहा है। तो जीडीपी में से अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस कर दिया इस जीडीपी में से क्या? वो विदेशी कंपनियां, वो विदेशी लोग जो काम कहां कर रहे थे? इंडिया में, जो किसकी जीडीपी बढ़ा रहे थे? इंडिया की, लेकिन लास्ट में प्रॉफिट कहां ले जा रहे थे? अपने देश। तो अपने देश की जीएनपी बढ़ा रहे थे। तो जीडीपी में से मैंने माइनस कर दिया इनकम, पैसा आउटफ्लो हो गया, चला गया, कमा कर ले गए फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, भारत से विदेशों को ले गए। कौन? इन फॉरेन प्रोड्यूसर्स, विदेशी उत्पादक, चाहे वो कंपनी थे या सिटीजन थे, वहां के व्यक्ति थे, लेकिन प्रोडक्शन कहां कर रहे थे? इंडिया में कर रहे थे। जीडीपी कहां की बढ़ा रहे थे? इंडिया की। तो अगर मैं इंडिया की जीडीपी में से इनकम आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड माइनस कर दूं, तो इंडिया की जीडीपी में अब केवल इंडियंस का कंट्रीब्यूशन रह जाएगा। और जीएनपी मतलब इंडियंस का प्रोडक्शन मांग रहा है इंडिया में और विदेशों में, दुनिया में जहां भी कर रहे हैं। तो जीडीपी में से मैंने माइनस कर दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो गया जीडीपी में, इसको माइनस कर दिया। अब मैं क्या कर दूं? प्लस कर दूं। प्लस क्या कर दूं? वो भारत के लोग, वो भारत की कंपनियां जो विदेशों में काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमा के कहां लाएंगे? इंडिया में लाएंगे। तो उन देशों की जीडीपी बनाएंगे, लेकिन लास्ट में पैसा लाएंगे इंडिया में, तो जीएनपी किसकी बढ़ाएंगे? इंडिया की। तो इनकम आई, इनफ्लो मतलब आई, फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, कौन लेके आया? इंडियन प्रोड्यूसर, कंपनी हो या इंडिविजुअल, कहां प्रोडक्शन कर रहे थे? विदेशों में प्रोडक्शन कर रहे थे। इसको प्लस कर दिया। तो मैं लिख सकता हूं जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम इनफ्लो फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया माइनस इनकम आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। और इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होगी, दोनों की नेट वैल्यू निकल आएगी। मान लो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 50 थी, इसकी 100 थी, तो इसकी नेट वैल्यू हो जाएगी -50, और इसकी वैल्यू मान लो 100 थी या इसकी वैल्यू 50 थी, तो इसकी नेट वैल्यू हो जाएगी +50। तो नेट वैल्यू निकाल देंगे।
तो जीडीपी जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी लिख सकता हूं प्लस नेट इनफ्लो इनकम इन इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, इन दोनों की नेट वैल्यू, इनफ्लो और आउटफ्लो की नेट वैल्यू निकाल दी। तो ये जीएनपी का जीडीपी के टर्म में क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया मुझे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट मतलब होता है शुद्ध, डोमेस्टिक मतलब घरेलू उत्पाद है, तो जीडीपी से आया होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है। बोलो भाई, तो नेट मतलब शुद्ध, शुद्ध का मतलब तभी होती है कोई चीज जब इंप्योरिटीज अशुद्धियां उससे अलग हट रही होती है, मतलब जीडीपी में से कुछ माइनस हो जाएगा तो शुद्ध मिल जाएगा। तो देखो एनडीपी क्या होगी, फॉर्मूला बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास। कुछ माइनस हो रहा है जीडीपी में से तो क्या बच रहा है, शुद्ध बच रहा है, जिसको शुद्ध भी कहते हैं और निवल भी कहते हैं, जिसको शुद्ध भी कहते हैं और निवल भी कहते हैं। मूल्य ह्रास, डेप्रीशिएशन क्या होता है, जैसे जैसे कोई चीज पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे आज आपने मोबाइल लिया, वो 15,000 का था, एक साल में पुराना हो गया, अब उसकी कीमत 15,000 नहीं रही क्योंकि वो एक साल पुराना हो चुका है। तो मान लो उसकी कीमत 5,000 रह गई, इसका मतलब एक साल में वो डेप्रिशिएट कितना हो गया, 10,000 डेप्रिशिएट। तो कोई चीज कितनी पुरानी हो गई है और उसकी डेप्रिशिएशन कॉस्ट कितनी है, मतलब उसकी जब नया बना था तब कॉस्ट क्या थी और उसकी जो आज कॉस्ट क्या है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो डेप्रिशिएशन कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब ये जीएनपी से आ रहा होगा, इसमें भी नेट करना है, तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। ये एनडीपी और एनएनपी के फॉर्मूले होते हैं। क्लियर। अब बात आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो होता है, राष्ट्रीय आय होती है, वो एनएनपी की वैल्यू, ये एनएनपी लिखा है, एनएनपी की वैल्यू किस पे होती है, एफसी पे होती है। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। जो उत्पादन के कारकों की कॉस्ट है, उत्पादन को करने में लगे हुए फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट है। जैसे लैंड की कॉस्ट, किराया, कोई कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है तो रेंट दे रही होगी, लेबर सैलरी दे रही होगी लेबर को, कैपिटल लोन लिया होगा उसकी कॉस्ट होगी, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, कच्चे माल, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, ये सबकी कॉस्ट जो होती है इनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादकों के उत्पादन के कारकों की कॉस्ट होती है, इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें मैं कह सकता हूं कोई गुड्स या सर्विस उसकी कीमत टैक्स लगने से पहले, जिसमें इन्वॉल्व क्या होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, इन सबकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होगा। तो मैं कह सकता हूं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कह सकता हूं कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर टैक्स। टैक्स लगने से पहले उसकी कितनी कीमत थी, उसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और जब टैक्स लग जाता है तो वो कहां पहुंच जाती है, मार्केट में पहुंच के बाद टैक्स। तो आपने सुना होगा एमआरपी, सुना होगा एमआरपी इज इक्वल टू दिस और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो ये मार्केट प्राइस होता है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए, जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है, मेरे और आपके लिए अवेलेबल होता है। क्लियर। बाजार मूल्य कहते हैं। तो मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो टैक्स लगने के बाद, तो जैसे ही कोई प्रोडक्शन उस प्रोडक्शन यूनिट से बाहर निकलता है उस पर सरकार एक टैक्स लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप जीएसटी सुना होगा आपने, पहले एक्साइज ड्यूटी सुना होगा आपने। तो अब जीएसटी आ गया है, लगभग सारी चीजें, कुछ चीजों को छोड़ के सारी चीजें उसमें शामिल कर ली गई हैं। 4 चीजें हैं जो जीएसटी से बाहर है, वो मैं आपको जीएसटी में पढ़ा दूंगा। क्लियर। तो मैं कह सकता हूं टैक्स लगने से पहले की, अगर उस प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगा है उससे पहले की जो कॉस्ट है वो फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, टैक्स लगने के बाद की कॉस्ट होगा। क्लियर। तो मैं देखो बाजार मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में रिलेशन मैंने आपको बता दिया, और यही रिलेशन यहां लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस वो प्राइस जिसपे कंज्यूमर को अवेलेबल होती है, आफ्टर टैक्स होता है। एमआरपी कह सकते हो, इसको मैं एमआरपी की तरह देख सकता हूं फॉर एग्जांपल। क्लियर। एमआरपी की तरह देख सकता हूं जिसमें टैक्स इंक्लूड होता है। तो एमआरपी, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जांपल जीएसटी के तौर पे लिख सकता हूं, माइनस सब्सिडी। सब्सिडी क्यों माइनस किया गया, सरकार कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या देती है, सब्सिडी देती है, और सब्सिडी जब सरकार देती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, प्रोडक्ट की कम हो जाती है। क्लियर। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू लिख सकता हूं फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या हुआ, रिलेशन हो गया। क्लियर। इस रिलेशन के आधार पे मैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिख सकता हूं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के टर्म में।
तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर निकालनी हो तो मैं कहूंगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस सरकार ने कितना इनडायरेक्ट टैक्स लगाया माइनस कितनी सब्सिडी दी। सेम जीएनपी निकाल सकता हूं मैं, जीएनपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एनडीपी निकाल सकता हूं, एनएनपी निकाल सकता हूं। तो ये चार फॉर्मूले मिल गए मुझे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, फॉर्मूले याद रखना है। नाउ अब हमने पढ़ा था नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब कभी कभी फैक्टर कॉस्ट में ना देके नेशनल इनकम का फॉर्मूला वो मार्केट प्राइस में दे देता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एनएनपी में हमें यहां से रिलेशन पता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा, ये वाला इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी हो जाएगा। तो मैं यहां से यहां पुट कर सकता हूं नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर है। तो यहां पे पहले इन्होंने जीएनपी के टर्म में लिख दिया है, क्लियर है। मैं इसको एनएनपी के टर्म में ही आगे दिखा देता हूं, ये लिखा हुआ है नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी, या ब्रैकेट लगा लेना, एट मार्केट प्राइस है, ये थोड़ा सा सही कर लेना, ऐसे लिखा होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये फॉर्मूला है। और हम जानते हैं नेशनल इनकम क्या था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां से फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकल आएगी तो क्या होगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है और एनएनपी की वैल्यू जीएनपी की वैल्यू, ये एनएनपी की वैल्यू जीएनपी के टर्म में है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, बोलो भाई। तो मैं लिख सकता हूं नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। अब जीएनपी की वैल्यू मैं जीडीपी के टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने लिखा था अभी देखो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनफ्लो इनकम फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, जो जीएनपी की जीडीपी के टर्म में डेफिनेशन मैंने अभी डिफाइन की थी। तो देखो यहां पे मैं जीडीपी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो नेशनल इनकम किसके टर्म में आ जाएगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनफ्लो इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये तीन फॉर्मूले मिल गए मुझे नेशनल इनकम के, वन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम का दूसरा फॉर्मूला जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और नेशनल इनकम का तीसरा फॉर्मूला जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनफ्लो इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया माइनस डेप्रिसिएशन। किसके टर्म में, फैक्टर कॉस्ट के टर्म में। अब मैं इनको मार्केट प्राइस के टर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अभी हमने रिलेशन देखा। तो नेक्स्ट पेज पे यही किया, देखो चौथा फॉर्मूला नेशनल इनकम का मार्केट प्राइस के टर्म में हो गया, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ये ब्रैकेट में नीचे सफिक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, जैसे यहां लिखा हुआ है ऐसे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको पता है नेशनल जीएनपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस क्या है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो चौथा ये फॉर्मूला हो गया, पांचवा मार्केट प्राइस के टर्म में ये हो गया, और छठा ये हो गया नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनफ्लो इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस डेप्रिसिएशन। कुछ नहीं किया है मैंने, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू यहां इस वाले फॉर्मूले में रख दी है, और जीडीपी एट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख दी है, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख दी है। क्लियर है, यहीं से मैंने ये तीन फॉर्मूले निकाल दिए। तो नेशनल इनकम के आपके पास 6 फॉर्मूले हो गए, एक फैक्टर कॉस्ट के टर्म में और एक मार्केट प्राइस के टर्म में। नाउ एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो करंट प्राइस होते हैं गुड्स के और सर्विसेज के। तो आज अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो आज देश में जितने गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी आज कोई वैल्यू होगी, और उन फाइनल वैल्यूज को ऐड करेंगे, टोटल जो वैल्यू आएगी तो उसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ऐसा हो सकता है पिछले साल किसी गुड्स की वैल्यू, या कोई बिस्किट है उसकी वैल्यू 10 रुपए थी और महंगाई के कारण इस साल बढ़ के 12 रुपए हो गई, तो पिछले साल जीडीपी 10 रुपए कैलकुलेट कर रहा था वही बिस्किट, और इस साल जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 12 रुपए, तो जीडीपी बढ़ेगी। इसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, जो कि रियल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि रियल ग्रोथ क्या होती है, प्रोडक्शन की ग्रोथ होती है।
प्रोडक्शन बढ़ना ही रियल ग्रोथ माना जाता है। क्लियर? इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे होती है, मार्केट प्राइस पे होती है, और मार्केट प्राइस मतलब अभी के प्राइस, उनमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इंड्यूस्ड होता है। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब मैं कह सकता हूं जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। अब हमें रियल ग्रोथ निकालना है, रियल कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, रियल जीडीपी निकालना पड़ेगा। और रियल जीडीपी निकालते हैं किस पे, जीडीपी एट बेस प्राइस। WBP मतलब बेस प्राइस, आधार मूल्य पर जीडीपी। आधार मूल्य बेस प्राइस किस पे होता है, वो बेस ईयर डिसाइड किया जाता है। तो बेस देखिए इसका पर्पस क्या है, जिससे कि जो इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो जीडीपी बढ़ रही है उसका इंपैक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो रियल जीडीपी होती है जिसमें इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। क्लियर? बेस प्राइस का मतलब है बेस ईयर पर प्राइस, कहां पर, डिसाइडेड ऑन बेस ईयर। और इस समय इंडियन इकोनॉमी का बेस ईयर क्या है, 2011 है। क्लियर? तो अब क्या किया जाएगा, आज के गुड्स और सर्विस, जो आज इस समय गुड्स और सर्विस मौजूद हैं, जब जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी तो आज के प्राइस पे जब हम कैलकुलेट करेंगे गुड्स और सर्विस, तो उनकी जो टोटल वैल्यू निकालेंगे तब जो जीडीपी आएगी वो नॉमिनल जीडीपी होगी। लेकिन जब आज के टाइम में जो गुड्स और सर्विस अवेलेबल हैं उन सबकी वैल्यू हम कहां ले जाएंगे, उन सबको ले जाएंगे कहां, 2011-12, और देखेंगे कि इन गुड्स और सर्विस जो आज अवेलेबल है इनकी 2011-12 जो बेस ईयर है उस समय इनकी कॉस्ट क्या थी, तो उस समय जो प्राइस होगा वो क्या होगा, बेस प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल मैंने बताया कोई बिस्किट फॉर एग्जांपल 10 रुपए का था, आज वो इस साल बढ़ के 12 का हो गया, तो 2 रुपए इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गया। क्लियर? तो अब जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उस बिस्किट को हम ले जाएंगे 2011-12 और देखेंगे 2011-12 में उसकी वैल्यू कितनी थी। मान लो फॉर एग्जांपल 2011-12 में उसकी वैल्यू 7 रुपए थी, तो जीडीपी में उसकी वैल्यू कंट्रीब्यूशन कितना कैलकुलेट होगा, 7 रुपए कैलकुलेट होगा, ना 10 होगा ना 12 होगा। क्लियर? और ये इकोनॉमिस्ट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके द्वारा समय समय पे ये बेस ईयर शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि ज्यादा पीछे बेस ईयर ले जाएंगे तो एक्चुअल से वैल्यू कम दिखाई देगी, मतलब इन्फ्लेशन हटा के भी वैल्यू कम हो जाएगी तो जीडीपी एक्चुअल से कम दिखाई देगी। तो एक ऐसा बेस ईयर तय कर दिया जाता है जहां तक इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, नगण्य हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। और ये समय समय पे क्या होता रहता है, चेंज। 2015-16 से पहले जो इंडियन इकोनॉमी का बेस ईयर था वो 2004-05 था, और 2015-16 में इसको चेंज करके क्या कर दिया, 2011-12, आगे फिर से चेंज हो जाएगा। तो वो रियल ग्रोथ या रियल जीडीपी को कैलकुलेट करता है। चलिए अब बात आती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है जीडीपी। जीडीपी मतलब गुड्स और सर्विस, कोई देश कितना प्रोडक्शन कर रहा है और कितनी उसकी पॉपुलेशन है, मतलब कितना खाना बन रहा है और कितने घर में खाने वाले हैं। तो ये दो टाइप की होगी, क्योंकि जीडीपी 2 टाइप की होती है, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम। नॉमिनल पर कैपिटा इनकम मतलब नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। नॉमिनल जीडीपी आपको पता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। और रियल पर कैपिटा इनकम मतलब रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। रियल जीडीपी आपको पता है बेस ईयर पे होता है, तो जीडीपी एट बेस प्राइस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो ये 2 टाइप की। तो पर कैपिटा इनकम ये डिसाइड करता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम देखो क्या है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, घर में कितना खाना बन रहा है, खाना मतलब गुड्स और सर्विस, और खाने वाले कितने हैं। तो पर कैपिटा इनकम किसी भी देश में रिचनेस और पॉवर्टी का इंडिकेटर होता है, अमीरी और गरीबी। इसी के आधार पे कोई देश डेवलप्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज को रिच कंट्रीज कहते हैं, विकसित देशों को अमीर देश कहते हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होती है। हाई पर कैपिटा इनकम कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री होते हैं, रिच कंट्री होते हैं, विकसित देश होते हैं। इसके बाद मिडिल इनकम वाले होते हैं, जैसे आप कहते हो रिच क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, पुअर क्लास। तो डेवलप्ड कंट्री, इसके बाद आता है डेवलपिंग कंट्रीज। मिडिल इनकम वाले कंट्रीज होते हैं विकासशील देश, जिनकी पर कैपिटा इनकम मिडिल इनकम वाली होती है। और फिर तीसरा आता है क्या, LDCs, लीस्ट या अंडर डेवलप्ड कंट्री, अल्प विकसित देश, गरीब देश, जो वेरी लो पर कैपिटा इनकम वाले देश। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम का मतलब है जो नेशनल इनकम, इसके अलावा जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है,
पर कैपिटा इनकम है, ये जितने भी इंडिकेटर्स थे, नेशनल इनकम है, इन सबको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इनको कैलकुलेट करने के। तो 3 मेथड होते हैं। एक प्रोडक्शन का मेथड, सारे गुड्स और सर्विस जहां जहां जिन जिन प्रोडक्शन यूनिट में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उन सब का डेटा मिल जाए और उन सब के डेटा को कैलकुलेट कर दो, उससे जो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी ये सब आएगी, इसको कहते हैं प्रोडक्शन मेथड। दूसरा होता है इनकम मेथड। इनकम मतलब सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो देश में जितने लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं और उनके हिसाब से निकालेंगे, तो इनकम मेथड। और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, खर्च विधि। सबसे ज्यादा यूज होती है एक्सपेंडिचर मेथड और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस है। C फॉर कंजप्शन है, C फॉर एक्सपेंडिचर है। C फॉर क्या है? एक्सपेंडिचर है किसका? प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट मतलब प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, निजी व्यय है मेरा, आपका और प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट सेक्टर का। क्लियर है? G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकारी संस्थाओं के द्वारा कितना खर्च किया जाता है। I फॉर इन्वेस्टमेंट है, निवेश है गवर्नमेंट का और प्राइवेट, इंडिविजुअल्स का और कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का, मेरा और आपका इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। X फॉर एक्सपोर्ट है और IM फॉर इंपोर्ट है, आयात और निर्यात है। क्लियर है? ये सब मैंने यहां पे लिख दिया जो मैंने बताया आपको। नाउ यहां से क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है हिंदी में। माइक्रो नाम ही है, माइक्रो मतलब बहुत छोटा ना, सूक्ष्म कहते हैं, और मैक्रो मतलब ब्रॉड लेवल पर। तो माइक्रो का मतलब होता है जब किसी इंडिविजुअल पर्सन की या कंपनी की या बहुत छोटे रीजन में, स्मॉल यूनिट की या स्मॉल रीजन में, इसको मैं स्मॉल रीजन भी कह सकता हूं। कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई ब्लॉक है, कोई गांव है, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक कंपनी की, जब हम प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं। और जब हम यही नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पे करते हैं, मतलब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, जीएसडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज का अध्ययन कर रहे हैं, तब हम कहेंगे हम मैक्रो। तो जीएस में जो हम पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज में जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ध्यान रखना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर है? अगला आता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, पिलर्स या प्रिंसिपल्स फैक्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके थ्योरीज को, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, प्रिंसिपल या पिलर्स कौन से होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के? 3 होती हैं, ध्यान रखना। एक प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी है, एक कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी है और एक कॉस्ट थ्योरी है। प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी ये बताती है कि प्रोड्यूसर क्या सोचता है। आपको पता है प्रोड्यूसर एक ही चीज सोचता है, वो चाहता है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट पे काम कर रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसे तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा चीज महंगी बिकेगी। इसके लिए जो पढ़ते हो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो लॉ ऑफ सप्लाई होता है, आपूर्ति का नियम, जो ये कहता है प्रोड्यूसर को जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा देगा। और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट तभी होगा ज्यादा जब चीज महंगी बिकेगी, मतलब उसके प्राइस ज्यादा होंगे। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्राइस के, प्राइस बढ़ने पे प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, आप कंज्यूमर जानते हो क्या? कंज्यूमर चाहेगा कि उसकी जो परचेजिंग पावर है, क्रय क्षमता है, वो ज्यादा रहे, ज्यादा से ज्यादा चीज खरीद पाए कम से कम पैसे देकर। ये तभी पॉसिबल है जब चीजें सस्ती होंगी। इसको कहते हैं कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू। और जब ये पढ़ते हो तो पढ़ते हो आप लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। और मांग का नियम ये कहता है अगर चीज महंगी हो जाएगी तो लोग खरीदना कम कर देंगे, सस्ती चीज ज्यादा खरीदेंगे। मतलब प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिमांड के। तीसरा एक कॉस्ट थ्योरी, एक ऑप्टिमम थ्योरी है जो इक्विलिब्रियम कॉस्ट को डिफाइन करती है कि भैया आपको पता है आप कोई सामान लेने गए तो प्रोड्यूसर ने एक कॉस्ट बताई और एक कॉस्ट आपने बताई, दोनों बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। मान लो कोई सामान है, प्रोड्यूसर ने बोला, बेचने वाले ने 500 का है, आपने बोला नहीं भैया 300 देंगे, तो बीच में सेटलमेंट होगा कहीं, तुम थोड़ा 300 से तुम पढ़ोगे, थोड़ा 500 से वो कम होगा, और बीच में एक ऑप्टिमम या इक्विलिब्रियम कॉस्ट निकल के आएगी जिसपे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बना रहेगा और कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बना रहेगा, उसकी परचेजिंग पावर बनी रहेगी। उसी कॉस्ट को कहते हैं
कॉस्ट, ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट थ्योरी कहते हैं। अब बात करूं अगर मैं पिलर्स या प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के, तो इसमें हम फिजिकल, पॉलिटी नहीं है यहां पे, थोड़ा करेक्ट करना, पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी पढ़ते हैं, है ना, राजकोषीय नीति पढ़ते हैं, जिसमें हम बजट पढ़ेंगे, टैक्सेशन पढ़ेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। फिजिकल पॉलिसी में हम क्या पढ़ते हैं, बजट या टैक्सेशन पढ़ते हैं। फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति में हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो हम बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे। क्लियर है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी का डेटा आता है, ये सब पूरे देश के लेवल पे आता है, बेरोजगारी, गरीबी का, इन्फ्लेशन, महंगाई का, डिफ्लेशन का, रिसेशन का, आर्थिक मंदी का डेटा आता है, पूरे देश के लेवल पे आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हम पढ़ेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे इसमें। क्लियर है। डॉलर का इनफ्लो आउटफ्लो पढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ेंगे, करेंसी एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, है ना, कि रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है, ये सब नेशनल लेवल पे डिसाइड होता है। फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़ेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब पढ़ा हमने, ये सब पूरे देश के लेवल पे डिफाइन होता है। ये सब पिलर्स होते हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। नाउ बात करते हैं हम ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी का मतलब है, जीडीपी का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंडस्ट्री में कितना गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है किसी देश के अंदर। और ग्रोथ रेट का मतलब है वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, मतलब हर साल कितनी प्रोडक्शन में ग्रोथ हो जा रही है, गुड्स और सर्विस कितनी नई बन जा रही है। तो कंपैरिजन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने 2 ईयर ले लिया, 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर ले लिया और 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर ले लिया। मान लो फॉर एग्जांपल सरकार ने कैलकुलेट किया और जीडीपी 100 रुपए थी फॉर एग्जांपल, कब, 2022-23 में, मतलब प्रोडक्शन की टोटल वैल्यू 100 रुपए आ गई। अब अगले साल 2023-24 की बात कर लें, अगले साल देखा हमने जीडीपी हो सकता है बढ़ के 110 हो गई, जब प्रोडक्शन कैलकुलेट किया एक साल में, हो सकता है बढ़ के 105 हो गई हो सकता है बढ़ के 102 हो गई हो, या हो सकता है घट के कितनी हो गई हो, 95। अगर 100 रुपए से बढ़ के 110 हो गई, इसका मतलब एक साल में ग्रोथ कितनी बढ़ गई, 10% की ग्रोथ हो गई, प्रोडक्शन 10% बढ़ गया। क्लियर है। तो कहेंगे जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, 10% है। अगर 105 हुई तो कहेंगे ग्रोथ रेट कितनी है, 5%। अगर 102 हुई तो कहेंगे ग्रोथ रेट कितनी है, 2%। मतलब यहां पे आप देख रहे होगे ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 10%, कितना भी हो सकता है, बढ़ रही। इसका मतलब है जीडीपी बढ़ रही। ग्रोथ रेट पॉजिटिव होने का मतलब है जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, तेजी से बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है। क्लियर। लेकिन अगर ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई, देखो आप 95, मतलब पहले 100 था अब 95 रहेगी, मतलब ग्रोथ रेट कितनी हो गई, -5% हो गई। इसका मतलब ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई। इसका मतलब है कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी, क्योंकि 100 से कम हो गई, बढ़ी नहीं, और कुछ पुरानी इंडस्ट्री भी क्या हो गई, बंद हो गई। तो ग्रोथ रेट जब निगेटिव हो जाती है तो इसका मतलब नई इंडस्ट्री लग नहीं रही है, तो नए रोजगार मिलेंगे नहीं, पुरानी इंडस्ट्री भी बंद हो जाएंगी, पुराने रोजगार भी चले जाएंगे, तो गरीबी, बेरोजगारी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पर, चरम पे पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति को कहते हैं रिसेशन आ गया, मंदी आ गई, जो आपने कोविड में देखी थी। कोविड में लॉकडाउन लगा, नई इंडस्ट्री लगी नहीं, पुरानी भी क्या हो गई, बंद हो गई। तो जब ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाती है तब कहते हैं कि जीडीपी अब क्या होने लगी, कम होने लगी, घटने लगी बढ़ने की बजाय। और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, जिसको रिसेशन कहते हैं, आर्थिक मंदी कहते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन कहते हैं। क्लियर है। तो यहां पे आपको ये चीज लिखी हुई है कि ग्रोथ रेट अगर पॉजिटिव है, इट मींस जीडीपी बढ़ रही है। वो हो सकता है 2% के रेट से बढ़ रही है, 3% के रेट से बढ़ रही है, मतलब लो रेट से बढ़ रही है, जो ग्रोथ रेट है वो कम है। हो सकता है 5% के ग्रोथ से बढ़ रही हो, मतलब ग्रोथ रेट एवरेज है। हो सकता है 6%, 7%, 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही हो, मतलब ग्रोथ रेट हाई है। तो 6 से 10% की ग्रोथ रेट माना जाता है हाई ग्रोथ रेट होती है। 4 से 5% की ग्रोथ रेट, अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, मैं आगे इसका सिनेरियो बताऊंगा, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, अगर इंडिया की, हमारे देश की बात करें, तो अगर ग्रोथ रेट 6 से 10% के बीच है तो माना जाता है हाई ग्रोथ रेट है जीडीपी की। बहुत तेजी से प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो तेजी से रोजगार बढ़ेगा। अगर ग्रोथ रेट 4 से 5 के बीच में है तो कहेंगे भैया एवरेज ग्रोथ रेट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। और लो ग्रोथ रेट का मतलब होता है 0 से 3% के बीच की ग्रोथ रेट लो ग्रोथ रेट मानी जाती है। क्लियर है।
और अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई है तो इसका मतलब है जीडीपी घट रही है। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है जिसको मैंने बोला रिसेशन कहते हैं। अब बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, विकसित देशों की अगर बात करूं मैं, तो विकसित देशों में ग्रोथ रेट का सिनेरियो क्या होता है उसकी मैं बात कर लेता हूं। आपको पता है विकसित देश कोई अमीर देश है, ये रिच है। रिच का मतलब है इनके पास बहुत बड़ी संख्या में क्या है, गुड्स और सर्विस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये जीडीपी का साइज इनके पोटेंशियल जो है वो हाईएस्ट पोटेंशियल ग्रोथ जो है अचीव कर चुके हैं। जीडीपी का साइज इनके पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब ये रिच कंट्री है, यहां गुड्स और सर्विस ज्यादा अवेलेबल है उनकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। मतलब ये सैचुरेशन पे पहुंच चुके हैं, अपने सारे रिसोर्सेज का यूज कर चुके हैं और गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर चुके हैं। तो दे यूज देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल यूज कर चुके हैं। अब इनके ये एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, सारे रिसोर्सेज का यूज कर चुके हैं और क्या बना चुके हैं, गुड्स और सर्विस। और पॉपुलेशन के रेशियो में इनके पास जीडीपी का साइज बड़ा है, हर व्यक्ति तक सरप्लस गुड्स और सर्विस है, मतलब ये अमीर देश। रिच कंट्रीज है, ये तो पता है, डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, किसी भी रोड, रेलवे, हाईवे, एक्सप्रेस पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वर्ल्ड क्लास हो चुका है। आप डेवलप्ड कंट्री में यही देखोगे। और ये एट द स्टेज ऑफ सैचुरेशन है। अब ये बहुत ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी वृद्धावस्था में, अपनी ओल्ड एज में है। बोलो भाई, सारे रिसोर्सेज का यूज कर चुके हैं, अब इनके पास पोटेंशियल बचा नहीं है भागने का। पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं है इनके पास। आप देखोगे ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव है, मतलब जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही है या स्टेबल हो चुकी है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। पॉवर्टी या तो है नहीं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो देखने को मिलेगी नहीं आपको। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी नहीं है, इतना पैसा सब पे है कि वो अपना बेसिक नीड्स पूरे कर पाए, या बहुत कम मात्रा में, नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में इनकी अगर मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की बात करूं मैं, तो चूंकि ये बुजुर्ग अवस्था में आ चुके हैं, वृद्धावस्था में है, ओल्ड एज में, सारे रिसोर्सेज का यूज कर चुके हैं, अब इनके पास रिसोर्सेज बचे नहीं है, तो ये बहुत तेजी से भाग नहीं सकते। तो इन देशों की, डेवलप्ड कंट्रीज की आप जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो 0 से 3% के बीच मिलेगी, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप के देश हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने सैचुरेशन को प्राप्त कर लिया है। लेकिन इतनी कम ग्रोथ भी इनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं होती। आप देखोगे जापान की ग्रोथ 0 से 1% के बीच में मिलेगी, 1.5%, 1%। अमेरिका की ग्रोथ 2 से 3% के बीच में मिलेगी। यूरोपियन कंट्रीज की ग्रोथ इसी रेट में मिलेगी, रेशियो मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये डेवलप्ड हो चुके हैं, सैचुरेशन को प्राप्त कर। लेकिन इतनी कम ग्रोथ भी यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी है ही नहीं। सबके पास पर्याप्त मात्रा में गुड्स और सर्विस है, मतलब पैसा है। पॉपुलेशन ग्रोथ है ही नहीं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ ही नहीं रही है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डेवलपिंग कंट्रीज की और एलडीसीज की। डेवलपिंग मतलब विकासशील देश, वो देश जो क्या है, मिडिल क्लास इकोनॉमी है, जैसे भारत हमारा देश। और वो देश जो एलडीसी है, लीस्ट या अल्प विकसित देश है, गरीब देश है। तो डेवलप्ड होते हैं रिच कंट्री, डेवलपिंग होते हैं क्या, मिडिल क्लास, मिडिल इनकम कंट्री, और अल्प विकसित देश क्या होते हैं, गरीब देश होते हैं, पुअर कंट्रीज होते हैं। इन देशों में अगर हम बात करें तो भैया ये मिडिल इनकम है या पुअर कंट्रीज है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, यहां पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, नहीं तो विकसित हो गए होते। गरीबी, बेरोजगारी इनके यहां ज्यादा होगी इन देशों में, ठीक है। सैचुरेशन पे तो होंगे नहीं, सारे रिसोर्सेज बचे हुए हैं अभी यूज करने के लिए, तभी तो गरीब हैं। जिस दिन सारे रिसोर्सेज का यूज कर लेंगे, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कर लेंगे, उस दिन अमीर हो जाएंगे। पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्लियर है। और पोटेंशियल भी भागने का, मशीनरी टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आगे भागेंगे। तो ऐसे देश जो हैं पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे देशों के लिए मैंडेटरी है कि उनकी जीडीपी की ग्रोथ रेट ज्यादा होना चाहिए। 5% से ज्यादा ग्रोथ बहुत जरूरी है। इससे कम ग्रोथ रहेगी तो उन देशों में, चूंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है, ऐसे में अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई
तो उतनी तेजी से रोजगार क्रिएट नहीं होगा, उतनी तेजी से लोगों पे गुड्स और सर्विस नहीं पहुंचेंगी, तो ऑलरेडी पहले से गरीबी बेरोजगारी है वो और तेजी से बढ़ जाएगी। और जब गरीबी बेरोजगारी बढ़ती है तो सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो सरकारें उतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं कर पाती हैं, वो देश उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इन देशों के लिए मैंडेटरी है, बाध्यकारी है कि इन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, विकसित देशों में ग्रोथ रेट 0 से 3% भी बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि वो रिच हो चुके। लेकिन इन देशों में ग्रोथ रेट 5 से ज्यादा होना जरूरी है। 5 से कम ग्रोथ रेट यहां प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्लियर है? क्यों करती है, समझ में आ गया? देखिए, तो डेवलपिंग और एलडीसी कंट्रीज की बात करेंगे। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, मिडिल क्लास इकोनॉमी है। इट इज मैंडेटरी टू अचीव हायर जीडीपी ग्रोथ रेट। क्लियर है या नहीं? जिसका मतलब है जीडीपी ग्रोथ किससे ज्यादा होनी चाहिए? मैंने अभी लिखा 5% से ज्यादा रहनी जरूरी है। 5% से कम रहेगी तो इन देशों में तो प्रॉब्लम आएगी। अब बात कर लेते हैं केस, फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट, इन डेवलपिंग और एलडीसी नेशंस की बात कर रहे हैं। इन डेवलपिंग और एलडीसी, विकासशील देश और गरीब देशों में अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट 5 से कम हो, मैंने बोला 5 से ज्यादा होना जरूरी है, 5 से कम होगा तो क्या होगा? जीडीपी की ग्रोथ रेट 5 से कम होगी, मतलब लो रेट ऑफ ग्रोथ है। अब लो रेट ऑफ ग्रोथ है, इसका मतलब इंडस्ट्री लग तो रही है लेकिन बहुत स्लो रेट से लग रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो रेट से होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस स्लो रेट से होगा, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ तो ज्यादा है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ज्यादा है। उतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतनी तेजी से प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार चूंकि प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो रही है तो सरकार की टैक्स इनकम क्या होगी? कम हो जाएगी। तो सरकार एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम कर पाएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो डेवलप होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो पाएगी। तो ऐसे में कहेंगे देश आगे बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत स्लो रेट से बढ़ रहा है। क्लियर है? बेरोजगारी, गरीबी धीरे धीरे बढ़ रही होगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम कॉल्ड एज इकोनॉमिक स्लो डाउन। बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसको कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम? डिफ्लेशन की प्रॉब्लम, अपस्फीति की प्रॉब्लम। हिंदी में यहां लिखा हुआ है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, अगर ग्रोथ रेट कम होते होते 0 पहुंच गई और अब क्या हो गई? निगेटिव हो गई। मैंने बोला था ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी। ग्रोथ रेट निगेटिव का मतलब है कोई नई इंडस्ट्री लगी नहीं, पुरानी भी क्या हो गई? बंद हो गई। तो न्यू इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं है, नए उद्योगों का विकास नहीं है, ओल्ड इंडस्ट्री भी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी अपने पीक पर, चरम पे पहुंच जाएगी। सरकार की इनकम तेजी से धड़ाम होगी और सरकार की जिम्मेदारियां, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगी। बेरोजगारी, गरीबी अपने चरम पे पहुंचेगी। एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम हो जाएगा। तो इतना पैसा भी सरकारों पे ऐसी स्थिति में नहीं रहेगा कि वो कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए और पुराने का मेंटेनेंस कर पाए। मतलब तब उस स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने लगेगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो नहीं पाएगा, पुराना भी क्या होगा? मेंटेनेंस ना होने की वजह से उसका जो है डेप्रिसिएशन होता चला जाएगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं मंदी आ गई, इकोनॉमिक रिसेशन आ गई। तो पहले स्लो डाउन आता है जो डिफ्लेशन कहते हैं, अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इकोनॉमिक रिसेशन में, आर्थिक मंदी में, जो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। कोविड-19 में दुनिया भर में आपको ये दिखाई दिया रिसेशन की समस्या। कोविड-19 लॉकडाउन। क्लियर है? तो पहले डिफ्लेशन आता है जो किसमें कन्वर्ट हो सकता है? रिसेशन में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? तो कोई पूछे डिफ्लेशन का मतलब क्या है, तो कहोगे आप इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जहां ग्रोथ रेट तो है लेकिन वो 5 से कम है। किसके लिए? डेवलपिंग और एलडीसी नेशंस के लिए। इकोनॉमी बढ़ तो रही है लेकिन स्लो रेट से बढ़ रही है। रोजगार पैदा हो रहे हैं लेकिन बहुत कम रेट से पैदा हो रहे हैं, जबकि बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसे केस में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही होगी। क्लियर? और रिसेशन का मतलब है जब ग्रोथ रेट क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। इससे और खतरनाक सिचुएशन आ जाए, जब कोई नई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो, पुरानी भी क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो नए रोजगार मिलेंगे नहीं, पुराने भी चले जाएंगे। गरीबी, बेरोजगारी अपने पीक पर, चरम पे पहुंचने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी होने लगेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सरकार के पास पैसा
ऐसी सिचुएशन में सरकारों के पास पैसा नहीं बचता है। क्लियर? तो हमने यहां पे दो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। एक टाइप की प्रॉब्लम क्या, एक प्रॉब्लम डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम। इकोनॉमी में जब ग्रोथ रेट कम हो जाए 5% से तो कहेंगे डिफ्लेशन है, और ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए तो कहेंगे रिसेशन है, और उनके ये सारे नेगेटिव आउटकम्स होते हैं इनकी सिचुएशन के। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 0% से 5% की ग्रोथ है, अगर 0% से 5% की ग्रोथ है तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉब्लम को डिफ्लेशन बोला जाएगा, जहां अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी क्या होगा, बढ़ रही होगी। और अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई तो और खतरनाक सिचुएशन आ जाएगी, और क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी, जिसको क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक रिसेशन बोला जाएगा, आर्थिक मंदी बोला जाएगा, जहां पे गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच रही होंगी। क्लियर? तो ये मैंने लिखा है, अगर ग्रोथ रेट 0 से 5% के बीच है, इसके लिए फॉर डेवलपिंग और एलडीसी नेशंस, तो कहेंगे इकोनॉमी बढ़ तो रही लेकिन स्लो डाउन है। इस प्रॉब्लम को हमने क्या बोला, अवस्फीति या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम बोला। और अगर ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाए, निगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हो जाए, तो उसको और खतरनाक सिचुएशन और क्रिटिकल सिचुएशन बोलेंगे, जिसको इकोनॉमिक रिसेशन या आर्थिक मंदी बोलेंगे। तो एक टाइप की प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर ली इकोनॉमी में, डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन। नाउ सेकंड टाइप की प्रॉब्लम आप देखें, आपको पता है एक होता है प्रोड्यूसर और एक होता है क्या, कंज्यूमर। और एक ऐसे मान लो कि इकोनॉमी एक मकान है जो दो पिलर्स पे टिकी हुई है, एक कंज्यूमर पर और एक प्रोड्यूसर पर। जब दोनों पिलर्स मजबूत रहेंगे तभी इकोनॉमी स्ट्रांगली आगे बढ़ेगी। अगर उनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ, मतलब एक भी पिलर डैमेज हुआ, तो वो गिरेगा, कुछ देर बाद दूसरा पिलर भी गिर जाएगा और मकान नीचे आ जाएगा, मतलब इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इकोनॉमी के दो पिलर्स हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, दोनों स्ट्रांगली आगे बढ़ने चाहिए, दोनों स्ट्रांगली सेटिस्फाइड रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। प्रोड्यूसर आपको पता है गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है, कंज्यूमर गुड्स और सर्विस की डिमांड करता है। तो जैसी कंज्यूमर डिमांड करता है वैसी प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। क्लियर है? दोनों को अपने अपने काम में सेटिस्फेक्शन चाहिए। इसका सेटिस्फेक्शन है प्रोड्यूसर का कि भैया उसे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, जबकि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होता है कि चीजें सस्ती मिले, मतलब उसकी परचेजिंग पावर, क्रय क्षमता ज्यादा रहे। मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा जब प्राइस के, गुड्स और सर्विस के प्राइस जो होंगे वो ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहेगा, महंगाई क्या रहे, ज्यादा रहे। कंज्यूमर चाहेगा प्राइस कम रहे, मतलब महंगाई कम रहे। अब देखो दो पिलर हैं, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है नहीं नहीं महंगाई ज्यादा रहनी चाहिए, एक कह रहा है नहीं नहीं महंगाई कम रहनी चाहिए। दोनों लड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को डैमेज करेंगे, और डैमेज करेंगे तो मकान गिर जाएगा, मतलब इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो भाई इस घर में दो बच्चे जब लड़ते हैं तो शांति नहीं आती है। पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए घर में क्या करते हैं, केयर टेकर माता पिता होते हैं, आगे आते हैं, दोनों बच्चों में क्या कराते हैं, फैसला कराते हैं, सेटलमेंट कराते हैं, समझौता कराते हैं। तो यहां पर केयर टेकर कौन है इकोनॉमी के, आरबीआई और गवर्नमेंट। क्या बनाएंगे ये, इकोनॉमिक पॉलिसीज, और दोनों को क्या करेंगे, दोनों को भी सेटलमेंट कराएंगे। एक कह रहा है महंगाई ज्यादा रहे, एक कह रहा है महंगाई कम रहे, तो सेटलमेंट कहीं बीच में होगा। और वो सेटलमेंट का जो रेट है इस समय महंगाई का वो है 4%। ये 4% जो रेट है इकोनॉमी में वो ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट है, जिस पर ना तो कंज्यूमर को महंगाई फील होगी ना प्रोड्यूसर को मंदी फील होगी। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होता रहेगा, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बनी रहेगी। तो 4% की महंगाई दर जितनी जो है इस समय, वो इकोनॉमी का ऑप्टिमम इन्फ्लेशन पॉइंट है, जहां पर दोनों का सेटलमेंट हुआ है, जहां दोनों सेटिस्फाई रहते हैं। अगर ये इन्फ्लेशन रेट 4 से ज्यादा हो गई तो एक पिलर डैमेज होगा, वो कौन सा, कंज्यूमर का। कंज्यूमर चिल्लाने लगेगा हाय रे महंगाई, तब कहेंगे कौन सी प्रॉब्लम आ गई इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। तो एक और प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, महंगाई या मुद्रास्फीति की प्रॉब्लम। वो तब होती है जब इन्फ्लेशन रेट 4 से ज्यादा होता है इकोनॉमी में। क्लियर? अगर इन्फ्लेशन रेट 4 से कम हो गया तो कंज्यूमर की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन प्रोड्यूसर प्रॉब्लम में आ जाएगा, उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो प्रॉफिट कम होने पे वो डिमोटिवेट होगा, तो डिमोटिवेट होगा तो प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं करेगा तो इंडस्ट्री नहीं लगाएगा, रोजगार नहीं देगा, तो जीडीपी ग्रोथ कम होने लगेगी, बेरोजगारी गरीबी बढ़ने लगेगी। ऐसी प्रॉब्लम को हमने अभी देखा था क्या, डिफ्लेशन, और उससे भी खतरनाक प्रॉब्लम इकोनॉमिक रिसेशन। तो देखिए हमने दो टाइप की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों से रिलेटेड है। एक प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, जब इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी में 4% से ज्यादा हो, और दूसरा प्रॉब्लम डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम,
जब ग्रोथ रेट कम हो जाए तो डिफ्लेशन, और ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए तो इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम। ये दो प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। क्लियर? ये हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है। नाउ ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट मैंने बता दिया, वो इन्फ्लेशन रेट जिसपे कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई और प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमी, ये हम देख चुके हैं। एक इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट 4 से ज्यादा होगा, और दूसरा डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन, जब ग्रोथ रेट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बढ़ रही होगी तो डिफ्लेशन है, स्लो डाउन है, और जब ग्रोथ रेट नेगेटिव होगी और क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसे रिसेशन कहेंगे। चलिए नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, ये यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो एसएससी पूछ सकती है, याद रखना है चीजों को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना। रीजंस बिहाइंड इन्फ्लेशन प्रॉब्लम इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में महंगाई की समस्या का क्या कारण हो सकता है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय चलेंगे। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम का मतलब तब होगा जब इन्फ्लेशन रेट 4 से ज्यादा हो गया। तो रीजंस के पीछे पूछ रहा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन रेट 4 से ज्यादा हो गया है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस हाइक होना, तो गुड्स और सर्विस के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए हैं। ये यही समस्या है। बोलो भाई, इस समस्या के पीछे का रीजन देखो। पहला, प्राइस तब बढ़ते हैं जब किसी चीज की डिमांड बढ़ गई हो, तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो पहला इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, पहला आंसर होगा। क्लियर? दूसरा ऐसा हो सकता है कि डिक्रीज इन सप्लाई और प्रोडक्शन हो गया हो, जो गुड्स और सर्विस हैं उनका प्रोडक्शन ही कम हो गया हो, उत्पादन में, आपूर्ति में गुड्स और सर्विस की कमी आ गई हो, तब भी डिमांड ज्यादा दिखाई देगी। तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा, अब कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी ये तो नहीं चाहेगी कि उसका प्रोडक्शन या सप्लाई कम हो जाए, इंडस्ट्री बंद होने लगे। हर देश या हर इकोनॉमी ये चाहेगी इंडस्ट्री ज्यादा रहे। कोई क्राइसिस आया होगा तभी ऐसा हुआ हो। यहां देखिए तीसरा रीजन, डिमांड कब बढ़ी होगी, तो डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों पे पैसा बढ़ेगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाना। तो तीसरा रीजन हो जाएगा इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना। मनी सप्लाई कैसे बढ़ी होगी, तो देखो आरबीआई ने क्या किया होगा, आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें कम कर रखी होंगी, ब्याज दरें कम। तो चौथा, लो इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी, ब्याज दरें कम होंगी तो लोन सस्ता हो गया। लोन सस्ता, लोन सबको पसंद है, सारे लोग लोन लेंगे, तो लोगों पे पैसा बढ़ेगा। लोगों पे पैसा बढ़ेगा तो कंज्यूमर डिमांड करेगा, प्रोड्यूसर भी लोन लेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन सप्लाई चूंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और डिमांड बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होती है, कम और ज्यादा होती है, इसलिए सप्लाई और डिमांड में गैप बनने पे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो चौथा रीजन ये हो गया। पांचवा, गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट ने जनता पे जो खर्च होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो बढ़ा दिया होगा। जनता पे किया गया व्यय, सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया होगा, तो इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर पांचवा रीजन आंसर हो जाएगा। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या हो सकता है, उसने टैक्स रेट क्या कर दिया हो, सरकार ने कम कर दिया हो, तो लो टैक्स रेट या डिक्रीज इन टैक्स रेट छठा रीजन हो गया। इंक्रीज इन सब्सिडी, जनता के लिए, गरीबों के लिए सब्सिडी बढ़ा दी हो, सातवां रीजन हो गया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, इसमें गरीबों के लिए सरकार कल्याणकारी योजनाओं में ज्यादा खर्च कर रही है तो लोगों तक पैसा ज्यादा पहुंचेगा। एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकार ने बढ़ा दिया हो, तेजी से रोड रेलवे एक्सप्रेस पे हाईवे बना रही सरकार, इससे रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है तो लोगों पे पैसा बढ़ रहा है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जिससे क्या बढ़ रही है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, और मनी सप्लाई की वजह से क्या बढ़ रही है, डिमांड। डिमांड बढ़ने से सप्लाई डिमांड के बीच में गैप आ रहा है और प्राइस बढ़ रहे हैं। ये सारे रीजन हो सकते हैं किसके, इन्फ्लेशन के। तो इसका सोल्यूशन किया जाएगा। सोल्यूशन कौन करेगा भैया, आरबीआई और सरकार क्या बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे। तो स्टेप्स टेकन बाय आरबीआई गवर्नमेंट टू काउंटर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब इन्फ्लेशन को कम करना है, कम करते हुए 4 से ज्यादा हो गई थी कहां लाना है, ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट 4% तक पहुंचाना है। मतलब इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा जो ज्यादा हो गई थी, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस को कम करना पड़ेगा। तो प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस तभी कम होंगे जब इकोनॉमी में डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो पहला रीजन समझ में आ गया। या सप्लाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, प्रोडक्शन। सप्लाई हाथ में होती नहीं है, क्योंकि सप्लाई या प्रोडक्शन अगर हाथ में होता तो सारे देश डेवलप नहीं हो गए होते। तो दूसरा रीजन है इंक्रीज कर, किसी को बढ़ा दो, सप्लाई या प्रोडक्शन को बढ़ा दो। तो फोकस किया क्या, किस पे किया जाएगा, डिमांड को कम करने पे, क्योंकि वो हाथ में ही नहीं होती। मनी सप्लाई को कम किया जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी तो डिमांड ज्यादा थी, मनी सप्लाई कम कर दोगे तो डिमांड कम हो जाएगी।
मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम होने पे प्राइस क्या हो जाएंगे, कम होंगे। सरकार अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, जनता पे खर्च को। हो सकता है सरकार टैक्स रेट बढ़ा दे, हो सकता है सब्सिडी कम कर दे, उल्टा करेगी, एक्सपेंडिचर इन वेलफेयर स्कीम्स कम कर दे या एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम कर दे, जिससे मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सरकार वाला ये पॉइंट जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करना, क्योंकि महंगाई है तो गरीब जनता जो होगी वो ऑलरेडी परेशान है। ऐसे में अगर टैक्स रेट अगर बढ़ा दोगे तो और परेशान हो जाएगी। सब्सिडी गरीबों को मिलती है, सब्सिडी कम कर दी तो जनता और परेशान हो जाएगी। एक वेलफेयर स्कीम्स किसके लिए बनाई जाती है, गरीबों के लिए बनाई जाएगी, उसमें कम नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर कम कर दोगे तो देश के आगे बढ़ने की स्पीड कम नहीं हो जाएगी। तो ज्यादा फोकस कौन करता है यहां पर इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, आरबीआई। किस पर, इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड होती है ईएमआई, और ईएमआई मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कराता है, क्लियर। तो वो एक्स्ट्रा कंजप्शन होता है, तो इस पे सरकार के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं इन्फ्लेशन को काउंटर करने में। फोकस कौन करता है, आरबीआई, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन आंसर हमें सब देने हैं, थ्योरेटिकली आंसर दे सकते हैं। नाउ अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम, अपस्फीति और आर्थिक मंदी की प्रॉब्लम। तो रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, डिफ्लेशन या इकोनॉमिक रिसेशन आपको पता है जीडीपी ग्रोथ का कम हो जाना या नेगेटिव हो जाना, इससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का बढ़ जाना, क्लियर। तो रीजन क्या होगा, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बढ़ गई होगी मतलब पैसा नहीं होगा, तो डिमांड क्या हो गई होगी, कम, डिक्रीज इन डिमांड। तो इकोनॉमी में जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा नहीं, तो डिमांड का कम हो जाना भी डिफ्लेशन रिसेशन का एक कारण होता है। सप्लाई का कम हो जाना, ये तो है, जीडीपी ग्रोथ कम होने का मतलब ये सप्लाई और प्रोडक्शन का कम हो जाना, उत्पादन नहीं हो रहा, इंडस्ट्री बंद हो रही। डिमांड कम हुई होगी क्योंकि मनी सप्लाई कम हो गई, क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार गरीबी बढ़ रही है तो मनी सप्लाई कम हो गई। अब इसमें सरकार और आरबीआई का पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। सरकार या आरबीआई या किसी भी देश की सरकार या उसका सेंट्रल बैंक ये थोड़ी नहीं चाहेगा ये प्रॉब्लम आए, लेकिन थ्योरेटिकली हम पढ़ लेते। तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट क्या कर रखे होंगे, बढ़ा के रखे होंगे। ऐसा कोई करना थोड़ी नहीं चाहेगा, लेकिन थ्योरेटिकली लिखने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और सरकार ने अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कर रखा होगा, कम कर रखा होगा। तो इसके अगले कंपोनेंट्स भी रख सकते हैं, टैक्स रेट बढ़ा रखा होगा, सब्सिडी कम कर रखी होगी, वेलफेयर स्कीम में खर्च कम कर रखा होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट कम कर रखा होगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली लिखने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है, क्लियर। इनका सोल्यूशन किया जाएगा किसके द्वारा, सरकार और आरबीआई के द्वारा, टू काउंटर डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन प्रॉब्लम। तो डिफ्लेशन या इकोनॉमिक रिसेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन का मतलब होगा हमें जीडीपी की ग्रोथ रेट को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, जिससे बेरोजगारी गरीबी क्या होगी, कम होगी, देश तेजी से आगे बढ़ेगा। ये काम करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना होगा। तो जब डिमांड बढ़ेगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहला क्या करना होगा, गुड्स और सर्विस की डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और दूसरा सप्लाई या प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। डिमांड बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों पे पैसा बढ़े तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। अब मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा, लोन सस्ता हो जाएगा। जब लोन सस्ता होगा तो कंज्यूमर भी लोन लेगा, ईएमआई कराएगा तो डिमांड बढ़ेगा। लोन सस्ता होगा तो प्रोड्यूसर भी लोन लेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लो कराएगा, तेजी से इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्री लगेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा तो लोगों पे पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, फिर से सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तेजी से इकोनॉमी आगे बढ़ती जाएगी। और ये पॉजिटिव साइकिल है इकोनॉमी का, तेजी से आगे चलता चला जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी जिससे जनता पे पैसा पहुंच जाए। तो हो सकता है टैक्स रेट कम कर दे, सब्सिडी बढ़ा दे, वेलफेयर स्कीम में एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा दे। ये सारे स्टेप्स लिए गए कब, जब कोविड-19 में लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन के बाद इस लॉकडाउन की वजह से आया इकोनॉमिक रिसेशन। तो इस रिसेशन को काउंटर करने के लिए सारे स्टेप्स लिए गए थे। आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें कम कर दी थी, सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी थी, सरकार अकाउंट्स में, जनधन अकाउंट्स में सरकार ने पैसे भेजे, फ्री राशन दिया, फ्री वैक्सीन दी, तमाम तरीके से लोगों पे पैसा सरकार ने बढ़ाया, पहुंचाया। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई, सॉल्व हो गई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हमने समझ में आ गई क्या है। एक प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, जब इन्फ्लेशन रेट 4 से, ये इंटरेस्ट रेट नहीं, यहाँ पे सही से करना, ये सही करना, इन्फ्लेशन रेट है, जब इन्फ्लेशन रेट 4 से ज्यादा हो जाए तो कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। दूसरा डिफ्लेशन या इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम है, जब ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी कम हो जाए या नेगेटिव हो जाए, इससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी अपने पीक पर पहुंच जाए, तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन। सोल्यूशन कौन करता है, सरकार करती है और आरबीआई करते हैं इसका सोल्यूशन। इसके लिए क्या बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं, आर्थिक नीतियां बनाते हैं। तो दो एंटिटी नीतियां बना रही है, तो कितने प्रकार की होंगी इकोनॉमिक पॉलिसीज, दो टाइप की, एक मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति और एक फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, तो फिजिकल पॉलिसी सरकार बनाती होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, दो लेवल पे गवर्नमेंट है, भारत सरकार और राज्य सरकार है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, तो बेस्ड ऑन किस पे होगी, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर हम पढ़ेंगे आरबीआई जब पढ़ेंगे तो हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन पूछेगा कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो जितने भी कंपोनेंट्स हम मॉनेटरी पॉलिसी के होंगे वो किस में पढ़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर में पढ़ेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में जो भी हम पढ़ेंगे, रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब किसके पार्ट होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट्स होंगे, घटक होंगे जो हम पढ़ेंगे। फिजिकल पॉलिसी सरकार बनाती है, राजकोषीय नीति, तो ये कंपोनेंट्स किस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन टैक्सेशन और बजट। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्वेश्चन पूछेगा तो हम चैप्टर पढ़ेंगे दो, एक टैक्सेशन का और एक बजट का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। ना मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करें, कौन बना रहा है, आरबीआई। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के थ्रू काम करता है, और आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या कम करता है, ये हम देख रहे थे अभी सोल्यूशन में आरबीआई कर रहा था। तो आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, कब बढ़ाता है, एक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इंटरेस्ट रेट कम करता है दूसरी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कैसे, कौन सी प्रॉब्लम, देखो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे लोन सस्ता हो गया, महंगा, तो लोन महंगा हो गया, लोग लोन कम लेंगे तो लोगों पे पैसा कम जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने पे प्राइस कम होंगे, और प्राइस कम होने पे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, महंगाई की समस्या को सॉल्व करना होता है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। इस पॉलिसी को क्या नाम देंगे, देखो यहां पे देखना है, मनी सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, क्लियर है, पैसे का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मनी सप्लाई को आरबीआई कम कर रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, तो इसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, जहां पैसे का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, संकुचन हो रहा है। दूसरा, महंगी हो रही है, लोन महंगा हो रहा है, इसीलिए डियर मॉनेटरी पॉलिसी, डियरनेस अलाउंस, सुना होगा, डीए महंगाई भत्ता, महंगी मौद्रिक नीति। तीसरा, पैसा मिलना मुश्किल होगा, लोन महंगा हो गया है, तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति, और विदेशों में इसका नाम लेते हैं हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश मतलब ऊपर उठाना, किसको, इंटरेस्ट रेट को, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का मतलब है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश मौद्रिक नीति। नाउ अगर इंटरेस्ट रेट कम किया तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि लोन सस्ता हो गया, सब लोन लेंगे, कंज्यूमर लोन लेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और प्रोड्यूसर लोन लेगा तो वो प्रोडक्शन या सप्लाई बढ़ाएगा, तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, बेरोजगारी गरीबी कम हो जाएगी, तो डिफ्लेशन या इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो जब डिफ्लेशन या इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, देखो, मनी सप्लाई बढ़ रही है, पैसा एक्सपेंड हो रहा है, तो इसको कहेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, विस्तारकारी मौद्रिक नीति। पैसा आसानी से मिल रहा है, इसको कहेंगे इजी मॉनेटरी पॉलिसी, आसान मौद्रिक नीति। लोन सस्ता हो गया, इसीलिए इसको कहेंगे चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सस्ती मौद्रिक नीति। और इसको कहेंगे क्या, डॉबिस, विदेशों में कहते हैं इसे डॉबिस मॉनेटरी पॉलिसी, किसी चीज को दबाया जा रहा है, किसको दबाया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट को दबाया, मतलब कम किया जा रहा है। ये हिंदी में लिखा हुआ है पूरा, इसको थोड़ा सही कर लेना, संकुचन है ये, है ना, संकोचन नहीं है, संकुचनकारी मौद्रिक, महंगी मौद्रिक नीति या कठोर मौद्रिक नीति। नीति को सही कर लेना, नीति हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। नाउ फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। तो सरकार आपने देखा था या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती थी या कम कर देती थी, इससे मनी सप्लाई कम हो जाता था या बढ़ जाता था। देखते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने पे मनी सप्लाई बढ़ जाती थी लोगों पे, तो लोग डिमांड बढ़ाते थे, डिमांड बढ़ाने पर प्रोडक्शन बढ़ता था, प्रोडक्शन बढ़ने पे जीडीपी ग्रोथ बढ़ती थी, रोजगार बढ़ते थे, बेरोजगारी गरीबी कम होती थी। डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो जब डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है
तो सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। इस पॉलिसी को क्या नाम देंगे? क्योंकि फिजिकल पॉलिसी है और पैसे को मोटिवेट कर रही है, आगे बढ़ा रही है, तो इसको कहेंगे स्टिमुलस, फिजिकल स्टिमुलस पॉलिसी। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है पैसे को आगे बढ़ाना। स्टिमुलस, राजकोषीय प्रोत्साहन की नीति, फिजिकल स्टिमुलस पॉलिसी। नाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया तो जनता तक पैसा कम पहुंचेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने पे प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम होने पे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्लियर है? तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या कर रही है सरकार? पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर रही है। तो पैसे, मनी सप्लाई को कम कर रही है, मतलब उसको डिसिप्लिन में ला रही है, कंट्रोल लगा रही है। इस पॉलिसी को कहेंगे फिस्कल डिसिप्लिन या फिस्कल कंसोलिडेशन की पॉलिसी, राजकोषीय अनुशासन की नीति। क्लियर है? ये दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ एक नोट पॉइंट लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ऑल द इकोनॉमिक डेटा, चाहे वो जीडीपी का था, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ, ये कौन निकालता है? एनएसओ निकालता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय निकालता है क्वार्टरली बेसिस पर, तिमाही आधार पर। हर 3 महीने में इनका डेटा आपको अखबारों में मिल जाएगा। क्लियर है? भारत की फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर्स में बांट दिया जाता है। अप्रैल से शुरू होती है, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर और जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। इन चारों क्वार्टर में अलग अलग जीडीपी, जीएनपी, इन सब के आंकड़े निकालता कौन है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मॉस्पी के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये हिंदी में लिखा हुआ है। एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। कब बना? ये 2019 में बना। 2019 से पहले 2 संस्थान थे, सीएसओ और एनएसएसओ। सीएसओ इकोनॉमी का डेटा निकालता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय। ये जीडीपी, जीएनपी, इन सब का डेटा निकालता था। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये गरीबी और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का डेटा निकालता था। अब इन दोनों को 2019 में मर्ज कर दिया गया और क्या बना दिया गया? एनएसओ बना दिया गया। ये 4 क्वार्टर मैंने पहले बताया, 4 क्वार्टर में अलग अलग डेटा आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा पूरा पहला चैप्टर हो गया, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सब। जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, 2 टाइप की प्रॉब्लम देखी, उनका सोल्यूशन आरबीआई सरकार करते हैं, तो उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज कितने टाइप की होती हैं, ये सब हमने देख लिया। तो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैंकिंग सेक्टर किसका पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, मौद्रिक नीति का पार्ट है। और मौद्रिक नीति का पार्ट है तो इसको कौन बना रहा होगा, कौन रेगुलेट कर रहा होगा? आरबीआई बना रहा। क्लियर? नाउ तो बैंकिंग सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का पार्ट है। बैंक देखो कैसे काम करते हैं। बैंक आम जनता से क्या लेते हैं? डिपॉजिट लेते हैं, जमा करते हैं हम अपना पैसा, जिस पर कुछ ना कुछ वो इंटरेस्ट पे करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 5 से 6% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अलग अलग बैंक अपना अलग अलग इंटरेस्ट पे करते हैं। एग्जांपल के तौर पे 5 से 6% मान लिया। ये पैसा बैंक ने जनता से क्या लिया है? उधारी तो लिया है। इसका मतलब ये बैंक पर ये पैसा उधार है, इसको कहते हैं बैंक की लायबिलिटी या बोरोइंग्स। उधारी कहते हैं, देयता कहते हैं बैंक की, उधारी या देयता कहते हैं बैंक की, जिसको बैंक को विद इंटरेस्ट लौटाना है। इस पैसे को बैंक आगे लोन बांट देता है, जिसको लोन डिस्ट्रीब्यूशन करना या लैंडिंग करना कहते हैं, जिस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बैंक को प्राप्त होता है। ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही बैंक लेगा। मान लो फॉर एग्जांपल 9 से 10% ले रहा है। क्लियर है? तो इसको इस लोन पर मालिकाना हक किसका है? बैंक का है। इसको कहते हैं बैंक की एसेट्स, परिसंपत्तियां, एसेट्स ऑफ बैंक्स। तो एसेट्स ऑफ बैंक्स क्या होंगी? बैंक के द्वारा बांटा गया लोन्स। और लायबिलिटी क्या होगी? बैंक के द्वारा लिया गया जनता से उधार। क्लियर है या नहीं? तो इसीलिए लोन डिस्ट्रीब्यूशन को एसेट क्रिएशन भी कहते हैं, साख सृजन करना भी कहते हैं। एसेट क्रिएशन मतलब लोन बांटना। क्लियर? और यहां पे देखो आप, मार्जिन आ रहा है, 5 से 6% दे रहा है और 9 से 10% पे लोन बांट रहा है। इसका मतलब आपको ये दिख रहा है कि बैंक जो है केवल मीडिएटर है, बैंक का पैसा नहीं, ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है। इसीलिए आप देखोगे बैंक लोन माफ नहीं कर सकता किसी का। लोन माफी, कर्ज माफी, जिसको डेट वेवर कहते हैं, वो करती है सरकारें। सरकारें लोन माफ करती हैं और वो पैसा जो किसी को, जैसे किसानों का लोन माफ किया सरकार ने,
तो किसानों को जो पैसा बैंक को देना था वो किसानों के बिहाफ पे कौन देगी? सरकार देगी, एज अ सब्सिडी दिखा देगी सरकार बजट में, और बजट में सरकार सब्सिडी दिखा के वो पैसा किसानों के बिहाफ पे किसको दे देगी? बैंक को दे देगी, क्योंकि बैंक को तो अल्टीमेटली पैसा वापस देना है जिसका लिया था। क्लियर है? तो यहां से आप देख रहे हो मार्जिन आ रहा है, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ बैंक। इसी मार्जिन से बैंक अपना ऑपरेशन चलाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, सैलरी देता है, सब कुछ की कॉस्ट निकालता है, जिसको ऑपरेशनल कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट कहते हैं। इस ऑपरेशनल कॉस्ट या इनपुट कॉस्ट को माइनस कर देता है बैंक, तो बैंक का बचता है ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ। अब इस पे बैंक को प्रॉफिट पे क्या देना है? कॉर्पोरेट टैक्स देना है, क्योंकि बैंक एक एंटिटी है जो प्रॉफिट कमा रहा है। जब वो कॉर्पोरेट टैक्स दे देता है, निगम कर दे देता है, तो बचता है नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। और यही शुद्ध लाभ अपने शेयर होल्डर्स में बैंक क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, जिसपे जितना जाता है हर एक शेयर होल्डर्स पे उसके शेयर होल्डिंग के अनुसार प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं डिविडेंड। तो जो शेयर का जो प्रॉफिट गया है जिसपे जितना, उसको कहते हैं डिविडेंड, लाभांश कहते हैं। लाभ में किसका कितना अंश है। नेक्स्ट, ये हो गया आपका हिंदी में सेम। नेक्स्ट आया एक प्रॉब्लम है एनपीए। एनपीए की पहले तो फुल फॉर्म पूछेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दूसरा पूछेगा ये प्रॉब्लम किससे संबंधित है, तो हम कहां पढ़ रहे हैं इसको? बैंकिंग सेक्टर में पढ़ रहे हैं। तीसरा पूछेगा डेफिनेशन ऑफ एनपीए क्या है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी हमने देखा था एसेट्स क्या थी बैंक की, तो था एसेट्स ऑफ बैंक्स क्या थी? बैंक के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोन था। तो मैं कह सकता हूं एसेट्स ऑफ बैंक क्या थी? बैंक के द्वारा बांटे गए लोन, यही था। अब हम डेफिनेशन बनाएंगे एनपीए की क्या है, तो ये हमें पता चल गया एसेट्स ऑफ बैंक्स क्या है? बैंक के द्वारा बांटे गए लोन। तो लोन जो क्या हो गए? नॉन परफॉर्मिंग। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब है जो आपको काम मिला है वो कर नहीं पा रहे हो, तो आप हो जाते हो क्या? नॉन परफॉर्मिंग। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लगी, तो आप क्या हो जाओगे? घर वालों के लिए नॉन परफॉर्मिंग हो जाओगे, ऐसे ही बोलते हैं, बोलो भाई। तो नॉन परफॉर्मिंग का देख लेते हैं। तो परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर बैंक की परफॉर्मिंग एसेट की बात करूं मैं, तो बैंक की परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है, एसेट का मतलब होता है लोन, वो लोन जो परफॉर्म कर रहे हैं। अब लोन का काम क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है मूलधन, प्लस उसके साथ जुड़ा होता है, एसोसिएटेड होता है इंटरेस्ट रेट। तो मूलधन और इंटरेस्ट रेट दोनों की समय पर किस्त, टाइमली इंस्टॉलमेंट अगर बैंक को प्राप्त हो रही है, तो वो कहेंगे वो लोन परफॉर्मिंग है, जो काम दिया गया है वो कर रहा है। तो भैया फिर नॉन परफॉर्मिंग क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब नॉन परफॉर्मिंग लोन, जो काम दिया गया वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट दोनों की टाइमली इंस्टॉलमेंट बैंक को प्राप्त नहीं हो रही है, तो बैंक नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? वो एसेट, वो लोन क्या हो जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपको लोन की इंस्टॉलमेंट किसी ने देनी थी, मान लो आपने किसी को लोन दिया था, वो आज आपको वापस करना था, लेकिन आज वो वापस नहीं दे पाया आपको, तो कल आप उसके घर तो नहीं पहुंच जाते हो, कुछ दिन वेट करते हो, कल आ जाए, परसों दे जाए, पर अगले दिन दे जाए, अगले दिन दे जाए। तो बैंक भी वेट करता है। बैंक विल वेट फॉर 90 डेज, 3 महीने तक बैंक वेट करेगा। और 3 महीने तक भी इंस्टॉलमेंट अगर वापस नहीं आएगी, तो बैंक फिर उसको किस में डाल देगा? आफ्टर 90 डेज वो लोन बैंक किस में डाल देगा? एनपीए डाल देगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देगा। मतलब अब बैंक को उसको रिकवर करने के लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अब बैंक का रिस्क जो है बढ़ गया है, वो रिकवरी होने पे, वो लोन के वापस आने पे रिस्क अब ज्यादा हो गया है, चांस कम हो रहे हैं। तो अगर एनपीए ऑफ बैंक्स बढ़ेंगे, तो बैंक का प्रॉफिट क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि इसी में होता है क्या? प्रॉफिट। इंटरेस्ट रेट में एक पार्ट प्रॉफिट हो जाता है। तो बैंक की बैलेंस शीट क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव का मतलब प्रॉफिट कम होगा, लॉस, प्रॉफिट कम होगा, और मतलब कर्जा, बोरोइंग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि किसी को लौटाना है। अब जिसको लौटाना था उससे तो लौटाना है, लेकिन आगे रिटर्न नहीं आ रहा है उससे, जो लेना था इसी में रिटर्न था, इंटरेस्ट रेट में। तो बैंक की बैलेंस शीट निगेटिव हो जाएगी। बैंक की बैलेंस शीट निगेटिव हो जाएगी मतलब बैंक डूबने लगेगा। इस सिचुएशन को कहते हैं बैंक रन हो रहा है, बैंक डूब रहा है, बैंक रप्ट हो रहा है, बैंक दिवालिया हो रहा है, या बैंक में लिक्विडिटी का क्राइसिस आ रहा है। लिक्विडिटी क्राइसिस मतलब तरलता का संकट आ रहा है, एक ही बात है। ये प्रॉब्लम है क्या? एनपीए। तो मैं एनपीए को ये कह सकता हूं बैंकों के ये जो लोन है वो अच्छे लोन तो नहीं है, बैड लोन्स हैं या बैड एसेट्स हैं जो वापस नहीं आई है। तो एनपीए को मैं बैड लोन्स भी कह सकता हूं, बैड एसेट्स भी कह सकता हूं। और इससे बैंक टेंशन में आ रहे हैं तो मैं इसको स्ट्रेस्ड एसेट्स भी कह सकता हूं, क्योंकि बैंकों पर इससे दबाव बढ़ रहा है, दबावग्रस्त संपत्तियां भी कह सकते
एसेट्स मतलब लोन्स। तो एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, बैड बैंक्स। बैड बैंक मतलब बुरे बैंक नहीं, बैड बैंक मतलब वो बैंक जो डील करते हैं बैड लोन्स, बैड एसेट, स्ट्रेस एसेट में, मतलब एनपीएज में। तो बैड बैंक्स आर द बैंक्स विच डील्स विद एनपीएज, जो एनपीए में डील करते हैं उनको कहते हैं बैड बैंक। देखो कैसे करते हैं, कोई बैड बैंक है, सामने नॉर्मल बैंक है, नॉर्मल बैंक का कोई लोन एनपीए हो गया है, तो बैड बैंक डील ही करेगा एनपीए। बैड बैंक क्या करेगा, नॉर्मल बैंक से उसने एनपीए को खरीद लिया। मान लो फॉर एग्जांपल किसी बैंक का 100 करोड़ लोन एनपीए हो गया था, तो 100 करोड़ के कागज खरीद लिए बैंक ने, बैंक से किसने, बैड बैंक ने। तो इनके बीच डील होगी, डील होगी मान लो। अब डील जैसे ये वैसे ये जैसे वसूली भाई होते हैं, फिल्मों में दिखाए जाते हैं ना, वसूली भाई गुंडा टाइप का होता है मोहल्ले का, कि किसी व्यक्ति का लोन नहीं दिया किसी ने, वो व्यक्ति वसूली भाई के पास गया, उस वसूली भाई का प्रोफेशन ही यही है। उसने कहा भैया मेरा 10 लाख का लोन, उसने मार लिया, तो उन दोनों में डील होती है, कितना लोगे। उसने कहा भाई 9 लाख दे देना, नहीं, तो डील हुई मान लो 8 लाख में। तो 8 लाख वसूली भाई ने अपने चेले से कहा कि दे दो भाई इस व्यक्ति को, और फिर 8 लाख उसको दे दिया, बोला आज से तुम्हारा लोन मेरा लोन। अब वसूली भाई उसको क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। 8 लाख वसूली भाई ने पे कर दिए थे उसको, 10 लाख वापस लेना है, तो 2 लाख का मार्जिन है, उसी में वसूली भाई प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर वसूली भाई रिकवर नहीं कर पाए तो प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जो बिजनेस है प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो बैड बैंक क्या करेगा, बैंक से 100 करोड़ फॉर एग्जांपल एनपीए था, तो 100 करोड़ के लोन के कागज खरीद लेगा। मान लो डील हुई 90 करोड़ में, तो 90 करोड़ बैंक को दे देगा। जब बैंक को अब 90 करोड़ मिल गया तो बैंक का एनपीए क्या हो गया, कम हो गया, बैंक का प्रॉफिट बढ़ गया। इस 90 करोड़ से बैंक लोन बांटेगा, तो न्यू एसेट क्रिएट करेगा, नया लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा और ज्यादा, बैंक की बैलेंस शीट अच्छी हो जाएगी, बैंक अच्छे से ऑपरेट होने लगेगा। ये बैड बैंक अब क्या करेगा, बैड बैंक का काम ही है क्या करना, रिकवरी करना। देखो बैंकों का काम रिकवरी करना नहीं होता है, बैंकों का काम एसेट क्रिएट करना होता है, लोन बांटना होता है। लेकिन जब लोन वापस नहीं आता है, एनपीए बढ़ने लगते हैं, तो बैंक का काम लोन बांटने की जगह रिकवरी करना हो जाता है। और अगर बैंक लोन नहीं बांटेगा तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट फ्लो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लो नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, तो इकोनॉमी में डिफ्लेशन और रिसेशन आने लगेगा, बेरोजगारी गरीबी बढ़ने लगेगी। तो क्योंकि बैंक्स किसी भी इकोनॉमी का फाउंडेशन होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, बेस होते हैं। तो बैंक का प्राइमरी काम है लोन डिस्ट्रीब्यूट करना, रिकवरी तो अपने आप आती रहती है, इंस्टॉलमेंट आती रहती है। तो अब देखो जब प्रॉब्लम बैंकों में आई तो एक बैड बैंक बना दिए गए। बैड बैंक का काम है रिकवरी करना, इसका काम ही यही है, इसका कोई और काम नहीं है। बैंकों का जो लोन नहीं आया, एनपीए हो गया, उसको खरीद लेना, उससे डील कर लेना, और फिर अब ये पूरे कानून का यूज करेगा, रिकवरी लॉज का यूज करेगा, और उससे क्या करेगा, रिकवरी करेगा बाय यूजिंग रिकवरी लॉज। ये हिंदी में लिखा हुआ है। अब इंडिया का जो लेटेस्ट रिकवरी लॉ सरकार ने बनाया वो है आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, समाधान और दिवालिया संहिता, जिसमें इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। जो क्रेडिटर है और डेबिटर है, जिसने लोन दिया है और लोन लिया है, कोर्ट में मामला जाएगा तो बहुत लंबा चलेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि लीगल प्रोसेस है वो। तो एक चांस दिया जाता है इंसॉल्वेंसी का कि आप बाहर ही आके क्या करो, एक मीडिएटर के जरिए दोनों मिलो, क्रेडिटर और डेबिटर, और आपस में समझौता कर लो। क्लियर है? तो मीडिएटर इसके लिए कौन होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए क्रेडिटर और डेबिटर के बीच में, उसके लिए सरकार ने एक संस्था बना दी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। जो कब बनी, 2017 में, जो क्या कराती है, इंसॉल्वेंसी कराती है क्रेडिटर और डेबिटर के बीच में, इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल्स प्रोवाइड कराती है, जो सीए होते हैं नॉर्मली। इसके बाद भी अगर समझौता नहीं हुआ तो मामला जाएगा बैंकरप्सी पर, दिवालिया। बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालियापन, और ये इसका मतलब होता है ये डिस्प्यूट अब कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो चूंकि जो है ये ट्रिब्यूनल्स के जरिए काम होता है। ये ट्रिब्यूनल्स दो टाइप के हैं, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया है या इंडिविजुअल ने लोन लिया है। कंपनी ने अगर लोन लिया है तो मामला जाएगा NCLT में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसकी अपीलेट बॉडी होती है NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। जैसे लोअर कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया तो उसकी अपील होती है सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही अगर NCLT के डिसीजन को चैलेंज करना है तो कहां करोगे, NCLAT में, क्योंकि अपीलेट बॉडी है इसकी। और NCLAT के डिसीजन को चैलेंज होगा फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये तब है जब कंपनी ने लोन लिया है। अगर हमने आपने इंडिविजुअल ने लोन लिया है तो मामला जाएगा DRT,
डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और इसकी अपीलेट बॉडी है डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? ये फुल फॉर्म लिखी हुई है ना। अब ये है कि आरबीआई ने भारत में पहली बार बैड बैंक्स को एस्टेब्लिश किया है, लाइसेंस दिया है। तो अप्रैल 2022 में आरबीआई ने भारत के 2 बैड बैंक्स को लाइसेंस दिया। पहला बैड बैंक जिसका नाम है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये भारत का पहला सरकारी बैड बैंक है, ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैड बैंक है, सरकारी बैड बैंक है। मैं ऊपर लिखा हुआ है भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का सरकारी बैड बैंक, सरकारी बैड बैंक है जिसमें 51% पैसा लगाया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, सरकारी बैंकों ने, और 49% पैसा लगाया है प्राइवेट सेक्टर बैंक से। क्योंकि आपको देखो, आप बैड बैंक को पहले पैसा तो देना पड़ेगा, तभी तो ये क्या करेगा, बैंक से एनपीए खरीदेगा और उसे कुछ पैसा देगा। तो ये पैसा लगाया है किसने, सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने, NARCL जिसका नाम है। दूसरा देखो, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर बैड बैंक कौन सा है, IDRCL नाम है इसका, इसको लाइसेंस दिया आरबीआई ने अप्रैल 2022 में। इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, इसमें 51% शेयर होल्डिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक की है और 49% शेयर होल्डिंग पब्लिक सेक्टर। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, एनपीए का। थोड़ा तेजी से, चूंकि क्रैश कोर्स है इसीलिए मैं थोड़ा तेजी से कुछ चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं, और मैंने इसको ऑफिसर्स बैच में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। क्लियर? आरबीआई नाउ, अब बात कर लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है, सरकारों के बैंक है दुनिया के, कोई आपसे पूछे उसके क्या करते हैं वो, जैसे कोई आपसे पूछे आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, तो आप कहोगे आरबीआई के 2 फंक्शन है। जैसे आप लोग कहते हो कि आरबीआई करेंसी छापना, ये छापना, वो, ऐसे ये सब सेकेंडरी है, काम है। आपको प्राइमरी जो वर्ड बोलने हैं वो आरबीआई के 2 फंक्शन है। एक आरबीआई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, और भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई क्या फंक्शंस करेगा, क्या पावर्स लेगा, ये कहां लिखा है, आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा है। क्लियर? और दूसरा है आरबीआई रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। भारत में जो भी बैंक काम करेगा वो आरबीआई से लाइसेंस लेगा, आरबीआई की मर्जी से ही काम करेगा, आरबीआई के नियम कानूनों के अनुसार काम करेगा। और इसके लिए जो कानून है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर? तो रेगुलेटर का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाना, लाइसेंस जारी करना या लाइसेंस कैंसिल करना, ये काम होता है रेगुलेटर का। तो आरबीआई के 2 काम हो गए, एक सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई काम करता है और एक बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर। बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर का मतलब है रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाता है, लाइसेंस देता है या लाइसेंस कैंसिल करता है। तो भारत में जितने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स काम कर रहे हैं, बैंक काम कर रहे हैं, वो किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और किस एक्ट के द्वारा आरबीआई उन्हें लाइसेंस देता है, कहां रजिस्टर्ड है, इसी एक्ट में रजिस्टर्ड। तो रेगुलेटर के रूप में आरबीआई क्या काम करता है ये समझ में आ गया। हम पढ़ेंगे क्या, सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई क्या काम करता है। नाउ फैक्ट रिलेटेड टू आरबीआई, अगर आरबीआई के बारे में हिस्ट्री पूछता है, आरबीआई का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछता है, तो एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन, अंग्रेजों के टाइम में 1926 में, 1926 में हिल्टन यंग नाम का व्यक्ति था, वो चेयरमैन था इस कमीशन का। इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, सिफारिश दी कि भैया एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए सरकार का, और इस कमीशन की सिफारिश मानते हुए उस समय जो ब्रिटिश इंडिया का पार्लियामेंट था उसने एक कानून पारित किया जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934। और इस एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो गया। किस एक्ट के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934। कब, 1 अप्रैल 1935। कहां, कैलकाटा। तो कहां एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता, जिसे आज कहा जाता है कलकत्ता, कलकत्ता। जब ये बना तो कैसा बैंक था, प्राइवेट बैंक था, ध्यान रखना है, प्राइवेट लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ था उस समय अंग्रेजों के टाइम में। 1937 में इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, जिसे आज मुंबई कहा जाता है। और फिर हमारा देश 1947 में आजाद हो गया,
तो पहले तो इसे सरकारी किया जाना था, तो 1949 में आरबीआई का पहले क्या हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया, मतलब ये क्या बन गया, अब सरकारी बैंक बन गया। और अब इसको रेगुलेटर भी बनाना है, तो उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक कानून पास कर दिया, संविधान सभा ने, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो पार्लियामेंट के रूप में भी काम कर रही थी और संविधान भी बना रही थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पार्लियामेंट ने पास करके इसको एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर बना दिया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई अगर पूछे तो अंग्रेज था एक, ऑसबॉर्न स्मिथ। कब बना, 1 अप्रैल 1935 को। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, जो पहले भारतीय थे जो गवर्नर बने, उनका नाम था सीडी देशमुख, 1943 में बने। 4 रीजनल ऑफिस होते हैं आरबीआई के, जो 4 बड़े जो महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में होते हैं, और यहां पे बैठते हैं इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो आरबीआई में कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, 4, जो कहां बैठते हैं, 4 रीजनल ऑफिस में बैठते हैं। ये था आरबीआई के बारे में। नाउ तो ये समझ में आ गया, आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए क्या है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के जरिए क्या है, रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर है। नाउ फंक्शंस, अब हेडिंग है, मेन हेडिंग है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। रेगुलेटर के रूप में तो हम देख चुके हैं क्या करता है, रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस बनाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, और दूसरा लाइसेंस देता है या कैंसिल करता है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक के रूप में फंक्शन कहां लिखे होंगे, किस कानून में, आरबीआई एक्ट 1934। और आपको पता है आरबीआई का सबसे मेन काम है इकोनॉमिक, अगर सिनेरियो देखें, इकोनॉमिक अफेयर्स देखें तो सबसे मेन काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, और इकोनॉमिक सिनेरियो में देखें तो सरकार का मेन काम है फिस्कल पॉलिसी बनाना। तो पहला काम क्या है, फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का निर्माण करना और उसका क्रियान्वयन करना। अब मौद्रिक नीति बनाना है तो कुछ टूल्स का यूज करना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछता है टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक उपकरण और एक क्वालिटेटिव गुणात्मक उपकरण। इन दोनों को हम पढ़ेंगे 1 by 1। क्लियर? पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला है बैंक रेट, बैंक दर, देखिए तो रटना नहीं है। दूसरा है रेपो रेट, इनकी डेफिनेशन पहले तो नाम याद रखना है, दूसरा डेफिनेशन। तीसरा है रिवर्स रेपो रेट। इन तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में क्या है, तीनों एक रेट है, रटना नहीं है। देखो डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, आप ही लोग बनाओगे। तीनों क्या है, तीनों में लिखा है बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तीनों रेट है। और बैंकिंग में रेट एक ही होता है, इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब तीनों क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट होंगे। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, बैंक रेट ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है, और रिवर्स रेपो रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? अब देखिए आपको पता है कौन किसको लोन देता है, तो आपको पता है आरबीआई बैंकों को लोन देता है इन जनरल। तो बस वही लिख दो, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को लोन प्रोवाइड कराता है। सेकंड में भी लिख दूं, इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू बैंक्स। अब दोनों सेम डेफिनेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये पता है एक लोन दिया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए और एक दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो बैंक रेट क्या है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बैंकों को आरबीआई के द्वारा दिया गया लोन है, और रेपो रेट क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आरबीआई के द्वारा बैंकों को जो लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट पे मिलता है आरबीआई को, वो रेपो रेट है। क्लियर? तो आरबीआई के लिए बैंक रेट क्या है, बैंक रेट एक लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज्यादा के लिए लोन देता है, और रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को 1 साल से कम के लिए इस इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। तो फिर तीसरा आया क्या, रिवर्स रेपो रेट। तो तीसरा वर्ड लिखा है रिवर्स। अभी तक नॉर्मल जो प्रोसीजर था उसका क्या करना है, उल्टा कर देना है। अभी तक आरबीआई बैंकों को दे रहे थे, लेकिन अब बैंक आरबीआई को लोन देंगे। क्लियर है? और चूंकि इसमें रेपो लगा हुआ है तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म का है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म का है। तो जब बैंक इस रेट पर, रिवर्स रेपो रेट पर, बैंक आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको 3 वर्ड्स हैं, उन्हीं से पता चल गई, इसको रटने की जरूरत नहीं। चलिए अब इनका टूल के रूप में आरबीआई कैसे यूज करता है। आपको पता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या
कम करता है, इससे मनी सप्लाई को मैनेज करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तीनों क्या है, इंटरेस्ट रेट है। नेचर एक ही होगा इंटरेस्ट रेट का, या तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ाएगा या कम करेगा। देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता कब है आरबीआई, ये आपको पता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया इसका मतलब बैंक रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। लोन महंगा हो गया, लोन जब महंगा हो जाएगा, लोन बिकम एक्सपेंसेस, तो लोग लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, इससे डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होने पे प्राइस कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो आरबीआई को जब इन्फ्लेशन को काउंटर करना होता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, मतलब बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। मॉनेटरी पॉलिसी में इन टूल्स का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। क्लियर? अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, कम कब करता है, इसका मतलब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तीनों कम करता है। पहले हम पढ़ चुके हैं ये सब। क्यों कम कर रहा है, तो लोन चीपर हो गए, सब लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ने पर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी कम होगा, सब कुछ तेजी से आगे बढ़ने लगेगा और प्रॉब्लम डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो जब डिफ्लेशन या इकोनॉमिक रिसेशन को सॉल्व करता है आरबीआई तो इंटरेस्ट रेट कम कर देता है, मतलब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम कर। तो आप देखोगे कोविड के टाइम पर, कोविड-19 में इकोनॉमिक रिसेशन था, आर्थिक मंदी आई हुई थी, इस समय आरबीआई ने बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तीनों बहुत कम कर दिए थे। और अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, तो आरबीआई ने इन तीनों को बढ़ा के रखा। एक डिफरेंस और है, बैंक रेट जो है उस पर आरबीआई बैंकों को कोलेट्रल फ्री, सिक्योरिटी फ्री लोन देता है। मतलब आपको पता है जब भी आप पैसा दोगे तो सामने वाले से गारंटी लेते ही लेते हो, लेकिन बैंक रेट में आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है तो उनसे कोई गारंटी के तौर पे कुछ भी रखता नहीं है, मतलब कोलेट्रल या सिक्योरिटी फ्री लोन्स होते हैं। जबकि रेपो रेट पर जो लोन आरबीआई बैंकों को देता है उस पर सिक्योरिटी या गारंटी लेता है, मतलब एसेट के पेपर होते हैं, सिक्योरिटी या गारंटी, गिरवी जिसको रख देते हो और बदले में पैसा मिल जाता है। क्लियर? वो हम सिक्योरिटी मार्केट में भी पढ़ेंगे। चलिए 3 हो गए। चौथा देखो टूल क्या है, CRR, क्वांटिटेटिव टूल है, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। 3 वर्ड है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश मतलब मनी होता है, लिक्विडिटी होता है, पैसा होता है, रेशियो मतलब कुछ अमाउंट, सब नहीं कुछ, रेशियो ऑफ अमाउंट, कुछ मात्रा में धनराशि। 2 वर्ड से मतलब समझ में आ गया कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा, कुछ मात्रा में पैसा होगा। तीसरा वर्ड है रिजर्व, और आपको पता है रिजर्व मतलब होता है इमरजेंसी फंड, तो कुछ मात्रा में पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में रखा होगा। क्लियर है? ये तो मतलब हुआ आपके मेरे घरों में, सबके घरों में इमरजेंसी फंड रखा होता है, जिससे घर में कोई इमरजेंसी आए तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, सॉर्ट आउट किया जा सके। तो बैंकिंग सेक्टर में भी इमरजेंसी आती है, उसके लिए क्या रखता है आरबीआई, एक इमरजेंसी फंड रखता है। तो ये एक रेशियो ऑफ अमाउंट है। आपके मेरे घरों में रखा हुआ जो रिजर्व है वो कौन डिसाइड करता है, मेरे आपके घर के सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, सबसे जिम्मेदार व्यक्ति। तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, आरबीआई है। तो एक रेशियो ऑफ अमाउंट है जो कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई करेगा। क्लियर है या नहीं, बोलो भाई। हर घर में रखा होता है क्योंकि इमरजेंसी किसी भी घर में आ सकती है, तो हर बैंक को रखना पड़ेगा क्योंकि क्राइसिस, इमरजेंसी किसी बैंक में आ सकता है। तो ये रेशियो ऑफ अमाउंट है जो डिसाइड करेगा आरबीआई, और ये मैंडेटरी होगा प्रत्येक बैंक को, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, रखना मैंडेटरी होगा। किसके पास रखा होता है घरों में रिजर्व, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के पास रखा होता है, मेरे आपके पास तो नहीं रखा होता है। तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन है, आरबीआई है। तो ये पैसा हर बैंक को रिजर्व अमाउंट के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। क्लियर है? किस पर्पज के लिए, बैंकिंग इमरजेंसी को, बैंकिंग क्राइसिस को काउंटर करने, इसके लिए बैंकिंग क्राइसिस को काउंटर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर क्या है, सीआरआर का ऑब्जेक्टिव क्या है भैया बता दो, टू काउंटर बैंकिंग क्राइसिस, जिसको कहते हैं टू प्रोटेक्ट बैंक फ्रॉम बैंक रन, बैंक को डूबने से बचाना, बैंक को दिवालिया होने से बचाना, या बैंक को लिक्विडिटी क्राइसिस से बचाना। अब बात यह आती है कि किस रूप में, किस फॉर्म में रखा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है और वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है उसको, और एक सेकेंड हैंड कार
आपके पास है, आप उसको लेके गए और डॉक्टर को बोला कि सेकंड हैंड कार ले लो और इलाज कर दो, डॉक्टर कर देगा? नहीं करेगा। डॉक्टर को चाहिए क्या? कैश, पैसा चाहिए। लेकिन अगर सोने की चेन आपके गले में और आपने उतार के डॉक्टर को दे दी, कर देगा? तो कर देगा। तो इमरजेंसी फंड के रूप में कैश और गोल्ड, ये दो क्या होते हैं? HQLA होते हैं, जिनको लेने से कोई मना नहीं करता। हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड, ऐसी एसिड जो कभी भी लिक्विड हो जाती है, जिनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। HQLA में क्या आता है? कैश और गोल्ड आता है। सोना चांदी, सॉरी गोल्ड, सोना और कैश मतलब नगदी, इनको दुनिया में लेने से कोई मना नहीं करता है। तो CRR किस टर्म में रखा जाएगा? कैश और गोल्ड के। दूसरा RBI के पास रखा जाएगा, चूंकि इमरजेंसी फंड है तो RBI इसको सेपरेट अकाउंट में ऐसे ही रखने रहने देगा, इसको टच भी नहीं करेगा। क्लियर है? तो RBI इसको एक्टिव एसेट के रूप में कहीं यूज नहीं कर रहा है। RBI CRR अमाउंट से, CRR उस पैसे से कोई रिटर्न कमा नहीं रहा है। तो जब खुद RBI नहीं कमा रहा है तो बैंकों को भी कोई रिटर्न नहीं देगा। मतलब इस अमाउंट पर बैंकों को कोई इंटरेस्ट RBI पे नहीं करेगा। तो ये तो हो गया CRR के बारे में। अब बात आती है क्वांटिटेटिव टूल के रूप में RBI कैसे यूज करेगा। तो CRR का अमाउंट, वो अमाउंट जो रिजर्व फंड के रूप में हर बैंक को RBI के पास रख देना है, अगर ये CRR का अमाउंट बढ़ा देता है RBI, तो बैंकों को अब RBI के पास रिजर्व फंड के रूप में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। तो बैंकों को लोन बांटने के लिए पैसा कम हो जाएगा, तो बैंक लोन कम बांटेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइस कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो RBI को जब इन्फ्लेशन को काउंटर करना होता है तो वो CRR का अमाउंट बढ़ा देता है इन्फ्लेशन का सोल्यूशन करने के। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? CRR को कम करेगा, अमाउंट ऑफ CRR डिक्रीज कर देगा RBI, तो लिक्विडिटी या मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोन बांटने के लिए बैंकों पे पैसा बढ़ जाएगा। तो लोन ज्यादा बांटेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन या सप्लाई बढ़ाई जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ाया जाएगा, GDP ग्रोथ बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी कम होगा और डिफ्लेशन या इकोनॉमिक रिसेशन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए CRR बढ़ा देता है RBI, और रिसेशन या डिफ्लेशन या रिसेशन को काउंटर करने के लिए CRR कम कर देता है। ऐसे क्वांटिटेटिव टूल के रूप में इसका यूज। नेक्स्ट टूल है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेशियो मतलब लिक्विडिटी मतलब मनी होता है, रेशियो मतलब सम अमाउंट ऑफ मनी होगा। तो ये भी क्या होगा? कुछ मात्रा में धनराशि होगी, रेशियो ऑफ अमाउंट होगा। बैंकिंग सेक्टर में कौन डिसाइड करेगा? डिसाइडेड बाई RBI, कितना अमाउंट होगा। और तीसरा वर्ड है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का वर्ड का मतलब होता है लीगल, और लीगल मतलब नियम कानून, और नियम कानून कौन बनाता है? सरकार। ये समझाने के तरीके, ये तीनों, ये तीन वर्ड जो मैं लिख देता हूं, ये समझाने के तरीके होते हैं कि भैया लिक्विडिटी मतलब मनी, रेशियो मतलब कुछ अमाउंट में होगी, और तीसरा वर्ड क्या है? स्टैट्यूटरी। इसका मतलब लीगल होता है, नियम कानून। नियम कानून कौन बनाता है? सरकार। इसका मतलब ये जो पैसा रखा जाएगा वो किसके लिए होगा? सरकार के लिए होगा। जबकि वो एक रिजर्व फंड था, तो वो पैसा किसके लिए होगा? इमरजेंसी फंड के लिए रखा गया था, CRR। तो SLR का ऑब्जेक्टिव अगर मैं लिखूं, देखो आप, SLR का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो SLR का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। SLR का ऑब्जेक्टिव है दिस अमाउंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू गवर्नमेंट। सरकार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, सरकार RBI के पास जाएगी, RBI बैंकों से कहेगा, और जो SLR का अमाउंट होगा वो लोन के रूप में RBI सरकार, बैंक सरकार को दे देंगे। RBI बीच में मीडिएटर होगा, गारंटर होगा, चाहे वो सेंट्रल बैंक हो या स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? तो इसका ऑब्जेक्टिव और अलग है, CRR का अलग है। तो हर एक रेशियो ऑफ अमाउंट है जो डिसाइड कौन कर देगा? RBI को, क्योंकि भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे सरकारी बैंक हो, प्राइवेट हो, सबको रखना पड़ेगा। तो प्रत्येक बैंक को रिक्वायर्स टू होल्ड बाय एवरी बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, कोई भी हो जो भारत में काम करेगा। और चूंकि ये इमरजेंसी फंड है नहीं, तो RBI अपने पास नहीं रखेगा, RBI कहेगा खुद ही रख लो, तो बाय इटसेल्फ। तो इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट विच इज डिसाइडेड बाय RBI एंड रिक्वायर्स टू होल्ड बाय ईच एंड एवरी बैंक इटसेल्फ। खुद ही रखना पड़ेगा, जब सरकार को लोन की जरूरत होगी, सरकार मांग लेगी तो सरकार को देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार इस पैसे का एक्टिवली यूज करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो जब बैंक के पैसे का एक्टिवली यूज हो रहा है तो इसमें बैंक को भी रिटर्न मिलना चाहिए। तो इस पैसे पर बैंकों को सरकार इंटरेस्ट पे करेगी, मतलब इस पे इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा, जबकि CRR पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता था। अब क्या है कि किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा क्वांटिटेटिव टूल के रूप में।
तो अगर SLR को बढ़ा दिया RBI ने, तो SLR अगर बढ़ा दिया है तो वो अमाउंट जो सरकार के लिए लोन के लिए रखा जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में बैंक कम लोन बांट पाएगा, तो मनी सप्लाई या लिक्विडिटी फ्लो कम हो जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए SLR को RBI बढ़ा देता है, सेम है CRR की तरह। और दूसरा ये SLR कम हो गया, ये सेम ये अच्छा ये हिंदी में भी लिखे, SLR को अगर कम करेगा RBI तो लिक्विडिटी फ्लो बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ेगा, GDP ग्रोथ बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी कम होगा। तो कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, डिफ्लेशन या इकोनॉमिक? सेम है, या तो मनी सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है। क्लियर है। और दूसरा मैंने बोला था CRR चूंकि इमरजेंसी फंड है वो कैश और गोल्ड के फॉर्म में भी रखा जा सकता है, जबकि SLR कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी मतलब एसेट्स किसी भी फॉर्म में बैंक रख सकते हैं, दोनों के पर्पज अलग अलग है। छठा टूल है क्या, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुली बाजार प्रक्रियाएं। देखो इससे पहले के सारे टूल्स में RBI बैंकों के जरिए ही ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिसमें बैंकों के जरिए ऑपरेशन से उन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है RBI, तो RBI फिर ओपनली मार्केट में जाएगा, मार्केट में हर एक के लिए ओपन कर देगा अपने ऑपरेशंस को, जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऑपरेशन RBI कहां कर रहा है, ओपन मार्केट में सभी के लिए कर रहा है। तो इसमें RBI करता क्या है, RBI के पास जो एसेट्स होती हैं, सिक्योरिटीज, RBI के पास एसेट्स हैं, एसेट्स के पेपर्स हैं, उनको सिक्योरिटी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिन्हें GSEC कहते हैं। तो RBI के जो एसेट्स के पेपर्स हैं जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहेंगे, क्योंकि RBI किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, इन GSEC को RBI सेल करेगा या परचेज करेगा। कागज अपनी एसेट के या तो बेचेगा या खरीदेगा दूसरे से एसेट्स के। तो सेल जब करेगा, तो जब RBI अपने कागज सेल करेगा ओपनली मार्केट में, तो बदले में उनसे पैसा ले लेगा। जैसे RBI ने कोई बॉन्ड स्कीम जारी कर दी और हम आप उस बॉन्ड स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, RBI का बॉन्ड खरीद रहे हैं, वो RBI का बॉन्ड RBI की एसेट है। क्लियर। तो जब सेल करेगा तो हमसे पैसा, हम और आपसे मार्केट से पैसा ले लेगा और अपने बॉन्ड जारी कर देगा, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करना होता है तो RBI अपनी GSEC को, अपनी एसेट्स को क्या करता है, मार्केट में ओपनली सेल करता है। क्लियर है। जब वो परचेज करेगा GSEC को, तो कंपनियों से या फिर बैंकों से GSEC को, गवर्नमेंट एसेट को खरीदेगा, मतलब कागज खरीदेगा और बदले में उन्हें पैसा दे देगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, इससे डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, GDP ग्रोथ बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी कम होगी, डिफ्लेशन रिसेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो RBI को जब डिफ्लेशन और रिसेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो वो GSEC को क्या करता है, परचेज करता है। क्लियर हो गया, ये GSEC को क्या करेगा, परचेज करेगा। क्लियर है। तो ये छठा टूल हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये 6 प्राइमरी टूल हो गए। अब बात आती है अदर क्वांटिटेटिव टूल। जो अदर क्वांटिटेटिव टूल है वो कोई नए टूल नहीं है, उन्हीं टूल का 6 में से किसी टूल का यूज करेगा RBI अब तक जो पढ़े हैं, और इससे मनी सप्लाई को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो 7वां टूल है LAF। देखो RBI का काम है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर जो टूल हैं उनके जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उनसे कर देगा, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो नए टूल भी बना लेगा। RBI का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बना के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो 7वां टूल है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। RBI ने कब अडॉप्ट किया, 2000 में। जब 1990 में भारत के सामने BOP क्राइसिस आया था, डॉलर का क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, पढ़ाऊंगा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, भुगतान संतुलन संकट कहते हैं। BOP क्राइसिस जब डॉलर खत्म होने वाले थे, तो BOP क्राइसिस जब भी आता है तो IMF के पास गए, हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाते हैं, बेल आउट पैकेज देता है IMF, मैं पढ़ाऊंगा आगे एक्सटर्नल सेक्टर में। तब IMF ने हमें लोन दिया, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन पे दिया कि अपनी इकोनॉमी को क्या कर दो, ओपन कर दो। और उस समय PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उन्होंने क्या किया, एक नई पॉलिसी लेके आए जिसको कहा जाता है LPG रिफॉर्म्स 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991, जिसे न्यू इंडस्ट्रियल एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी कहते हैं। तो ये जब पॉलिसी लेके आए तो देश में तेजी से लिबरलाइजेशन बढ़ा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेजी से देश में बढ़ी, छोटी छोटी इंडस्ट्री तेजी से लगने लगी, एमएसएमई तेजी से लगने लगी। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो मनी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी की डिमांड बढ़ गई। तो लिक्विडिटी की डिमांड बढ़ गई। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए था बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए था रेपो और रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई ने एक नई फैसिलिटी लॉन्च कर दी जिसका नाम है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इस बढ़ती हुई एक लिक्विडिटी मनी सप्लाई, जो मनी की डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए, उसका नाम है एलएएफ। तो इट इज अ एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ आरबीआई है। किसके लिए? बैंकों के लिए, जो क्या है, वेरी शॉर्ट टर्म की है। वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब है 15 डेज, 1 2 3 4 5 मंथ। शॉर्ट टर्म का मतलब आपको पता है 6 महीने या 1 साल। तो उससे कम के लिए एक्स्ट्रा लैंडिंग फैसिलिटी है। ये इस फैसिलिटी के अंतर्गत आरबीआई रेपो और रिवर्स रेपो रेट पर ही, मतलब इसी टाइम पीरियड में यही इंटरेस्ट रेट है, मतलब लोन सस्ता करके क्या करेगा, इसी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर बैंकों को कम टाइम पीरियड के लिए भी प्रोवाइड करा देगा। जबकि आपको पता है जैसे जैसे मैच्योरिटी पीरियड कम होती जाती है इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाने चाहिए, लेकिन आरबीआई कहता है नहीं, आरबीआई को इस इकोनॉमिक पोटेंशियल को यूज करना था, इसको ग्रोथ को बढ़ावा देना था। तो आरबीआई ने कहा मैं सस्ते में ही आपको लोन प्रोवाइड करा रहा हूं। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई ने इसी रेट पर लोन प्रोवाइड करा दिया। तो एलएएफ पूछे क्या है? एलएएफ इज एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ आरबीआई टू बैंक फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड एट द रेट रेपो रेट और रिवर्स रेट। अगला एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बाजार स्थिरीकरण योजना, जब अडॉप्ट की 2004 में। तो जब एलपीजी रिफॉर्म्स हमने अपनाया, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, तो भारत में तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी। तो ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया हमने, तो दुनिया भर से भारत में इन्वेस्टमेंट आया, और इन्वेस्टमेंट आने से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट और तेजी से आया। तो विदेशों से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी सप्लाई बढ़ने पर डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने पे प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, इससे इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो एमएसएस लाया गया 2004 में, एक टूल। पर्पस था ये जो फॉरेन करेंसी या फॉरेन इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन थी, ये जो विदेशी मुद्रा भारत में आई थी बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, इससे जो इन्फ्लेशन आई है उसको काउंटर करना था। तो इसके लिए यूज किया गया सीआरआर और एसएलआर, इन दोनों को बढ़ा दिया गया। जब ये दोनों बढ़ाए जाएंगे तो आपको पता है मनी सप्लाई कम होती है, मनी सप्लाई कम होने पर डिमांड कम होती है, इन्फ्लेशन। तो इस वाले टूल में किसका यूज किया गया? सीआरआर और एसएलआर। और आप 9th में, अच्छा ये हिंदी में लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते। नेक्स्ट है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। ये कब अडॉप्ट किया गया? 2011 में। 2011 में अडॉप्ट किया गया। इसका अगर बैकग्राउंड देखो तो क्या था, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया था, वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी 2007-8 में, जिसे सब प्राइम क्राइसिस भी कहते हैं, लिख लेना इसको, क्या कहते हैं, सब प्राइम क्राइसिस। इससे लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस भी कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां हुआ था? अमेरिका में था, और अमेरिका के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई थी मंदी। अमेरिका की बहुत बड़ी रियल एस्टेट फर्म थी लेमन ब्रदर्स, वो डूब गई। तो रिसेशन का सलूशन आपको पता है, डिमांड को बढ़ाया जाता है। डिमांड बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो आरबीआई के पास लॉन्ग टर्म के लिए था बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए था रेपो और रिवर्स रेपो रेट, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई 2000 में एलएएफ लेके आया। तो एक बचा ओवरनाइट, 1 to 7 डेज। तो एमएसएफ क्या है? ये भी एक एलएएफ की तरह एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी है आरबीआई की बैंकों के लिए फॉर अ ओवरनाइट पीरियड। याद रखना, ओवरनाइट का मतलब होता है 1 to 7 डेज, 1 से 7 दिन के लिए अगर किसी को लोन देना है। आरबीआई ने इतने कम टाइम के लिए भी लोन कितने सस्ते पे दिया? रेपो और रिवर्स रेपो रेट पर। तो यहां भी किस टूल का यूज किया है? रेपो और रिवर्स रेपो। ये था एमएसएफ। तो ये सारे आपके क्या हो गए? क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्वांटिटेटिव टूल्स को हमने डिस्कस कर लिया, बढ़ते हैं आगे क्वालिटेटिव टूल्स की ओर। तो क्वालिटेटिव टूल में पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट, एमआर। एमआर किसके लिए होता है? प्रोड्यूसर के लिए। और वो मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स टू टेक लोन्स एज अ प्रोड्यूसर। मतलब आपको पता है जब आप लोन लेने जाओगे तो आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी एसेट रखनी पड़ेगी गारंटी के रूप में, कोलेट्रल के रूप में, सिक्योरिटी के फॉर्म में।
बिना आप कुछ गारंटी दिए बिना आपको कोई लोन नहीं देगा। तो फॉर प्रोड्यूसर जो सिक्योरिटी जो एसेट वो रखता है उसकी जो मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो प्रोड्यूसर के लिए उसको क्या कहते हैं, MR, जबकि कोलैट जो कंज्यूमर होता है उसके लिए क्या कहते हैं, CR, कोलैटरल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? या इसको कहते हैं कंट्रोल ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। सेम है, फॉर कंज्यूमर्स के लिए CR होता है। तो जब आप कार लोन लोगे, होम लोन लोगे या कोई ऐसा लोन जो कंज्यूमर फॉर एज अ कंज्यूमर आप ले रहे हो तो आप कोलैटरल रख के आते हो, और जब प्रोड्यूसर होते हो आप तो आप मार्जिनल रिक्वायरमेंट MR को पूरा कर रहे होते हो। क्लियर है? चलिए तीसरा है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में आरबीआई क्या करता है, लोन की रेशनिंग कर देता है। जिस सेक्टर को जितना लोन, मान लो फॉर एग्जांपल आरबीआई ने बैंकों को 1000 करोड़ लोन दिया तो वो डिवाइड कर देगा अलग अलग सेक्टर में कि भैया एग्रीकल्चर में इतना जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में इतना जाना चाहिए, सर्विस में इतना, सर्विस में आईटी में इतना, टूरिज्म में इतना, इस तरीके से। और जिस सेक्टर में मनी सप्लाई बढ़ानी होती है वहां पर जो लिमिट होती है क्रेडिट की उसको बढ़ा देता है, और जिसमें कम करनी होती है उसमें कम कर देता है, मतलब रेशनिंग कर देता है लोन की। डायरेक्ट एक्शंस के द्वारा जो बैंक आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं उन पर डायरेक्ट एक्शन लेता है, उनके लोन डिस्ट्रीब्यूशन पे, नए लोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा देता है या नए ब्रांच के एक्सपेंशन पे रोक लगा देता है, तमाम तरीके के एक्शंस लेता है। लास्ट है मोरल सुएशंस। मोरल सुएशंस में नाम आपको याद रखना है क्वालिटेटिव टूल्स के, समझा दे रहा हूं मैं। मोरल सुएशंस में आरबीआई अपने रूल्स और रेगुलेशंस को जो फॉलो करवाता है बैंकों से, या तो लिबरल हो जाता है या स्ट्रिक्ट हो जाता है। जब लिबरल हो जाता है तो बैंक आसानी से तेजी से लोन बांटते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और जब स्ट्रिक्ट हो जाता है तो लोन बांटने में बैंक क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, तो फिर मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। कब बनी? 2016 में। और किस कमेटी की सिफारिश पे बनी? उस समय डेप्यूटी गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, जो बाद में गवर्नर बने आरबीआई के। तो उर्जित आर पटेल कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने सिफारिश की और बोला एक एमपीसी होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए। और इस कमेटी की सिफारिश मानते हुए आरबीआई एक्ट जो 1934 का था उसमें संशोधन किया गया, आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनी। तो इस कानून के द्वारा बनी है, इसीलिए एमपीसी एक ऐसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, लीगल बॉडी है। क्लियर है? कानून के द्वारा बनी हुई है। तो देखो ये बनाई क्यों गई? 2016 से पहले के क्वेश्चंस में अगर आरबीआई क्वेश्चन पूछता था एग्जाम में 2016 से पहले कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, उसका फॉर्मेशन या इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, तो आंसर होता था आरबीआई गवर्नर या आरबीआई। और ये किस में लिखा था? आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा था। लेकिन अगर 2016 के बाद अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, तो आंसर आरबीआई ना होके एमपीसी होगा, याद रखना है। और ये किस एक्ट में लिख दिया गया है? आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 में लिख दिया गया। आंसर में 4 ऑप्शन में देगा जरूर आरबीआई कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अब आंसर क्या होगा? एमपीसी होगा। क्लियर है? एमपीसी का स्ट्रक्चर देख लो, ये हिंदी में लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ एमपीसी का अगर मैं बात करूं, संरचना की बात करूं एमपीसी की, तो 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, 3 आरबीआई के होंगे और 3 भारत सरकार के होंगे। पहले पूरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता था, सेंट्रल बैंक बनाता था। सरकार ने बोला कि हमारा भी तो मॉनेटरी पॉलिसी, चूंकि इकोनॉमी में सरकार का भी कुछ जो उनका टेक है या उनका ओपिनियन है वो भी शामिल होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय। तो सरकार ने अपने रिप्रेजेंटेटिव 20 में डाले, 3 भारत सरकार के होंगे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 3 भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 3 आरबीआई के। आरबीआई गवर्नर इसके चेयरपर्सन होंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एमपीसी के चेयरपर्सन कौन है? एक 4 में से एक डिप्टी गवर्नर चेयरपर्सन रख लेंगे, आरबीआई गवर्नर जिसको चाहेंगे एक डिप्टी गवर्नर को रख लेंगे, और एक आरबीआई का ऑफिसर होगा। तो डिसीजन लिए जाएंगे एमपीसी के वो 4-2 से लिए जाएंगे, मतलब दोनों रिप्रेजेंटेटिव, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी और आरबीआई के आपस में मिलकर काम करेंगे और 4-2 से डिसीजन होंगे। टारगेट क्या होगा इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? ये टारगेट होगा जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट है, 4% ऑप्टिमम पॉइंट है, ±2%। तो 4% की जो महंगाई दर, जो अनुकूलतम पॉइंट है, इन्फ्लेशन है, ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट है, उस पर इकोनॉमी को मैनेज करना है, उस पर स्टेबल करना है। इमरजेंसी केसेस में ±2 तक का लीवरेज दिया जाएगा, मैक्सिमम 6% इन्फ्लेशन और मिनिमम 2%। रखना कहां पे है? 4% पे। ये टारगेट दिया गया है एमपीसी को। क्लियर है? अच्छा एक पॉइंट इसमें और जोड़ दूं, मैं इसमें लिखा नहीं है। एमपीसी जो है वो किन 2 टूल को ऑपरेट करती है? तो एमपीसी 2 टूल्स को ऑपरेट करती है, वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट।
बाकी सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल कौन हैंडल करता है? आरबीआई। एमपीसी केवल दो टूल को देखती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। हर 2-2 मंथ में इसकी क्या होती हैं? मीटिंग्स होती हैं। मतलब साल में कितनी मीटिंग होती है? 6 मीटिंग्स होती हैं। और किन दो टूल को ऑपरेट करती है? रेपो और रिवर्स रेपो रेट को देखती है। इन्फ्लेशन 4 से ज्यादा है या कम है। प्रॉब्लम्स किसकी है? इन्फ्लेशन की है या डिफ्लेशन और रिसेशन की है। उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मैनेज करती है, मतलब कम और ज्यादा। चलिए, अदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो पहला फंक्शन पढ़ लिया आरबीआई का, अदर फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक। एज अ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई के अदर फंक्शंस पहला पढ़ चुके हैं हम। ए पढ़ चुके हैं। ए क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, ये पूरा अभी तक पढ़ा। दूसरा, बैंक ऑफ बैंक्स। आरबीआई बैंकों का बैंक है क्योंकि बैंक को लोन देता है। बैंकों को आरबीआई सरकार को लोन देता है एसएलआर के जरिए, तो बैंक ऑफ गवर्नमेंट कह सकता हूं, या बैंकर है गवर्नमेंट का, या एजेंट है गवर्नमेंट का, या इकोनॉमिक एडवाइजर है, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट है। इन दो फंक्शंस की वजह से, बैंक ऑफ बैंक्स और बैंक ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, आरबीआई को बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है? आरबीआई। आपको पता है करेंसी को कौन छापता है? आरबीआई। इशू कौन करता है? जारी कौन करता है? आरबीआई। मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई। फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब पढ़ेंगे हम कौन सा अकाउंट? बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, डॉलर का अकाउंट। इसको कौन होल्ड करता है? आरबीआई। मैनेज और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। करेंसी एक्सचेंज रेट, मुद्रा की विनिमय दर, 1 रुपए में कितने डॉलर मिलेंगे, 1 रुपए में कितने यूरो मिलेंगे, हमारी करेंसी से दूसरी करेंसी में कैसे एक्सचेंज होगा, उसका मैनेजमेंट और रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई। और ओवरऑल आरबीआई कर क्या रहा है? तो ओवरऑल आरबीआई प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। आरबीआई का काम है इकोनॉमी की ग्रोथ को बनाए रखना, इकोनॉमी को स्टेबल रखना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये ओवरऑल फंक्शंस हैं आरबीआई के एज अ सेंट्रल बैंक। चलिए, बैंकिंग में लास्ट टॉपिक है कॉल मनी रेट और कॉल मनी मार्केट। रेट है बैंकिंग में तो मतलब इंटरेस्ट रेट होगा। तो कॉल मनी रेट अभी आपने और हमने देखो डिस्कस किया कि अभी हमने देखा बैंक और आरबीआई के बीच में इंटरेस्ट रेट, और एक बैंकों और हमारे बीच में इंटरेस्ट रेट। हम बैंकों से लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट, या फिर आरबीआई और बैंकों के बीच में इंटरेस्ट रेट। ये जो कॉल मनी रेट है ये बैंकों के आपस में इंटरेस्ट रेट है, बैंकों के बीच जो लेन देन होता है उसमें इंटरेस्ट रेट है। तो कॉल मनी रेट क्या होता है? इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट होता है। इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं और लैंडिंग रेट भी कहते हैं। ऋण देने वाला दर जो होती है, ऋण की दर जो है, लैंडिंग रेट भी कहते हैं, इंटरेस्ट रेट। बैंकों के बीच ऐसा हो सकता है किसी बैंक में आज पैसा ज्यादा जमा हुआ और लेकिन लोन लेने वाले कम आए, और किसी दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट कम हुआ लेकिन लोन लेने वाले ज्यादा आ गए। तो उस बैंक को लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, इस बैंक के पास पैसा सरप्लस है। ये आपस में एक दूसरे को पैसा सप्लाई करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इससे दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा। जिसके पास सरप्लस अमाउंट है उसका पैसा यूज हो जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा लेके लोन बांट देगा तो उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉल मनी रेट क्या है? एक बैंकों के बीच की ब्याज दर है, इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट या लैंडिंग रेट है। और जहां पर ये लेन देन होता है उस मार्केट को कहते हैं कॉल मनी मार्केट। द प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन बिटवीन टू बैंक्स टेक प्लेस इज कॉल्ड कॉल मनी रेट। ऑब्वियसली ये फिजिकल मार्केट तो नहीं होगा, डिजिटल मार्केट होगा। और ये जो कॉल मनी रेट है वो एक ओवरनाइट लैंडिंग रेट है। ओवरनाइट मतलब 1 से 7 दिन। आपको भी पता है बैंक आपस में लेन देन करेंगे तो बहुत कम समय के लिए करेंगे, 2, 4, 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, उससे ज्यादा वो आरबीआई के पास जाएंगे। और दूसरा, आज किसी बैंक में पैसे की कमी है, लोन लेने वाले ज्यादा हैं, कल उस बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, वो वापस लोन कर देगा, लेन देन। तो ये क्या है? ओवरनाइट लैंडिंग रेट है। अर्लियर दिस रेट वाज डिटरमाइंड, मतलब इस रेट को तय कौन करता था? बैंकों के बीच में आपस में ही तय होगा। आरबीआई उसमें एक क्या होगा? स्टेक होल्डर होगा। पहले जो तय होता था वो लाइबोर से होता था, लंदन से तय होता था। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, नाम ही है, लंदन बैंकों के बीच इंटर बैंक ऑफर्ड किया जाने वाला रेट। लेकिन अब जो तय होता है वो माइबोर से होता है, याद रखना, मुंबई से तय होता है, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड। तो इस तरीके से ये हमने लास्ट टॉपिक कवर कर लिया किसका? बैंकिंग का। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, शेयर या स्टॉक या सिक्योरिटी मार्केट। क्लियर? चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट एक टर्म होता है वित्त बाजार। वित्त बाजार जहां मतलब पैसे का लेन देन होता है, जिसे जरूरत है वो पैसा लेता है और जिसके पास पैसा सरप्लस है वो पैसा देता है।
जिसके पास पैसा होता है, सरप्लस जो लगाता है उसे इन्वेस्टर कहते हैं, और नॉर्मली कंपनियां पैसा लेती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहां पैसे का लेन देन होता है, ये दो टाइप का होता है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मनी मार्केट का एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो बैंकिंग सेक्टर किसका पार्ट है? मनी मार्केट। और मनी मार्केट का रेगुलेटर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन होगा? आरबीआई होगा। कैपिटल मार्केट का एग्जांपल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, शेयर स्टॉक या सिक्योरिटी मार्केट, और इसका रेगुलेटर कौन होगा? सेबी होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मनी मार्केट होता है, तो मनी मार्केट इन जनरल एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है, अल्प अवधि का वित्त बाजार होता है, जहां पैसे का लेन देन 1 साल या उससे कम के लिए होता है। मैंने बोला इन जनरल, सामान्यतया, एक्सेप्शंस होते हैं लॉन्ग टर्म के, जबकि ये लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पैसे का लेन देन 1 साल से नॉर्मली ज्यादा होता है। एक्सेप्शन यहां भी होते हैं शॉर्ट टर्म के। आपको पता होगा शेयर मार्केट में लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। दूसरा, ये जो मनी मार्केट होता है, यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी का ट्रांजेक्शन होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी मतलब 20 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़। बैंक की हैसियत इतनी नहीं है कि वो 50,000 करोड़ किसी को लोन दे दे। क्लियर है? बैंक 500 करोड़ दे सकता है, 1000 करोड़, 1000-2000 करोड़ लोग भी 1000-2000 करोड़ का लोन भी बैंक मिलके देते हैं, जिसे कंसोर्टियम लोन कहते हैं। क्लियर है या नहीं? तो कंपनी को अगर एक्सपेंशन करना है, अपने आप को एक्सपेंड करना है नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड, तो बहुत पैसा चाहिए, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस तरीके से पैसा चाहिए। तो जब कंपनी को अपना एक्सपेंशन करना होता है, बहुत अमाउंट चाहिए होता है, तो वो मनी मार्केट से कहां शिफ्ट हो जाती है? कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा, हजारों करोड़ पैसा आता है, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इतने बड़े अमाउंट में कंपनियां मार्केट से पैसा उठा सकती हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले रेगुलेटर सेबी के रूप में पढ़ देते हैं। सेबी की फुल फॉर्म ये कब बना? 1988 में बना। किस एक्ट के द्वारा? जैसे आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा आरबीआई पावर लेता है, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा पावर लेता है। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई। इस समय चेयरपर्सन कौन है? माधवी बुच। लिख लेना, ये फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन है सेबी की, पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की। चलिए, तो सिक्योरिटी मार्केट में एक टर्म है सिक्योरिटी, प्रतिभूति। सिक्योरिटी क्या होती है? तो सिक्योरिटी एसेट्स हो सकती है या एसेट्स के पेपर्स हो सकते हैं, जिसका यूज आप लोग लोन लेने में करते हैं, पैसा लेने में करते हैं। जैसे आपने अपनी सेकेंड हैंड कार किसी को गिरवी रख दी गारंटी के फॉर्म में और उससे पैसा उधार ले लिया, तो वो कार होगी आपकी क्या? सिक्योरिटी। आपने सोना चांदी जो आपके पास है वो ज्वेलर को दे दिया गारंटी के फॉर्म में और उससे लोन उधार ले लिया, तो सोना चांदी क्या हो गया? सिक्योरिटी हो गया। आपने अपना मोबाइल किसी को गिरवी रख दिया कोलेट्रल के फॉर्म में और उससे पैसा उधार ले लिया। किसान बैंक में गया, किसान ने अपने एग्रीकल्चर लैंड के कागज बैंक को दे दिए और बैंक से लोन उधार ले लिया, जब लौटा देगा बैंक उसके कागज वापस कर देगा। तो एसेट भी है और एसेट्स के पेपर भी है सिक्योरिटी, जिसका यूज आप कैसे करते हो? डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में करते हो, ऋण या पैसा प्राप्त करने का उपकरण। तो सिक्योरिटी दो टाइप की होती है, एक शेयर सिक्योरिटी अंश प्रतिभूति और एक डेट सिक्योरिटी। एक वैसा होता है जिसमें कंपनी आपको अपने मालिकाना हक देती है, शेयर ट्रांसफर करती है, शेयर होल्डिंग, और आपसे पैसा उधार ले लेती है, आपसे पैसा ले लेती है, तो उसमें आप कंपनी में शेयर होल्डर हो जाते हो, मालिक हो जाते हो। और एक वो है जिसमें डेट का मतलब ही होता है क्या? लोन। तो डेट सिक्योरिटी का मतलब है जहां कंपनी आपसे पैसा उधार ले रही है और केवल आपको क्या देगी? इंटरेस्ट पे करेगी। तो दो तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं, और ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट से होते हैं उसका नाम है डीमेट अकाउंट, डीमेटलाइज अकाउंट डिजिटल फॉर्म में होता है। तो आप इन्वेस्टर हो, आपका डीमेट अकाउंट है, आपने कंपनी को पैसे दे दिए और कंपनी ने एक कागज भेज दिया डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में, वो शेयर होगा या डेट होगा। शेयर मतलब उसमें लिखा होगा आप कंपनी में इतने % के मालिक हो, तो आपने शेयर सिक्योरिटी खरीदी है, पैसा दिया है, आप प्रॉफिट आपका और लॉस आपका, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो मतलब कंपनी के मालिक हो। कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो आपका प्रॉफिट, कंपनी लॉस में जाएगी तो आपका लॉस। और एक डेट सिक्योरिटी जिसमें एक कागज आ जाएगा डिजिटल फॉर्म में डीमेट अकाउंट में, जिसमें लिखा होगा कंपनी को आपने इतने पैसे उधार दिए, इतने % इंटरेस्ट पे, कंपनी आपको इतने साल बाद वापस करेगी। क्लियर? तो यही लिखा है, कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में मनी और शेयर ट्रांसफर होते। यहां शेयर होल्डिंग मिल जाती है, मतलब कंपनी अपना ऑनरशिप के राइट्स क्या कर देती है? ट्रांसफर कर देती है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका और लॉस भी आपका, रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट होने के चांस भी ज्यादा होते हैं और लॉस होने के चांस। डेट सिक्योरिटी मतलब उधार ले रहे हो, मनी आपने दिया कंपनी को, कंपनी ने आपको एक
कागज दे दिया जिसपे लिखा है कंपनी आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, रिटर्न करेगी। कंपनी आपसे पैसा क्या कर रही है, एक्चुअली उधार ले रही है। तो उधार ले रही कंपनी, उससे कमाए या लॉस में जाए आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इंटरेस्ट चाहिए। रिस्क बहुत कम है तो प्रॉफिट भी कम होता है और लॉस भी कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अब शेयर सिक्योरिटी की बात करें, अंश प्रतिभूति की बात करें तो शेयर भी दो टाइप के होते हैं, एक प्रेफरेंशियल शेयर और एक इक्विटी शेयर। आपने अगर शार्क टैंक इंडिया देखा हो तो जो मॉडल प्रेजेंट कर रहा होता है वो व्यक्ति सामने बैठे हुए शार्क्स को, मतलब वो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको क्या दे रहा होता है, इक्विटी शेयर दे रहा होता है, इक्विटी दे रहा होता है। तो जो खुद के पास होते हैं उस व्यक्ति के पास जो मॉडल प्रेजेंट कर रहा होता है वो प्रेफरेंशियल शेयर होते हैं। मालिक दोनों है, प्रेफरेंशियल शेयर्स उसके पास होते हैं जो कंपनी का प्रमोटर होता है, जिसने कंपनी को बनाया है, खड़ा किया है। और जो बाद में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं। क्लियर है? अंतर क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर जो होल्डर होगा, प्रमोटर जो होगा, उसके पास प्राइमरी राइट होते हैं किसमें, डिविडेंड में। जो डिविडेंड, जो लाभ, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें जो हिस्सा होगा इसका, पहले इसको ट्रांसफर किया जाएगा। प्राइमरी राइट इसके होंगे और सेकेंडरी राइट इसके होंगे। मतलब ऐसा नहीं है, होंगे शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग ही, पहले इसको पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बाद में इसको ट्रांसफर। दूसरा, इसके पास कंपनी के मामले में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। सारे वोटिंग राइट्स किनके पास होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि इसमें जनता शामिल होती है। तो फिर ये मालिक का डिसीजन कैसे लेता होगा, देखो डिसीजन लेने के लिए कंपनी में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक नॉमिनेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो प्रमोटर्स के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत। ये प्रमोटर्स बता देते हैं हमारा ये बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा। और दूसरे होते हैं इलेक्टेड, चुनाव में निर्वाचित होते हैं। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं ये वोट डालते हैं और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कहां भेज देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ये दोनों नॉमिनेटेड और इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के मामलों में डिसीजन लेते हैं। तो शेयर या अंश सिक्योरिटी कहते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ। डेट सिक्योरिटी, डेट मतलब लोन है। ये दो टाइप की होती है, लोन आप शॉर्ट टर्म के लिए दोगे किसी को या लॉन्ग टर्म के लिए, उसी आधार पर होती है। तो डेट सिक्योरिटी एक होता है बॉन्ड या डिवेंचर और दूसरा होता है बिल या कमर्शियल पेपर। क्लियर है? बॉन्ड जो होती है वो लॉन्ग टर्म की डेट सिक्योरिटी होती है, जहां कंपनी आपसे 1 साल से ज्यादा के लिए उधार लेती है पैसा। तो जो कागज आपके पास आएगा उसे बॉन्ड या डिवेंचर बोला जाएगा। और जब कंपनी आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लेती है, शॉर्ट टर्म के लिए जब कंपनी आपसे पैसा उधार 1 साल या उससे कम के लिए, तो बिल या कमर्शियल पेपर, आपके जो कागज आएगा आपके डीमेट अकाउंट में, उसे बिल या कमर्शियल पेपर बोला जाएगा। कमर्शियल पेपर और शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब 35 डेज के लिए होता है। क्लियर? तो सरकारी संस्था ने जारी किया तो बॉन्ड बोला जाएगा और बॉन्ड बोला जाएगा। प्राइवेट कंपनी ने जारी किया तो बॉन्ड या डिवेंचर बोला जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए बिल्स या कमर्शियल पेपर। सरकारी संस्था ने जारी किया तो बॉन्ड या डिवेंचर बोला जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन सरकारी संस्था ने अगर बिल जारी किया है शॉर्ट टर्म के लिए तो उसे बिल ना बोल के टी बिल बोलते हैं। टी फॉर ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी इशूड बाय गवर्नमेंट एंटिटी, जीसेक। क्लियर? इस ट्रेजरी को सही कर लेना है, यहां पे ट्रेजरी बिल ऐसे कहते हैं। अब देखो इन्वेस्टर्स, निवेशक कितने टाइप के होते हैं, तो निवेशक दो टाइप के होते हैं, एक बुल और दूसरा बियर। बुल मतलब सांड, समझने के लिए समझ लो, सांड हमेशा इंसान को ऊपर फेंकता है। तो बुल टाइप के इन्वेस्टर्स ऐसे निवेशक होते हैं जो ऊपर देख रहे होते हैं, मतलब शेयर मार्केट को ऊंचा जाते हुए, बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ देख रहे होते हैं। तो ये सोच रहे होते हैं कि नियर फ्यूचर में शेयर मार्केट राइज करेगा, जिसमें पैसा लगा रहे हैं कंपनी में उसका शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल उस कंपनी का एक शेयर 40 का है और ये सोच रहा है कि आगे आने वाले टाइम में वो 60 का हो जाएगा, तो ये बुल है। तो ये क्या चाहेगा, आज ही इस शेयर को क्या कर ले, खरीद ले, जिससे ये 60 का हो जाए तो बेच के प्रॉफिट कमा ले। तो ऐसे सारे इन्वेस्टर जो ये सोच रहे होते हैं वो शेयर को खरीदने लगते हैं, तो शेयर की डिमांड बढ़ जाती है, इससे शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है और इससे उस कंपनी का शेयर मार्केट अपने आप राइज कर जाता है। तो शेयर खरीद रहे हो मतलब पैसा लगा रहे हो। तो जब आप मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आप बुल हो, जिसे हिंदी में तेजड़िया कहते हैं। बियर पी के इंसान लुढ़कता है, आपको पता है, ऐसे याद रख सकते हो। तो बियर वो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट को लुढ़कता हुआ, मतलब डाउनफॉल करता हुआ देख रहे होते हैं, मार्केट को नीचे जाता हुआ देख रहे होते हैं।
मतलब ये सोच रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आज किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू 50 है, कल को ये घट के 30 रह जाएगी, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये सोच रहा है वो खरीदेगा नहीं, और अगर होगा भी खरीद रखा होगा तो आज ही बेच देगा। तो ऐसे सारे इन्वेस्टर जो बियर टाइप का सोच रहे होते हैं वो आज ही क्या करते हैं, उस शेयर की सप्लाई मतलब शेयर को बेचना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। जब शेयर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो शेयर की सप्लाई, यहां पे मैं लिख देता हूं, शेयर की सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है, तब बेचने लगते हैं ऐसे लोग जो बियर होते हैं। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो शेयर मार्केट खुद ब खुद डाउन कर जाएगी। तो शेयर बेच के यहां पे पैसा निकाल रहे हैं, तो जब आप पैसा लगा रहे हो शेयर मार्केट में तो बुल हो, और जब आप पैसा निकाल रहे हो तो क्या हो, बियर। क्लियर? तेजरिया और मंदड़िया कहते हैं ना। नाउ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये ट्रेड स्पॉट्स हैं जहां पे कंपनियों को पैसा मिल जाता है और इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। ये वैसा है जैसे सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बहुत सारी हो सकती है, तो ये भी बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रेड स्पॉट्स है। सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले को पता है मेरी सब्जी बिकेगी, खरीदने वाले को पता है मैं सब्जी वहां खरीद लाऊं। तो यहाँ पे कंपनियों को पता है पैसा मिलेगा और इन्वेस्टर्स को पता है पैसा लगेगा। दो भारत के फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों कहां पर है, दोनों मुंबई में है, दलाल स्ट्रीट पर है। उस सड़क का नाम दलाल स्ट्रीट है जहां पे सेबी का ऑफिस है, वहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब इंडिया का भी ओल्डेस्ट होगा, फर्स्ट होगा। अंग्रेजों के टाइम में बना। ये 1992 में बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो इंडेक्स होता है उसका नाम है सेंसेक्स, और इसका इंडेक्स होता है निफ्टी। याद रखना, एन से एनएसई और एन से निफ्टी, और बीएसई में ऐसी यहां लगा हुआ है, यहां भी ऐसी लगा हुआ है। ये जो सेंसेक्स है ये भारत की टॉप 30 लिस्टेड कंपनियों का इंडेक्स है, टॉप 30 वैल्यूएशन में जो 30 सबसे बड़ी है, और ये इंडेक्स टॉप 50 बोला ही जाता है, निफ्टी 50, निफ्टी और 50। अब आप सुनते हो, देखो इसमें जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, इसमें 30 कंपनियां हैं, सबके शेयर की वैल्यू पता है, एक शेयर की वैल्यू C1 C2 सबके शेयर की वैल्यू पता है। यहां 50 कंपनियां, इनके शेयर की, एक शेयर की वैल्यू पता है। अब आपने सुना होगा सेंसेक्स या निफ्टी चढ़ा, आगे लिखा भी होगा शायद, ये लिखा हुआ। चलिए अगले पे चल देते हैं। तो आपने सुना होगा सेंसेक्स या निफ्टी चढ़ा, अप मतलब चढ़ा या डाउन मतलब गिरा, ऐसे ही निफ्टी सेम तरीके से होता है। बोलो भाई, सेंसेक्स या निफ्टी एक ही बात है, मैं वहां पे जैसे वो समझाऊंगा वैसे ही समझाऊंगा। सेंसेक्स या निफ्टी चढ़ा, चढ़ा मतलब स्कोर बढ़ गया, तो सुबह 9:30 पे खुलता है, शाम को 3:30 पे बंद होता है, मंडे टू फ्राइडे। सुबह जो स्कोर था, एवरेज स्कोर 30 कंपनियों का, यहाँ पे 30 कंपनियां हैं और यहाँ 50 कंपनी। एक शेयर की वैल्यू पता थी तो C1 C2 C30 हो गया, सबको सबके एक शेयर को जोड़ लिया, डिवाइडेड बाई 30, तो ये इंडेक्स किसका आ गया, सेंसेक्स का स्कोर आ गया। और यहां पर 50 कंपनियां हैं, C1 प्लस C2 प्लस C50। C1 मतलब एक शेयर की वैल्यू कंपनी के, दूसरी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू डिवाइडेड बाई 50, ये निफ्टी का इंडेक्स आ गया। क्लियर है? अब सुबह जब खुल रहा है तो स्कोर क्या है, और शाम को जब बंद हो रहा है तो स्कोर क्या है। एवरेज स्कोर सुबह से बढ़ गया या घट गया, इसके आधार पर पता करते हैं सेंसेक्स या निफ्टी चढ़ा या गिरा। अगर बुल टाइप के इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे बियर टाइप के इन्वेस्टर से, मतलब लोग पैसा लगा ज्यादा रहे हैं और निकाल कम रहे हैं, मतलब लोग मार्केट को राइज होता हुआ देख रहे हैं, तब इंडेक्स क्या हो जाएगा, तब सेंसेक्स या निफ्टी चढ़ जाएगा। और बियर टाइप के इन्वेस्टर ज्यादा प्रभावी हो गए बुल टाइप के इन्वेस्टर से, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, सेंसेक्स नीचे गिर जाएगा, निफ्टी नीचे गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा। क्लियर है या नहीं? डिपेंड करता है इन्वेस्टर सोच क्या रहे हैं, उनका भरोसा ज्यादा है या कम है, वो इकोनॉमी को ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल को आगे बढ़ता देख रहे हैं, या उन्हें डर है, अनसर्टेनिटी है कि मेरा पैसा डूब ना जाए। जब डर होता है तो वो लोग पैसा निकालने लगते हैं, तब बियर हो जाते हैं, और जब भरोसा होता है तब वो पैसा लगाते हैं, बुल हो जाते हैं। नाउ सिक्योरिटी मार्केट दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार और दूसरा सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार। प्राथमिक बाजार में लेन देन कंपनी जिसने जारी किए शेयर या बॉन्ड और इन्वेस्टर के बीच में होता है। तो इन्वेस्टर कंपनी को मनी दे देता है,
और कंपनी उसे सिक्योरिटी देती है, वो शेयर भी हो सकता है, वो डेट सिक्योरिटी भी हो सकती है। और मैच्योरिटी पीरियड के बाद क्या होता है, दोनों में पैसे का और सिक्योरिटी का दोबारा एक्सचेंज हो जाता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जहां इन्वेस्टर ए और बी, मतलब इन्वेस्टर्स आपस में लेन देन कर रहे होते हैं। इसका एग्जांपल है इंट्राडे ट्रेडिंग। डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो इन्वेस्टर्स ही आपस में एक दूसरे को खरीद या बेच रहे होते हैं, मतलब एक बुल हो रहा होता है, एक बुल होता है और दूसरा बियर होता है। तो जब इन्वेस्टर्स आपस में शेयर या डेट और मनी का एक्सचेंज करते हैं, मतलब सिक्योरिटीज का लेन देन करते हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे को मनी दे रहा है, दूसरा उसको शेयर, वो दे कैसे रहा है, एक बुल है और दूसरा बियर है, एक मार्केट को चढ़ता देख रहा है, दूसरा गिरता देख रहा है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, आइडिया है, माइंडसेट है। तो जब दो इन्वेस्टर्स के बीच में आपस में सिक्योरिटीज का और मनी का लेन देन हो रहा होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट होता है। और जिस कंपनी ने वो शेयर या डेट जारी किया है उस कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में लेन देन हो रहा होता है वो प्राइमरी मार्केट। नो, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो कंपनी जब मनी मार्केट से शेयर मार्केट में आती है, सिक्योरिटी मार्केट में आती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाना चाहती है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा तभी उठाएगी जब वो आम जनता के बीच जाएगी। लेकिन आम जनता में एक्सपर्टीज नहीं है कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। तो सेबी जो है वो रेगुलेटर है, वो जनता के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि सरकार का काम ही होता है पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। कंपनी चाहेगी जनता से पैसा उठाना, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जनता है, हजारों करोड़ रुपए मिल जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन सेबी जब तक इंश्योर नहीं कर लेगी कंपनी की परफॉर्मेंस को कि भैया यहां जनता का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित है, वहां पे बहुत मिनिमम रिस्क है, तब तक उसे अलाउ नहीं करेगी। तब तक वो उसे पहले स्टेप्स पे ले जाएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट की परमिशन देगी। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स का प्लेसमेंट, शेयर्स को दिया जाता है। शार्क टैंक इंडिया में यही हो रहा होता है, जो शार्क्स को दिया जा रहा होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा होता है। प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स किसके लिए, प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है कुछ लिमिटेड इन्वेस्टर्स के लिए। लिमिटेड इन्वेस्टर्स बहुत बड़े बिग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। इनके पास मार्केट की एक्सपर्टीज है, इनके पास पूरी मार्केट की टीम है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते हैं ये लोग, हजारों करोड़ का पैसा है, ये मार्केट के नेचर को समझते हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो पहले बार में बहुत शुरुआती दौर में उस कंपनी को क्या किया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ओपन किया जाता है कि जाओ इन कंपनियों से अपना पैसा उठाओ और फिर अपने आप को एक्सपेंड करो। लगातार काम करती रहती हैं कंपनियां, अपने आप को ग्रो कराती रहती हैं। वो लगातार सेबी से चाहेंगी कि वो पब्लिक के बीच जाएं, लेकिन सेबी जब तक परमिशन नहीं देगा, जब तक कि इंश्योर ना कर ले कि मिनिमम रिस्क हो चुका है, जनता का पैसा यहां सुरक्षित रहेगा। इसके बाद का जो सेकंड स्टेप होता है वो जनता तक पहुंचने का होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑफरिंग। ऑफर या ऑफरिंग मतलब किसका, ऑफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स का ऑफर। पब्लिक का मतलब आम जनता के लिए, कॉमन और रिटेल इन्वेस्टर्स, आम जनता के लिए। तो आम जनता के लिए, और इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट टाइम। तो जब कोई कंपनी आम जनता के बीच में शेयर जारी करे और हम और आप पैसा लगा रहे हैं और उसके शेयर खरीद रहे हैं, उसको कहते हैं आईपीओ। क्लियर है। और जब ये काम आईपीओ के बाद नेक्स्ट स्टेप है तीसरा, याद रखना है, जब सरकारी कंपनियों का आईपीओ आता है, जैसे एलआईसी का आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो का आया था, प्राइवेट कंपनी है, पेटीएम का आया था, याद रखा करो। दूसरा वर्ड है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऑफर या ऑफरिंग मतलब शेयर्स का ऑफर, पब्लिक मतलब आम जनता के लिए, फॉलो ऑन मतलब वही प्रोसेस रिपीट किया जा रहा है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, अनलिमिटेड टाइम्स। अब जितनी बार आम जनता के बीच नए शेयर कंपनी जारी करेगी और पैसा उठाएगी तो हर बार उसको क्या बोला जाएगा, एफपीओ बोला जाएगा, पहली बार के लिए आईपीओ बोला। तो ये तीन स्टेप्स होते हैं। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर बात करें कैपिटल मार्केट की, तो एक होता है एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल निवेशक, एंजल निवेशक। एंजल मतलब परियां होती हैं, आपने सुना होगा, और परियां ऐसे लोगों की मदद करती हैं जिनको मदद की जरूरत होती है, जिनकी कोई नहीं मदद करता है। और मदद की जरूरत किन्हें है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप्स में, नई कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको पैसे की जरूरत है, मदद की जरूरत है। और आपको पता है स्टार्टअप्स कई सालों तक तो ऑपरेट होते हैं, मार्केट को कैप्चर करते हैं, तो कई सालों तक तो स्टार्टअप का जो है
बेस ही है या रूल ही है कि बहुत सालों तक तो क्या रहते हैं, लॉस में रहते हैं। तो ऑब्वियसली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि स्टार्टअप आपको पता होगा रोज स्टार्टअप बनते हैं, रोज डूबते हैं। क्लियर है? तो यहाँ रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है और लॉस भी ज्यादा। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, जोखिम पूंजी निवेशक। ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनियां बहुत बड़ी हैं, प्रॉफिटेबल हैं। अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, क्या होते हैं, ये मौका परस्त होते हैं, मौका परस्त अवसरवादी निवेशक हैं जो प्रॉफिटेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट होते ही निकल जाते हैं। तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, पैसा लगाया, प्रॉफिट हुआ और निकल लिए। चलिए नेक्स्ट, ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट चैप्टर है वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, मतलब इंडस्ट्री के बेसिस पर, इंडस्ट्री के नेचर पर। के बेस पर हम इकोनॉमी को अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री में कैटेगराइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन नेचर ऑफ इंडस्ट्री। तो देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंडस्ट्री। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब किताबों में आप पढ़ोगे तो बहुत सारे पेज भरे होंगे, आपको बहुत सिंपल से टर्म में समझना है। इसमें आपको पता है प्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, उत्पादन 2 टाइप का होगा, एक गुड्स का या सर्विसेज का। तो यहां से इसको डिवाइड कर लो। जब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा बैंकिंग सेक्टर किसका पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी का। तो सबसे पहले आपको देखना है वो प्रोडक्शन किसका कर रहा है, गुड्स का या सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के बेसिस पर इसको डिवाइड कर लो। टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है, बस इतना याद रखना है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर, ये सेवा क्षेत्रक होता है। तो जितनी भी सेवा सेक्टर, सेवा क्षेत्र की, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री होगी वो किसका पार्ट होगी, टर्सरी का पार्ट। अगर वो अब बैंकिंग सेक्टर में मिल गया, अब बात आती है कोई गुड्स की इंडस्ट्री, जैसे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकालती है। अब वो पूछेगा ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी किसका पार्ट है, तो ये गुड्स बनाती है। अब गुड्स में या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। तो सेक्टर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। अब आपको देखना है अगला स्टेप कि वो जो गुड्स बना रही है वो नेचुरल प्रोडक्ट है या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट। वो नेचुरल गुड्स है, प्राकृतिक है प्रोडक्ट, उत्पाद, या वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल, मानव निर्मित है, कृत्रिम है। क्लियर है? इससे पता चल जाएगा। तो जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पृथ्वी के अंदर, चट्टानों में, समुद्र के अंदर होता है, नेचुरल है, नेचर से निकल रहा है, उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, ओएनजीसी, प्राइमरी सेक्टर। अब वो बोले कि आईओसीएल, बोले एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब क्या बनाती हैं, इनकी रिफाइनरी होती है। ये पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी बनाती है, किससे, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से। तो पेट्रोल डीजल क्या नेचुरली अवेलेबल है, नहीं, वो रिफाइनरी में जाके मैन मेड प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल। एलपीजी, सीएनजी किससे बन रहा है, नेचुरल गैस से, वो भी मैन मेड है। तो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है? जैसे गेहूं का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से नेचुरली आ रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। लेकिन आटा की इंडस्ट्री, आटा चक्की, आटा का जो प्रोडक्ट आटा है, वो आटा नेचुरल तो नहीं है, आर्टिफिशियल है। आटा चक्की में ले जाके आटा बनाया गया है, नेचुरल तो उसका पार्ट क्या है, गेहूं है, व्हीट है। तो आटा चक्की या आटा इंडस्ट्री क्या होगी, सेकेंडरी होगी। गेहूं क्या हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, प्राइमरी। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्चुअली इतना बड़ा टॉपिक 2 बातों में खत्म हो जाता है। क्लियर है? टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, एग्जांपल सारे लिखे हुए हैं, सारी सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री। इसमें एग्जांपल लिखा है कैपिटल या फाइनेंशियल सर्विसेज। ये फाइनेंशियल सर्विस का जो सेक्टर होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवा क्षेत्र होता है जहां पैसे का लेन देन होता है। बैंकिंग सेक्टर इसी में आता है, बीमा क्षेत्र इसी में आता है, और पेंशन या सोशल सिक्योरिटी का सेक्टर इसी में आता है। ध्यान रखें, सोशल सिक्योरिटी को प्रतिभूति नहीं कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कहते हैं।
नाउ अब देखिए सर्विस सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स आपने देखा होगा, एग्जांपल सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स है लेबर, देखिए ये लिखा हुआ है, क्योंकि हर जगह गुड्स के प्रोडक्शन में ह्यूमन रिसोर्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, तो पूरा ह्यूमन रिसोर्स का सेक्टर एक सर्विस सेक्टर होता है। मैं भी क्या है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, ह्यूमन रिसोर्स हूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये ह्यूमन रिसोर्स की स्किल के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में सर्विस सेक्टर को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल और स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि उसकी स्किल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की स्टैंडर्ड क्या है। तो ये जो सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेवा क्षेत्र था ह्यूमन रिसोर्स का, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, टर्सरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र। जो सबसे लो लेवल की स्किल वाला सेक्टर है वो यहां आएगा, मिडिल स्किल वाला यहां और हाई स्किल वाला यहां आएगा। ये देखिए यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करिए, ये चतुर्धार्तक नहीं है, चतुर्थक है, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट गड़बड़ कर दिया है, चतुर्थक क्षेत्र, और ये क्वीनरी नहीं, इसको कहते हैं पंचक क्षेत्र। क्लियर? तो टर्सरी सेक्टर इसमें क्या आएगा, जो लो लेवल ऑफ सर्विस है, जिसमें अनस्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड वर्कर आएंगे, जिसमें ब्लू कॉलर जॉब होती है, मतलब फील्ड की जॉब होती है जो, और फील्ड की जॉब कैसी होंगी, जो फील्ड में उतर के काम करेंगे तो कपड़े गंदे होंगे ना, ब्लू कॉलर जॉब मतलब जहां कपड़े गंदे हो जाते हैं, मतलब जो स्किल कम होती है, एसी रूम में बैठ के काम कर नहीं करते हैं ये लोग। क्लियर है? तो लेबर क्लास जो है, मजदूर क्लास है, ये सब क्या है, या तो अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है। जैसे आईटीआई करे हुए जो टेक्नीशियन है, जो कपड़े सिलने वाला व्यक्ति है, वो सब क्या है, ये सब ब्लू कॉलर जॉब्स है। क्लियर है? जीटीआई किया हुआ जूनियर इंजीनियर, वो क्या है, फील्ड पे काम करेगा, ब्लू कॉलर जॉब। फील्ड जॉब्स होती है, लोअर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज होती है अपने फील्ड में। क्लियर है? इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे जज, अगर जुडिशरी में देखें तो डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट के जज सबसे नीचे आते हैं, तो वो टर्शरी में आएंगे। क्वार्टरनरी में क्या आएंगे, हाई कोर्ट लेवल के जज और लॉयर्स आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट लेवल के जज और लॉयर्स क्या आएंगे, क्वीनरी में आएंगे, पंचक में आएंगे। तो अपने फील्ड में सबसे लोअर लेवल की जो स्किल होगी, सबसे लोअर लेवल होगा स्किल का, उसको टर्सरी, मिडिल स्किल को क्वार्टरनरी और हाई स्किल को क्वीनरी में कहें। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल सारे लिखे हुए हैं। जैसे प्राइमरी के टीचर आएंगे टर्सरी में, सेकेंडरी के टीचर आएंगे क्वार्टरनरी में, और जो यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर होते हैं वो कहां पे आएंगे, क्वीनरी में आएंगे। क्वार्टरनरी सेक्टर चतुर्थक क्षेत्र, मीडियम लेवल ऑफ स्किल होगा, एक्सपर्टीज होगी, स्किल्ड लेबर होगी। क्लियर है? व्हाइट कॉलर जॉब होगी, एसी रूम में काम करने वाले बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एसी रूम में काम कर रहे हैं, इनकी इनकम या इनकी जो जॉब की सैलरी होगी वो टर्सरी वालों से ज्यादा होगी। एसी रूम्स की जॉब होगी, ऑफिस जॉब्स होंगी, है ना। अब जो मिडिल लेवल ऑफ स्किल होगा, और सबसे है क्वीनरी, पंचक क्षेत्र, हाई लेवल ऑफ स्किल होगा, वेरी हाई स्किल्ड लेबर होगी, और ये गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं, और इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। ये संख्या में सबसे कम होंगे लेकिन कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, जैसे इकोनॉमिस्ट है, जैसे साइंटिस्ट है। तो स्टूडेंट आएगा टर्सरी में, रिसर्चर आएगा क्वार्टरनरी में, और क्वीनरी में आएगा साइंटिस्ट। इकोनॉमिस्ट यहाँ आएंगे, कंपनियों के सीईओज, एमडीज, बीपीज, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स, ये सब इसमें आएंगे। क्लियर है? सेक्रेटरी लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस, ये पूरा एक लिखा हुआ है, सेक्रेटरी सचिव स्तर के प्रशासक और पुलिस, आईएएस अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के या आईपीएस अधिकारी, पुलिस लेवल के अधिकारी, ये सारे लोग इसमें आएंगे पंचक क्षेत्र में। ना प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी, ये दोनों गुड्स का है, बस गुड्स देखना है क्या है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, उसी के अनुसार मैंने क्या दिया है, इसका एग्जांपल दे दिया। आप देखोगे यहाँ जितने सेक्टर लिखे होंगे, सारे सेक्टर में गुड्स क्या होंगी, नेचुरल होंगी, और यहाँ जितने सेक्टर लिखे होंगे वो सब आर्टिफिशियल गुड्स होंगी। इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह देते हैं, कृषि क्षेत्र भी कह देते हैं, और सेकेंडरी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मैन्युफैक्चरिंग का और इंडस्ट्रियल कहते हैं, इसीलिए इसको दूसरे को औद्योगिक या इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कह देते हैं। चलिए, तो ये चैप्टर आपका बहुत सिंपल सा था, कॉन्सेप्ट थे, किताब में पढ़ोगे आपको 5-10 पेज भरे होंगे, समझ में नहीं आएगा। बेसिक देखना है, कॉन्सेप्ट देखना है, उसको पकड़ के आपको चीजें समझ लें। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। कितने टाइप की होती है? तो पहला बेस है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कंट्रोल इन इकोनॉमी, सरकार का हस्तक्षेप या सरकार के नियंत्रण के आधार पर
अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। पहला, इसके आधार पर 3 टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए तो इसके आधार पर देखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिज्म पूंजीवाद, सुना होगा, 100% प्राइवेटाइजेशन की बात करता है। एग्जाम्पल अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड, इनको फर्स्ट वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाता है, पहली दुनिया के देश या पश्चिमी दुनिया के देश, ये सारे कैपिटलिस्ट कंट्री, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, उसके अलाइड देश जितने भी, जो नेटो कंट्रीज माना जाता है। फादर ऑफ कैपिटलिज्म या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के या पूंजीवाद के जनक किन्हें माना जाता है? एडम स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन। बुक का नाम याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुकी है। और इस बुक में सबसे पहले एक पॉलिसी थी जिसका नाम था लेसेज फेयर पॉलिसी। अपनी लैंग्वेज में लिखा है इन्होंने लेसेज फेयर पॉलिसी। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, अहस्तक्षेप की निधि। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, नॉन इंटरवेंशन किसका? गवर्नमेंट का। किसमें? इकोनॉमी में। अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसी इकोनॉमी को लेसेज फेयर पॉलिसी वाली इकोनॉमी कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म कहते हैं। मतलब फ्री इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, सरकार किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं करती। ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो पहला फीचर क्या होगा इसका? 100% प्राइवेटाइजेशन होगा, 100% प्राइवेट सेक्टर होगा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होगा। रिसोर्सेज पर दूसरा क्या होगा? संसाधन जो है रिसोर्सेज, उस पर किसी का सरकार का कंट्रोल होगा? नहीं होगा। सब कुछ क्या होगा? फ्री टू यूज होगा। प्राइवेट सेक्टर रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, जो चाहे वो इंडस्ट्री लगा सकता है और प्रोडक्शन कर सकता है। क्लियर है? मार्केट फैक्टर जो होते हैं, सप्लाई और डिमांड होते हैं, ध्यान रखना, मार्केट जो बाजार के कारक होते हैं वो आपूर्ति और मांग होते हैं, ये फ्री होंगे, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। सप्लाई और डिमांड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पर डिपेंड करेगा। अगर सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएंगे, जब सप्लाई बढ़ेगी या डिमांड कम होगी तभी प्राइस कम होंगे। सरकार का कोई कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होगा। क्लियर है? ये नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, आगे बढ़ते। अच्छा, जब प्राइवेट सेक्टर होगा तो प्राइवेटाइजेशन होगा, तो प्राइवेट इंडस्ट्री होंगी, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होंगे, बड़े बड़े अमीर होंगे, जितना चाहेंगे उतना प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा? निजी संपत्ति की अवधारणा होगी, बिल्कुल होगी। इसीलिए दुनिया के सबसे अमीर कहां पाए जाते हैं? अमेरिका में पाए जाते हैं। मैंने बोला इकोनॉमिक फ्रीडम होगी, जो चाहेगा जिस चीज का प्रोडक्शन करेगा, सरकार उस पर कोई कंट्रोल नहीं लगाएगी। तो 100% इकोनॉमिक फ्रीडम होगी, आर्थिक स्वतंत्रता होगी। तो जब इकोनॉमिक फ्रीडम होगी, हर व्यक्ति प्रोडक्शन करेगा। एक व्यक्ति समोसे बेचेगा, उसके बराबर में दूसरा भी लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा। एक व्यक्ति सब्जी बेचेगा, दूसरा भी बेचेगा, तीसरा भी। मतलब प्रोड्यूसर के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी ऐसी इकोनॉमी में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी, रोजगार ज्यादा मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम होगी। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा तो इनोवेशन, स्टार्टअप कल्चर ज्यादा प्रमोट होगा। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, सब्जी बेचने वाला एक नहीं होगा, 50 होंगे। कंज्यूमर उससे सब्जी खरीदेगा जो सस्ता देगा, अच्छी देगा। तो मोनोपोली नहीं होगी, एकाधिकार नहीं होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी प्रोड्यूसर में। जो सस्ता बेचेगा और अच्छी क्वालिटी का बेचेगा उसी का बिकेगा। मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस अच्छी होगी, प्राइस सस्ते होंगे। क्लियर? लेकिन इसमें ये होगा, इसमें ये तो होगा, ये तो इसके फीचर हैं, बहुत अच्छे फीचर है इकोनॉमिक फीचर्स। लेकिन अगर हम सोशल फीचर देखें तो गरीब जो है पीछे रह गया है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसमें सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही है। तो जो अमीर है, जो कैपिटलिस्ट है, वो आगे बढ़ता जाएगा, गरीब पीछे रहता जाएगा। तो गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जाएगी। मतलब इकोनॉमिक या इनकम इनइक्वालिटी ऐसे इकोनॉमी में ज्यादा होगी, अमीर और गरीब के बीच की खाई ज्यादा होगी। मतलब रिच और पुअर के बीच में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अनइक्वल होगा, गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा। ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं 100% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर है या नहीं? ये इसके फीचर्स। आगे बढ़ते, ये हिंदी में लिखा हुआ है। सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म, लीडर था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, सुना होगा आपने, जिसमें सब कुछ सरकारी था। इसको यूएसएसआर में जो देश शामिल थे बहुत सारे, जैसे नेटो कंट्रीज थे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री या वेस्टर्न वर्ल्ड, इनको कहा जाता था सेकेंड वर्ल्ड या ईस्टर्न वर्ल्ड, पूर्वी दुनिया के देश या दूसरी दुनिया के देश।
इन्हीं के बीच में चल रहा था क्या, कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर था क्या, शीत युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ क्या, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी वर्सेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नेटो वर्सेस यूएसएसआर, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जिसका लीडर कौन था, रसिया था। और इसमें ईस्टर्न यूरोप के सारे देश थे। आज का यूक्रेन इसी का पार्ट था, बेलारूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब इसी के पार्ट। पोलैंड इसी का पार्ट था, लातविया, लिथुआनिया, है ना, फिनलैंड, ये सब इसी के पार्ट थे, सर्बिया, ये सब इसी के पार्ट। फादर ऑफ सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या किसे कहते हैं, कार्ल मार्क्स। ये कहता है उल्टा, जस्ट 100% पब्लिक सेक्टर, सब सरकार कंट्रोल, सरकारी कंट्रोल होगा, 100% गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होगी। मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा, नो प्राइवेटाइजेशन, नो प्राइवेट सेक्टर। रिसोर्सेज पर पूरी तरीके से किसका कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल होगा। मार्केट के फैक्टर, सप्लाई और डिमांड किसके कंट्रोल में होंगे, सरकार के कंट्रोल में। क्लियर है। जब सब कुछ सरकारी होगा तो क्या प्राइवेट संस्था होगी, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री होगी, नहीं। तो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, नहीं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी एक की, किसी निजी संपत्ति किसी की नहीं होगी, सब पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, कलेक्टिव प्रॉपर्टी होगी, देश की प्रॉपर्टी होगी, सामूहिक संपत्ति होगी। तो होगा क्या, ये हिंदी में लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक और कलेक्टिव प्रॉपर्टी होगा। सार्वजनिक संपत्ति है, सामूहिक संपत्ति की अवधारणा होगी, किसी की निजी नहीं होगी, सबकी होगी। सरकार क्या करेगी, एक लिमिट लगा देगी, एक कैप लगा देगी। ऐसे सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, जो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन था, तो सरकार एक मैक्सिमम कैप डिसाइड कर देती थी यूएसएसआर या सोवियत यूनियन में। उससे ज्यादा वेल्थ किसी के पास नहीं हो सकती, उससे ज्यादा वेल्थ अगर होगी तो सरकार उसको ले लेगी और गरीबों में बांट देगी। इस तरीके का मामला था। नो इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर कौन होगा ये सरकार डिसाइड करेगी सोशलिस्ट इकोनॉमीज में। क्लियर है। सोशलिज्म वाली कंट्री यूएसएसआर में तो बता देगी प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कौन करेगा, ये करेंगे इस शहर में, ये करेंगे इस शहर में, ये करेंगे। तो हर कोई व्यक्ति प्रोड्यूसर नहीं होगा, कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे, प्रोड्यूसर्स बहुत कम होंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत कम होंगी, तो प्रोडक्शन बहुत कम होगा, जीडीपी ग्रोथ कम रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी ज्यादा रहेगी। क्लियर है। इनोवेशन, स्टार्टअप कम होगा। तो चूंकि मैंने बोला ना, अगर एक जगह पर एक ही व्यक्ति समोसे बेचेगा तो अपनी मर्जी से बेचेगा, तो क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी, मतलब मोनोपोली टाइप का होगा, एकाधिकार होगा, हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स अवेलेबल ही नहीं है, जनता के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमीज में, जैसे यूएसएसआर में होता था, सोवियत यूनियन में। इसीलिए तो कोलैप्स कर गया, क्योंकि इसका इकोनॉमिक पैरामीटर अच्छे नहीं है। देखो आप, जीडीपी ग्रोथ कम रहेगी, बेरोजगारी, गरीबी ज्यादा है, तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अच्छे नहीं, इसीलिए सोशलिस्ट मॉडल फेल हो गया। जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, वो कोलैप्स कर गया। और आज के टाइम में केवल एक ही टाइप की विचारधारा, आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है, वो है कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म। जितनी तेजी से दुनिया में प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेजी से होती जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी तेजी से होगा, देश की इकोनॉमी उतनी तेजी से स्ट्रांग होती जाएगी। यही कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में आज प्रिवेल कर रहा है, और इसका एग्जाम्पल है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो जाना, बिखर जाना, और सारे देश टूट टूट के अलग हो गए, और सब कहां चले गए, कैपिटलिस्ट मॉडल को उन्होंने अपना लिया, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से। लेकिन इसमें एक सोशल फीचर क्या अच्छा होगा, इकोनॉमिक या इनकम इक्वेलिटी होगी, समाज में सब एक लेवल पे होंगे। क्लियर, क्योंकि एक मैक्सिमम कैप लगा होगा, मतलब गरीब और अमीर के बीच का डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। नाउ तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल सबसे बेस्ट है इंडिया, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। तीसरी दुनिया के देश, जो दुनिया के डेवलपिंग, फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड दोनों क्या है, डेवलप्ड है। क्लियर है। और ये दुनिया के डेवलपिंग और एलडीसीज देश है, विकासशील देश, और एलडीसी लीस्ट या अंडर डेवलप्ड कंट्री, गरीब देश। और इंडिया इनका लीडर है। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया है, और दुनिया के ज्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल पे ही चलते हैं। क्लियर है। फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स को कहते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी, इसका नाम था पंप प्राइमिंग थ्योरी, और ये तब थ्योरी दी जब 1930-32 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन का शिकार थी। महान आर्थिक मंदी, जिसे डिप्रेशन कह दिया गया था, दुनिया में मंदी जा ही नहीं रही थी। तो ना सोशलिस्ट मॉडल भी फेल हो गया था, कैपिटलिस्ट मॉडल भी फेल हो गया था।
तब मेनार्ड कीन सामने आए, इकोनॉमिस्ट थे ये, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इन्होंने बोला मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल दिया, इन्होंने पंप प्राइमिंग थ्योरी दी। इन्होंने बोला प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह बना रहे, लेकिन सरकार के इनडायरेक्ट इंटरवेंशन की जरूरत होती है इकोनॉमी में। सरकार इकोनॉमी में इनडायरेक्ट इंटरवेंशन करे, तो इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमी, सरकार इकोनॉमी में जो अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करे, डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी डायरेक्ट इंटरवेंशन वाली इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें सरकार का इनडायरेक्ट इंटरवेंशन होता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। रिसोर्सेज पर अंडर इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा, इनविजिबल हैंड रहेगा सरकार का इकोनॉमी में। किसके लिए? जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनके वेलफेयर के लिए, फॉर द वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस क्लास ऑफ और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है भाई? प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा, जो कैपेबल है वो अपने हिसाब से मार्केट फैक्टर को रेगुलेट करेंगे। मान लो आटा महंगा हो गया, तो अमीर तो आटा खरीद लेगा, लेकिन गरीब को कौन देगा? तो गरीब को देगी सरकार। किसके जरिए? वेलफेयर स्कीम्स के जरिए। सरकार डायरेक्ट रेगुलेट नहीं करेगी। मान लो एजुकेशन महंगी हो गई, तो सरकार प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज है उनको डायरेक्ट रेगुलेट नहीं करेगी, फ्री एजुकेशन दे देगी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए। इलाज महंगा हो गया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के इलाज को रेगुलेट नहीं करेगी सरकार, क्या करेगी सरकार? वेलफेयर स्कीम्स के जरिए क्या देगी? फ्री इलाज दे देगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य योजना, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है पर फैमिली पर ईयर। तो सरकार इनडायरेक्ट इंटरवेंशन करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ डिप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो मार्केट फैक्टर होंगे, सप्लाई और डिमांड, वो फ्री होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, बिल्कुल हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी भी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है। क्लियर है? इकोनॉमिक फ्रीडम है या नहीं? कोई भी व्यक्ति प्रोडक्शन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अपने देश को देखना है, भारत को देखना है, इंडिया को देखना है, ये सारे फीचर आपको दिखाई देंगे। मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी जब, बिल्कुल सही बात है, जब इकोनॉमिक फ्रीडम होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है। जीडीपी ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी तेजी से कम होगा। तो जितनी तेजी से प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, कैपिटलिस्ट फीचर उतनी तेजी से बढ़ेगा, कैपिटलिज्म का फीचर उतनी तेजी से बढ़ेगा, उतनी तेजी से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी तेजी से कम होगी, सरकार की इनकम बढ़ेगी, सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप करेगी, इनोवेशन स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ेगा, मोनोपोली नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, फ्री फ्रीडम होगी, इकोनॉमिक फ्रीडम, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, तो हेल्दी कंपटीशन होगा, और हेल्दी कंपटीशन होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइस कम होंगे। इकोनॉमिक या इनकम इनइक्वालिटी तो होगी, लेकिन सरकार वेलफेयर स्कीम्स के जरिए लगातार इसको क्या करेगी? कम करने का प्रयास कर रही होगी। जो अमीर क्लास है, जो रिच क्लास है, जो कैपेबल है, जो प्राइवेट सेक्टर के जरिए आगे बढ़ रहा है, वो अपनी तेजी से अपनी कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ता जाएगा। गरीबों का ख्याल सरकार रखेगी, गरीबों को मुख्य धारा में सरकार शामिल करेगी, उन्हें बेसिक नीड सरकार प्रोवाइड कराएगी, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ। क्लियर है या नहीं? तो इसको कम करने का प्रयास करेगी, रिच और पुअर का डिवाइड होगा, लेकिन इसको लगातार कम करने का प्रयास करेगी। क्लियर है या नहीं? तो ये हो गया आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में अलग अलग क्षेत्रकों का कितना योगदान है उसके आधार पर। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, औद्योगिक या विनिर्माण अर्थव्यवस्था, और सर्विस इकोनॉमी। देखिए, तो ये दो फैक्टर होते हैं, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, अलग अलग सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, रोजगार संरचना में कितना योगदान है अलग अलग, मतलब जीडीपी में कितना वो सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है और रोजगार कितने दे रहा है वो सेक्टर। तो ऐसी इकोनॉमीज को एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर सेक्टर का। उसके बाद इंडस्ट्रियल का, और फिर सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल, फिर सर्विस। ऐसी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहते हैं। और आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर लो मिनियल सेक्टर होता है, लो वेजेस वाला सेक्टर होता है, कम स्किल वाला सेक्टर होता है, इसीलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी एलडीसीज का फीचर होता है, लीस्ट या अंडर डेवलप्ड कंट्री, अल्प विकसित या गरीब देशों का फीचर होता है। इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, औद्योगिक या विनिर्माण अर्थव्यवस्था, जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान होता है जीडीपी में भी और रोजगार में भी। उसके बाद सर्विस सेक्टर का, उसके बाद एग्रीकल्चर।
तो सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी में भी है, सबसे ज्यादा रोजगार इंडस्ट्रियल सेक्टर दे रहा है, फिर सर्विस, फिर एग्रीकल्चर। और आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो मिडिल बेजेस वाला सेक्टर होता है, मीडियम बेजेस वाला सेक्टर होता है। तो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी किसका फीचर होता है? डेवलपिंग कंट्रीज का फीचर, विकासशील देशों का फीचर होता है, मिडिल क्लास इकोनॉमीज का फीचर होता है। और तीसरा है सर्विस इकोनॉमी। सर्विस अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था, जहां सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा, फिर इंडस्ट्रियल, फिर एग्रीकल्चर। और ऐसा फीचर सर्विस सेक्टर हाई इनकम वाला सेक्टर होता है, ऐसा डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखने को मिलता है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित देश जो होते हैं वो सर्विस इकोनॉमी होते हैं। क्लियर? अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, जीडीपी में किस सेक्टर का कितना योगदान है, अगर ये देखें तो भारत में सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर योगदान देता है 55 से 57%। अगर 100% जीडीपी है तो उसमें 55 से 57% कौन योगदान दे रहा है? सर्विस सेक्टर। फिर इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 26 से 28%, और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर 15 से 17%। इस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो इंडियन इकोनॉमी एक सर्विस इकोनॉमी दिखाई देगी, और जो किसका फीचर होता है? डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था दिखाई देगी। लेकिन भाई अगर रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में देखें कंट्रीब्यूशन, तो सबसे ज्यादा रोजगार लगभग 45 से 47%, 45 टू 47% रोजगार एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उसके बाद इंडस्ट्रियल और फिर सर्विस में। मतलब इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी दिखाई देगा, और ये एलडीसीज का फीचर है, एलडीसीज का कैरेक्टरिस्टिक है, लीस्ट या अंडर डेवलप्ड कंट्री, पुअर कंट्रीज का। तो ये आप देखोगे ये कॉन्ट्राडिक्शन है इंडियन इकोनॉमी में, और इसका कारण है पॉलिसी के लेवल पर। आपको पता है कोई भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, जो एलडीसी होती है, लीस्ट पुअर इकोनॉमी होती है, उसके बाद वो जाती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी या मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी, मिडिल क्लास इकोनॉमी, डेवलपिंग, और फिर उसके बाद जाती है सर्विस इकोनॉमी की ओर। लेकिन हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनी कि हमने सीधे एग्रीकल्चर से फिर कहां गए? सर्विस। 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे उनमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया सर्विस सेक्टर पे। तो पॉलिसी में लेके दिक्कत थी, हमारी पॉलिसी को लेके, इकोनॉमिक पॉलिसीज में हमारी प्रॉब्लम थी। हमने सीधे एग्रीकल्चर से सर्विस पे गए। अब कहां जा रहे हैं? मेक इन इंडिया मोदी जी चला रहे हैं, भारत को बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कहां पे? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अगर ये पॉलिसी पहले से अच्छी बन गई होती, हमने 1991 में ही मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी पे ध्यान दिया होता, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे ध्यान दिया होता, तो आज हम, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, शायद उसकी जगह हम होते। क्लियर है? इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर से हम सर्विस पे गए, अब हम जा रहे हैं इंडस्ट्रियल पे। इसीलिए आप देखोगे भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया तेजी से बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है, और भारत तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ाता जा रहा है और इंपोर्ट कम करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग और लीस्ट या अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये मैं बता चुका हूं, पर कैपिटा इनकम से डिसाइड होता है, प्रति व्यक्ति आय, जो जीडीपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन होती कुल। तो जिनकी पर कैपिटा इनकम 12,236 यूएस डॉलर से ज्यादा होगी वो डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे, रिच कंट्री होंगे। जिनकी पर कैपिटा इनकम मिडिल पर कैपिटा इनकम वाले कंट्री होंगे वो डेवलपिंग होंगे, और लो पर कैपिटा इनकम वाले कंट्री गरीब देश होंगे। अब मिडिल पर कैपिटा इनकम में आपको पता है, मिडिल आप ऐसे ही करते हो ना, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। तो मिडिल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, अपर मिडिल और लोअर मिडिल। अपर मिडिल का है 3956 से 1235 यूएस डॉलर पर कैपिटा इनकम, और लोअर मिडिल 1006 से 3955 यूएस डॉलर। इंडिया लोअर मिडिल इनकम में आता है डेवलपिंग के, और चाइना अपर मिडिल में आता है। और लो पर कैपिटा इनकम वाले कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम 1005 यूएस डॉलर से कम है। और ये डिसाइड कौन करता है? ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? विश्व बैंक डिसाइड करता है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज। नाउ नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, प्लानिंग इन इंडिया और 5 ईयर प्लान्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर क्वेश्चन पूछता है
5 ईयर प्लान से, तो इसमें हम सारे 5 ईयर प्लान्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लानिंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो भारत में प्लानिंग के लिए कुछ प्रयास किए गए, कुछ एक्टिविटीज की गई, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में, राष्ट्रीय योजना समिति बनी। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। लेकिन इस कमेटी के चेयरपर्सन पूछेगा कौन से नेशनल प्लानिंग कमेटी की, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ध्यान रखना है। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्लियर है। इसके बाद प्लानिंग के लिए बॉम्बे प्लान आया 1944 में। ये इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे प्लान भारत के उस समय के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिसमें JRD टाटा जी, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्रॉफ, अर्देशीर दलाल, जॉन मथाई, इनके द्वारा तैयार किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन हिस्ट्री में ही पूछ लेता है बॉम्बे प्लान कब आया और किसके द्वारा तैयार किया गया, या बॉम्बे प्लान में इनमें से कौन शामिल नहीं था। ये भारत के उस समय के बड़े उद्योगपति थे, इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने तैयार किया था। क्लियर है। अगला है पीपल्स प्लान 1944। ये उस समय के कम्युनिस्ट लीडर जो मानवेंद्र नाथ राय, आपने इनका नाम सुना होगा। मानवेंद्र नाथ राय को फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया कहा जाता है, भारत में साम्यवाद के जनक कहा जाता है। इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है। और ये 10 ईयर का प्लान था, याद रखना है। और ये फोकस किस पे कर रहा था? नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। आपको पता ही है कि जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट विचारधारा है वो किस पे बात करती है? नेशनलाइजेशन पे बात करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, USSR सोवियत यूनियन जो एक क्या था? सोशलिस्ट कंट्री था। उसका एग्जाम्पल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आगे बढ़ते। गांधीयन प्लान 1944 में ही गांधीवादी योजना आई। किसके द्वारा? श्रीमन नारायण के द्वारा, जो वर्धा कमर्शियल कॉलेज में प्रिंसिपल थे, इनके द्वारा ये प्रपोज की गई। इसका फोकस क्या था? रूरल विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जाए, ग्रामीण कुटीर उद्योगों का, छोटे छोटे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। सर्वोदय प्लान 1950 में आया, JP नारायण जी के द्वारा ये दिया गया। सर्वोदय, ये जो सर्वोदय का आइडिया था, जो किसका था? विनोबा भावे। इस पे बेस्ड था ये सर्वोदय प्लान, जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा तैयार किया गया था। इस पे फोकस किस पे किया गया था? गांधी जी के जो गांधीयन प्लान था उसी का बेस था। कॉटन विलेज कॉटेज इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। चलिए, अब बात ये होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जो नियोजन हुआ, भारत में प्लानिंग के लिए 2 संस्थाएं जिम्मेदार हैं स्वतंत्रता के बाद। एक प्लानिंग कमीशन योजना आयोग और दूसरा नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना और कब तक काम किया? 13 अगस्त 2014 तक। मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर देंगे किससे? नीति आयोग से। कब बन जाएगा? 1 जनवरी 2015 से ये काम करना शुरू कर देगा। अब तक काम कर रहा है। दोनों ही एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब कार्यकारी निकाय हैं जो सरकार के आदेश से बनती है, गजट नोटिफिकेशन से बनती है। और जितनी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, नीचे लिखा भी हुआ है, सलाहकारी होती हैं, सरकार को सलाह देती हैं। एडवाइजरी नेचर है दोनों ही। अगर संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर, तो प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन, अध्यक्ष कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर होते थे। वाइस चेयरपर्सन एक इकोनॉमिस्ट होते थे, अर्थशास्त्री। नॉर्मली कोई IAS भी हो सकता था, लेकिन नॉर्मली अर्थशास्त्री होते थे। एक सचिव होता था जो रिटायर्ड IAS अधिकारी होता था। और मेंबर्स होते थे वो एक्सपर्ट मेंबर्स होते थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे भारत सरकार के। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरपर्सन इसका भी एक इकोनॉमिस्ट होता है। एक सेक्रेटरी की जगह यहाँ पे एक पद बनाया गया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो एक रिटायर्ड IAS होता है। और मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग के मेंबर कौन होंगे? तो CM ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल किए गए। CM ऑफ 3 UTs, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां पर विधानसभाएं हैं, असेंबलीज हैं, वहां CM होंगे। LG और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ 5 रेस्ट 5 UTs, जो 5 और अदर UTs बचे उनके LG या उपराज्यपाल या प्रशासक। इसके अलावा एक्सपर्ट मेंबर्स और सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं था प्लानिंग कमीशन में। मतलब ये पूरी तरीके से एक सेंट्रल बॉडी थी। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखाई नहीं देगा, जबकि यहाँ पे आपको स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा।
मेंबर्स में सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, सीएम ऑफ 3 यूटीज और एलजी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रेस्ट 5 यूनियन टेरिटरी दिखाई देंगे। मतलब ये एक फेडरल बॉडी बन गई, क्योंकि पॉलिसी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना रहे हैं, राज्यों के लिए बनाई जा रही है पॉलिसी, तो राज्यों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन पूछे, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू जी। लास्ट मोदी जी ने आके इसको चेंज किया, तो लास्ट कौन थे मोदी जी से पहले? मनमोहन सिंह जी। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन गुलजारी लाल नंदा, और लास्ट मनमोहन सिंह जी के टाइम पे मोन्टेक सिंह एलूवालिया, याद रखना। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग मोदी जी, फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन अरविंद पनगरिया, ये नाम याद रखना, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत फेमस, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, भारत के हैं, इकोनॉमिस्ट हैं भारत के बहुत फेमस। और ये अभी प्लान जो है फाइनेंस कमीशन जो बना है, 16वां वित्त आयोग जो बना है, जो 2026 से 31 के बीच में काम करेगा, उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। करंट वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी है। फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग सिंधु श्री खुल्लर थे, और करंट में सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम। ये सेंट्रल बॉडी थी क्योंकि इसका स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं था, ये फेडरल बॉडी संघीय निकाय है क्योंकि इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों का रिप्रेजेंटेशन। अगला अगर बात करें तो ये 5 ईयर प्लानिंग करती थी, 5 ईयर प्लान्स बनाए इसने। लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लानिंग कैसी होगी? ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, दीर्घ अवधि की योजनाएं बनाती थी ये, जबकि ये 3 ईयर्स का एक्शन प्लान बनाती है, 7 ईयर्स की स्ट्रेटजी और 15 ईयर का विजन डॉक्यूमेंट। तो प्लान नीति आयोग क्या करता है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है। अप्रोच अगर देखें तो ये टॉप टू बॉटम, मतलब दिल्ली में प्लानिंग होती थी, गांव लेवल पे लागू हो जाती थी, लेकिन ये क्या है? अप्रोच इसकी क्या है? बॉटम अप अप्रोच है, इसको कहते हैं फीडबैक बेस्ड प्लानिंग। पहले गांव लेवल से फीडबैक पहुंचता है, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग समस्याएं होती हैं, वो फीडबैक के जरिए सेंट्रल लेवल पे पहुंचाई जाती है, गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से सेंटर। उनके फीडबैक के आधार पर प्लानिंग तैयार की जाती है, तो ज्यादा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो पाता है। इसके पास सेंट्रल बॉडी थी लेकिन इसके पास फाइनेंशियल राइट्स थे, राज्यों को योजनाओं में पैसा देने के अधिकार थे। ऐसे में राज्य इसका विरोध करते थे क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसे का बंटवारा फाइनेंस कमीशन करता है, इसीलिए इसको कोई फाइनेंशियल राइट्स नहीं है। तो ये फेडरल बॉडी के रूप में काम करती है नीति आयोग। तो अगर क्वेश्चन पूछे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इन इंडिया, तो वो है क्या? नीति आयोग। नीति आयोग बेस्ट एग्जांपल है कोऑपरेटिव, भारत में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। अब ये क्वेश्चन पॉलिटी में ही पूछा जा सकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? तो देखिए फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के लेवल पर, 2 लेवल पर सरकारें, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा जो होता है उसको फेडरलिज्म कहते हैं, 2 लेवल पे सरकारें होना। शेड्यूल 7 आप पढ़ते हो पॉलिटी में, 7वीं अनुसूची जिसमें सेंट्रल, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उसके विषयों को बांट दिया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है पावर का। तो यहाँ पे क्या वर्ड है? फेडरलिज्म का मतलब स्टेट और सेंटर 2 लेवल पे सरकारें, और ये क्या है? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन, मतलब सहयोग के साथ रहना। क्लियर? तो हेल्दी रिलेशन, हेल्दी फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्लियर है या नहीं? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी संघवाद, मतलब जहां पे हेल्दी कंपटीशन हो। अब सेंटर और स्टेट के बीच में तो कंपटीशन नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर जो है वो बड़े भाई के रूप में होता है, भारत सरकार बड़े भाई के रूप में है और सारे राज्य उनके छोटे भाई हैं, या फिर केयर टेकर के रूप में है। भारत सरकार सारे राज्यों की केयर टेकर के रूप में होती है, तो सारे राज्य आपस में बराबर हैं, इनके बीच में हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट किया जा सकता है। तो फेडरलिज्म का मतलब, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है टू प्रमोट ए हेल्दी कॉम्पिटिटिव कंपटीशन फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट अमॉन्ग स्टेट्स। सभी राज्यों के बीच आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए आपस में हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को। इसके लिए नीति आयोग क्या निकालता है? अलग अलग इंडेक्सेस निकालता है, वेरियस इंडेक्सेस निकालता है, जिसमें राज्यों की रैंक डिसाइड होती है, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, आखिरी रैंक।
तो जो पीछे राज्य रह गए हैं वो जो पहली दूसरे नंबर पे जो राज्य हैं उनसे सीखते हैं और उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। चलिए 5 ईयर प्लानिंग की बात करें तो 1951 से शुरू हो गई, 5 साल जो है 5 साल ऐड करते चले जाएंगे तो टाइम पीरियड में रटने की जरूरत नहीं है, स्टोरी के साथ चलेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 और 5 ईयर प्लान 2 ईयर में आएगा क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, ध्यान रखना। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। मॉडल क्या था? हैरेट डोमर मॉडल था। फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर सेक्टर। रटना नहीं है, पहले पेट पूजा करनी थी फिर कोई काम करना था, तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना था। जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट था वो 2.1 था, लेकिन अचीव कितना किया? 3.6, मतलब टारगेट से भी ज्यादा अचीव किया, मोर देन सक्सेसफुल रहा। प्राइम मिनिस्टर याद रखना है कौन थे? नेहरू जी थे इस समय। मैच द कॉलम में भी पूछ लेता है किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम में कौन सा 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर को भी लिखते हुए चलेंगे। सेकंड 5 ईयर प्लान देखो 56 से 61, 5 साल। ये मॉडल था महालोनोवेस मॉडल। पीसी महालोनोवेस जी ने इस मॉडल को तैयार किया। अब क्या करना है? पेट पूजा कर ली थी तो काम करना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी टारगेट कितना था? 7.5, अचीव कितना था? 4.1, मतलब पार्शियली सक्सेसफुल था। जो टारगेट था उतना अचीव नहीं हो पाया, आंशिक रूप से सक्सेसफुल था। और इसका भी इनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस समय भी? जवाहरलाल नेहरू जी। पीसी महालोनोवेस जी के बारे में एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोला जाता है इनको, भारतीय नियोजन के या योजना के वास्तुकार बोला जाता है। इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया, सेकंड 5 ईयर प्लान तैयार किया और ये फाउंडर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। कहां? कोलकाता में है। इन्होंने 1931 में फाउंड किया, उसको स्थापित किया और इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कहा जाता है, भारत में सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। अगला थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66, इसको गाडगिल प्लान कहा जाता है, GAD, गाडगिल है ना, गाडगिल योजना कहा जाता है। अब किस पे फोकस किया गया? तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल दोनों को साथ लेके चला गया। प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये दिस 5 ईयर प्लान वाज कंप्लीटली फेल्ड, पूरी तरीके से फेल हो गया। क्वेश्चन पूछे पहला प्लान जो पूरी तरीके से फेल हो गया 5 ईयर प्लान, तो वो कौन सा होगा? थर्ड 5 ईयर प्लान होगा। क्यों फेल हो गया? लिख लो, देख लो। इस प्लान में इंपॉर्टेंट 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। दो तो वॉर हो गए इस 5 ईयर प्लान में। 64-65 में भयंकर सूखा पड़ा, सीवियर ड्राउट पड़ा, गंभीर सूखा पड़ा और सूखे से अकाल पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुआ, खाने का प्रोडक्शन नहीं हुआ, अकाल पड़ गया, भुखमरी फैल गई। तो इससे क्या आ गया? इकोनॉमिक और फूड क्राइसिस आ गया, आर्थिक संकट आ गया और खाद्यान्न संकट आ गया। 64 में नेहरू जी की डेथ हो गई तो पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया। फिर नेहरू जी की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी 66 में डेथ हो गई। तो लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस था, राजनीतिक संकट था, क्योंकि कांग्रेस में आपस में क्या चल रही थी? लीडर्स में उनके फाइट चल रही थी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नेहरू जी के बाद और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद। नेहरू जी के बाद जब तक लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तब तक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी ने काम किया, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तब तक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी ने काम किया, 64 में और 66 में। तो गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, याद रखना। 1966 नहीं है, यहां पे सही करना, करेक्ट करना, 1965 नहीं है, 66 है। 1966 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद एक ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ताशकंद समझौता होता है। जनवरी 1966 में इंडिया पाकिस्तान के बीच पीस एग्रीमेंट हुआ। उज्बेकिस्तान की कैपिटल थी उस समय ये ताशकंद, वहां पे ये समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी इसी समझौते को करने जाएंगे, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, और वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्लियर? चलिए, इस वजह से ये बहुत सारी चीजें, यहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस आए, इस वजह से ये 5 ईयर प्लान क्या हो गए? फेल। अब लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस है, लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो 5 ईयर प्लानिंग को रोक दिया जाएगा। तो आएगा फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे, 3 साल के लिए योजना को अवकाश दे दिया गया। 66 से 69। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। यहाँ पे इंडिया लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेना, कौन थी? इंदिरा गांधी। इन 3 साल में 3 एनुअल प्लान्स आए। 3 साल में क्या है? 3 एनुअल प्लान्स आए, 3 वार्षिक योजनाएं आई। पहला एनुअल प्लान 66 से 67, दूसरा 67 से 68, तीसरा 68 से 69। क्वेश्चन पूछेगा 3 एनुअल प्लान किसके टाइम में आए? इंदिरा गांधी जी के टाइम में आए।
फोकस क्या था तीनों एनुअल प्लान का? सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता इसका फोकस था। फर्स्ट एनुअल प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया। क्लियर है? ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन से संबंधित था। एमएस स्वामीनाथन जी इसको लीड कर रहे थे। हाई यील्ड वैरायटी सीड प्रोग्राम इसका नाम था। ये जो लास्ट चैप्टर होगा एग्रीकल्चर का उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था इसका पर्पस। उसके बाद चौथा 5 ईयर प्लान लॉन्च किया जाता है। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होंगी 1969 से 74। फोकस था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 5.7 था लेकिन अचीव 3 मतलब पार्शियली सक्सेसफुल था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। इसमें क्या क्या हुआ वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1969 में नेशनलाइजेशन कर दिया गया 14 प्राइवेट बैंक का इंदिरा गांधी जी ने, सरकारी बनाया गया 14 बैंकों का। 1970 में क्या होगा? 70-71 में ऑपरेशन फ्लड होगा। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। भारत को मिल्क प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना था। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। 71 में इंडिया यूएसएसआर के बीच फ्रेंडशिप ट्रीटी हो जाएगी। 71 में एंडिंग ऑफ प्रिवी पर्स, प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी जी खत्म कर देंगी। ये प्रिवी पर्स ये विशेषाधिकार थे जो राजा रजवाड़ों को, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको बहुत बड़े पैमाने, बहुत बड़ी मात्रा में क्या दिया जाता था? वेतन जो है उस समय क्या दिया जाता था? पेंशन्स दी जाती थी। बहुत पैसा, बहुत बड़ा पैसा उन पे खर्च होता था। वो प्रिवी पर्स इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया? खर्च खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ देश बचाओ, और उन्होंने बोला कि ये राजा रजवाड़े हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, इनके लिए क्यों इन पे करोड़ों रुपए सरकार क्या करे? इनके पेंशन और तमाम तरीके से इनके खर्चों में खर्च करे, क्योंकि इन पे ऑलरेडी बहुत पैसा है। इनकी जो राजा रजवाड़ों की उस समय की जो वेल्थ होती थी, धन होता था, वो टैक्स से फ्री होती थी। तो उस पे सब पे क्या लगाया गया? उस समय टैक्स की रिलेटेड कार्रवाई भी की गई। 1971 में जो है इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है। 72 में वॉर के बाद पीस एग्रीमेंट साइन होता है, शिमला एग्रीमेंट कहते हैं, शिमला समझौता। इंडिया पाकिस्तान पीस एग्रीमेंट था जो इंदिरा गांधी जी और उस समय पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था जुल्फिकार अली भुट्टो, उसके बीच में होता है। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79। फोकस क्या था? पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी को खत्म करना था, और आत्मनिर्भरता, और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण। जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 4.4, अचीव्ड 4.8, मोर देन सक्सेसफुल। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। इसी टाइम पीरियड में आपातकाल लगाया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1944 में ऑपरेशन स्माइलिंग या लॉफिंग बुद्धा किया गया। भारत का पहला ये पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था जिसमें हमने दुनिया को ये दिखाया कि हम कैपेबल हैं, आत्मनिर्भर हैं परमाणु बम बनाने के लिए। हम बना सकते हैं, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सुधर जाए दुनिया, हमें परेशान ना करे। 1975-76 में इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी आपातकाल थोप दिया, आपने सुना होगा ये। इसके बाद इलेक्शन होने थे, आपको पता है 1971 में इलेक्शन थे, तो 5 साल बाद 1976 में होने थे, लेकिन 1976 में आपातकाल लगा था। इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह 1 साल शिफ्ट कर दिया, 6 साल हो गया। इलेक्शन हुए 1977-78 में। इंदिरा गांधी जी ने आप इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय पूरे विपक्ष को कहां डाल दिया? जेल में बंद कर दिया। और विपक्ष जब सारा जेल में बंद हो गया आपातकाल के समय, क्योंकि वो सब आंदोलन कर रहे थे इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में, तो फिर वो सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने बना ली जनता पार्टी। कौन सी पार्टी बना ली? जनता पार्टी। और जनरल इलेक्शंस होते हैं तो कांग्रेस वर्सेस जनता पार्टी का चुनाव हुआ, और जनता पार्टी जो इलेक्शन में जीत जाती है। और जनता पार्टी जब जीत जाती है तो कौन बनते हैं प्राइम मिनिस्टर? मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। क्लियर है? और आपको पता है ये 5 ईयर प्लान कब तक जाना था? 79 तक जाना था, लेकिन मोरारजी देसाई ने आते ही इस प्लान को क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया 1978 में। तो कौन सा 5 ईयर प्लान पूरा नहीं हुआ? तो आंसर होगा कौन सा नहीं हुआ भैया? 5वां 5 ईयर प्लान पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना है। उसको 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया, और अब लॉन्च कर दिया गया क्या? रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। 1978 से 83 कौन लाया? प्राइम मंत्री मोरारजी देसाई। लेकिन ये टर्मिनेट हो जाएगा 1980 में, क्योंकि 1980 में वापस प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाएंगी? इंदिरा गांधी जी। तो 1980 में इस प्लान को भी वो क्या कर देंगी? रोक देगी। और फिर उसके बाद आएगा इंदिरा गांधी जी के टाइम में 6th 5 ईयर प्लान, जिसका पर्पज होगा, फोकस होगा पॉवर्टी को खत्म करना और रोजगार
क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगी। ग्रोथ रेट का टारगेट 5.2, अचीव मोर देन टारगेट। 7 5-year प्लान 1985 से 1990। फोकस क्या था? रैपिड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तीव्र तेजी से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ग्रोथ रेट का जीडीपी का टारगेट 5%, लेकिन अचीव मोर देन टारगेट। राजीव गांधी जी इस समय प्राइम मिनिस्टर होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1990 का जो ईयर था वो बीओपी क्राइसिस आया। क्लियर है? बीओपी क्राइसिस मतलब डॉलर खत्म हो गए, डॉलर का क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस था, आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट आया तो प्लानिंग को क्या करना पड़ा? रोकना पड़ा। तब इसको रिफॉर्म करने, इसको काउंटर करने के लिए हमने अपनाया एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अडॉप्ट की। इस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, इसीलिए इसको एलपीजी रिफॉर्म्स को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। तो जब क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो फिर से प्लानिंग को रोक दिया गया, सेकंड प्लानिंग हॉलीडे ला दिया गया 1990 से 1992 और 2 एनुअल प्लान लॉन्च किए गए 1991 1992। प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस समय? पीवी नरसिम्हा राव। लिखा हुआ है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। अगला 8वां 5-year प्लान 1992 से 1997। फोकस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन पे फोकस, पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक यह कॉमन ही लगा पूरा है, पब्लिक हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे। इसका टारगेट था 100% लिटरेसी रेट को प्राप्त करना, 100% साक्षरता दर प्राप्त करना था। ग्रोथ रेट का टारगेट क्या था? 5.6%, लेकिन अचीव मोर देन टारगेट। इस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव जी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका क्या है? 1996 ऑपरेशन पोखरण 1, प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन थे? अटल जी थे, ध्यान रखना। और यह भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था परमाणु शक्ति संपन्न न्यूक्लियर पावर कंट्री बनने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा, परमाणु मूवी देखी होगी, तो नासा जो है, नासा जीपीएस के जरिए पूरी दुनिया को क्या करता है? मॉनिटर करता है, नजर रखता है। उसकी नजर पड़ गई हमारी जो पोखरण में न्यूक्लियर साइट है और वहां पे उसने एक्टिविटी पता चल गई, तो उसे ये पता चल गया भारत न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, इसलिए वो दुनिया भर में चिल्लाने लगा। भारत पे उस समय डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ा, तो हमने ये टेस्ट क्या करना पड़ा? रोकना पड़ा। मतलब ये टेस्ट हमारा क्या रहा? अनसक्सेसफुल रहा। इसको लीड कर रहे थे हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम साहब। क्लियर है? लेकिन हम रुके नहीं और अगले 2 साल बाद 1998 में हमने इसको पूरा किया और ऑपरेशन पोखरण 2 किया और हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए। 9th 5-year प्लान 1997 से 2002। ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी इसका फोकस था। ये जब 50वीं सालगिरह मना रहे थे हम अपनी आजादी की, तब ये लॉन्च किया गया। ग्रोथ रेट का टारगेट कितना था? 7%, अचीव 5.6%। प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 1998 ऑपरेशन पोखरण 2 किया गया। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। लीड कौन कर रहे थे? हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर कलाम साहब। और अब इस 1998 में सेकंड ऑपरेशन पोखरण 2 में इंडिया बिकम अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री। हमने परमाणु शक्ति संपन्न कैपेसिटी को हासिल कर लिया, परमाणु बम बना लिया। क्लियर है? दुनिया में 9 देश है इस समय जिनके पास परमाणु बम है। 9 देश में P5 है, परमानेंट 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो होल्डर्स, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना और ब्रिटेन। इसके अलावा 4 और हैं, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये 9 देश। 10th 5-year प्लान 2002 से 2007। इसका पर्पस था डबलिंग पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर। अगले 10 साल में पर कैपिटा इनकम दुगनी करना। ग्रोथ रेट का टारगेट कितना था? 8%, याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस समय प्राइम मिनिस्टर थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? 2005 में एक स्कीम मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा लॉन्च की गई, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? रूरल पॉवर्टी को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और रूरल एरियाज से जो अर्बन एरियाज में माइग्रेशन होता है जॉब के लिए, उसको खत्म करना और लोगों को गांव स्तर पर ही रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना। इस स्कीम के अंतर्गत मिनिमम 100 डेज इन अ ईयर सरकार आपके गांव के आसपास 5 किलोमीटर के एरिया में मनरेगा के अंतर्गत आपको रोजगार की लीगल गारंटी देती है। 2005 में ये आया था
2009 में इसको क्या कर दिया गया, 2009 में इस नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मनरेगा में महात्मा गांधी जी, इस नाम के आगे महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह जी। फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इसका टारगेट। और लास्ट 5 ईयर प्लान 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसका टारगेट था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। जीडीपी का ग्रोथ रेट का टारगेट था 9% का, और मनमोहन सिंह जी इस समय प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका 5 ईयर प्लान क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया या फॉरेन ट्रेड। भारत का बाह्य क्षेत्र है विदेश व्यापार। एक्सटर्नल मतलब फॉरेन सेक्टर, इंडिया का फॉरेन सेक्टर। क्योंकि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो विदेशों के साथ, फॉरेन मतलब विदेशी क्षेत्र, और विदेशों के साथ कौन सा रिलेशन, इकोनॉमी में कौन सा रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, पैसे का लेन देन। तो इस पूरे एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया या फॉरेन सेक्टर ऑफ इंडिया में हम विदेशों के साथ भारत के इकोनॉमिक रिलेशन की बात करेंगे। तो मैं कह सकता हूं इंडिया का रेस्ट वर्ल्ड के साथ, विद रेस्ट वर्ल्ड, शेष दुनिया के साथ कौन सा रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इकोनॉमिक रिलेशन में यहाँ पे क्या होगा, पैसे का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे, पैसे के लेन देन होंगे, और पैसे का लेन देन करने के लिए एक अकाउंट चाहिए जिसको कहा जाता है क्या, बीओपी अकाउंट। तो बीओपी अकाउंट जो है वो किसी भी देश के एक्सटर्नल या फॉरेन सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? ये भारत का ही होगा या हर देश का होगा, तो आप कहोगे भाई हर देश का रेस्ट वर्ल्ड के साथ कोई ना कोई इकोनॉमिक रिलेशन होगा। तो हर देश के पास विदेशों के साथ लेन देन के लिए कौन सा अकाउंट होगा, बीओपी अकाउंट होगा। बीओपी अकाउंट की फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जिसको कहते हैं भुगतान संतुलन खाता। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जिसको भुगतान संतुलन खाता कहते हैं, चूंकि इसमें फॉरेन करेंसीज रखी होती हैं, फॉरेक्स रिजर्व रखा होता है, इसीलिए इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट या फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट, विदेशी मुद्रा भंडार का खाता भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कोई भी ऐसा रिजर्व जिससे फॉरेन से एक्सचेंज कर सकते हैं हम क्या, गुड्स और सर्विस, वो सारा फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होता है। क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी रखी होती है इसीलिए इसको फॉरेन करेंसीज का अकाउंट कह सकते हैं। और मेजरली इसमें क्या रखा होता है, फॉरेन करेंसी में अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर रखा होता है, बोलो भाई, इसीलिए इसको यूएस डॉलर का अकाउंट भी कहते हैं। और ये अकाउंट हर देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ये अकाउंट भारत में किसके पास होगा, आरबीआई के पास होगा। क्लियर? नाउ एक सिचुएशन है बीओपी क्राइसिस। कौन सी सिचुएशन, बीओपी क्राइसिस, मतलब अकाउंट पड़ा था बीओपी अकाउंट, जो फॉरेक्स रिजर्व का अकाउंट है, मतलब यूएस डॉलर का अकाउंट है। क्राइसिस मतलब बीओपी अकाउंट में संकट आ गया, मतलब डॉलर खत्म हो गए, फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए। तो मैं कह सकता हूं इसको फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस या यूएस अमेरिकी डॉलर क्राइसिस। मतलब जब किसी देश के पास डॉलर खत्म हो जाए, कम हो जाए। हमारे सामने ये संकट आया था 1990 में, अभी मैंने पढ़ा था बीओपी क्राइसिस आया था। तब हमने आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने हमें लोन दिया, बेल आउट पैकेज दिया, और तब हमने अपनाया एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसका उसकी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, जब डॉलर नहीं रहेंगे तो वो देश विदेशों से गुड्स और सर्विस का, अपनी जरूरत के सामान का इंपोर्ट, आयात नहीं कर पाएगा। तो उस देश में गुड्स और सर्विस की सप्लाई कम हो जाएगी, उस देश में गुड्स और सर्विस की कमी हो जाएगी, जरूरत के सामान की कमी हो जाएगी, तो उस देश में महंगाई बढ़ जाएगी। तो पहला इंपैक्ट पड़ेगा, महंगाई बढ़ने लगेगी। वो देश विदेशों से अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी नहीं मंगा पाएगा, और एनर्जी भी नहीं मंगा पाएगा, ऊर्जा, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी नहीं मंगा पाएगा। जब रॉ मटेरियल नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी, तो उस देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का कम हो जाएगा, इससे गुड्स और सर्विस की सप्लाई और कम होगी, इससे महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बढ़ने लगेंगे, गरीबी बेरोजगारी बढ़ने लगेंगी। तो समस्या आएगी डिफ्लेशन और इकोनॉमिक रिसेशन की समस्या आने लगेगी, उस देश में मंदी की समस्या आने लगेगी। तीसरा पॉइंट, उस देश ने विदेशों से लोन लिया होगा, वो लोन चूंकि डॉलर है नहीं, डॉलर में ही लौटाना है, तो लौटा नहीं पाएगा, तो डिफॉल्टर हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा वो देश, क्योंकि वो देश विदेशों से लोन, विदेशों को लोन नहीं लौटा पाएगा। और जब आप लोन नहीं लौटा पाते हो तो आप डिफॉल्टर हो जाते हो।
तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है, फिर आपको दोबारा कहीं से लोन लेने में बहुत मुश्किल होगी। तो उस देश की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग बेकार हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस देश को आगे किसी भी देश से लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इंपैक्ट होता है किसी भी इकोनॉमी पे बीओपी क्राइसिस। हिंदी में लिखा हुआ है। लेटेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान भिखारी हो चुका है इसी की वजह से। बीओपी डॉलर नहीं है, डॉलर नहीं है तो खाने के लिए रोटी भी नहीं मिल रही पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हद तक विदेशों पे डिपेंड है। डॉलर है नहीं तो कुछ मंगा ही नहीं पाएगा, तो विदेशों से सामान आ नहीं पाएगा और घर में सामान बन नहीं पाएगा। श्रीलंका की स्थिति आपने कुछ पिछले साल देखी थी, क्या हालत हो गई थी। श्रीलंका की जनता वहां राष्ट्रपति के घर में घुस गई थी, अराजकता फैल गई थी श्रीलंका में बीओपी क्राइसिस की वजह से। पिछले साल बांग्लादेश में भी ये स्थिति आने वाली थी। क्लियर है, बीओपी क्राइसिस की सिचुएशन हमने कब फेस किया, ये मैंने बताया 1990 में। और जब बीओपी क्राइसिस आता है तो उसका सोल्यूशन कौन करता है, मैंने बताया आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये संस्था बनाई गई है। और ये जो जारी करती है, उस लोन देती है, उसको कहते हैं बेल आउट पैकेज। डॉलर का पैकेज कह सकते हैं आप। 5 करेंसीज में देती है, एसडीआर कहते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं उसको। डॉलर का पैकेज कह सकते हो कहने के लिए। 5 करेंसीज में से किसी भी एक करेंसी या 5 करेंसी के में ले सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, किसी भी देश के फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ एनी कंट्री। कि विदेशी मुद्रा भंडार, तो मैंने नाम लिया विदेशी, फॉरेन, फॉरेन, दूसरा वर्ड क्या है एक्सचेंज, और तीसरा वर्ड क्या है रिजर्व। कोई भी ऐसी चीज जिससे विदेशों से एक्सचेंज कर सकते हैं क्या, गुड्स, और तो जिससे गुड्स और सर्विस मिल जाएगा वो फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट होगा। तो सबसे पहले आता है गोल्ड रिजर्व, स्वर्ण भंडार, जिसको बुलियन रिजर्व भी कहते हैं, और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। HQLA में गोल्ड आता है और कैश आता है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। गोल्ड एक ऐसा रिजर्व है जिसको दुनिया में कोई भी लेने से मना नहीं करता है। तो आप गोल्ड दे दो किसी देश को, गिरवी रख दो और लोन ले लो डॉलर के टर्म में, या गोल्ड दे दो उसके बदले में गुड्स और सर्विस या लोन ले लो, या पैसा ले लो, डॉलर ले लो। तो गोल्ड रिजर्व किसके पास, भारत सरकार के पास जितना सोना रखा है और आरबीआई के पास, वो फॉरेक्स रिजर्व का काम करेगा, क्योंकि उससे क्या मिल जाएगा, विदेशों से लोन मिल जाएगा डॉलर के फॉर्म में। अगला, रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज। भारत के बीओपी अकाउंट में जितनी फॉरेन करेंसी रखी है, और मेजरली वो किसमें रखी होंगी, यूएस डॉलर में। अगला, फॉरेन एसेट्स ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट, भारत सरकार की और आरबीआई की विदेशों में संपत्तियां। क्या आएगा, भारत सरकार ने जितने विदेशों को लोन दिए देशों को, वो लोन डॉलर में ही वापस आएंगे। अगला, भारत सरकार की शेयर होल्डिंग है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आईएमएफ है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे ब्रिक्स बैंक है, पढ़ाऊंगा मैं। इन सब में भारत सरकार की शेयर होल्डिंग है, अपनी शेयर होल्डिंग बेचेगी और डॉलर मिल जाएगा। क्लियर है। आरबीआई ने विदेशों में, फॉरेन मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट जब भी डिसइन्वेस्ट करेगा डॉलर मिल जाएगा। अगला, बहुत सारी नॉन मूवेबल एसेट्स भी हैं, जैसे भारत की दुनिया भर में एम्बेसी है, डिप्लोमेटिक मिशन है, हाई कमीशन है, वो हमारी बाउंड्री है, हमने वहां जमीन खरीदी है, हमने बिल्डिंग बनाई है। जिस देश में हमें बंद करना होगा वहां उस बिल्डिंग को, उस जमीन को बेचेंगे, डॉलर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। और अदर एसेट्स जैसे लीज पर ली हुई एसेट्स या खरीदी हुई एसेट्स हैं दुनिया भर में भारत सरकार की, तो ये सारे क्या हैं, फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट है। 1 2 3 हो गया। चौथा लास्ट पॉइंट देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट है उसका फॉरेक्स रिजर्व का ही। इंडिया का इमरजेंसी रिजर्व किसमें, आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब हम पढ़ेंगे। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं और सरकारों के लिए बनाए गए हैं लोन देने के लिए। भारत आईएमएफ में 8वां सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, बताऊंगा मैं, आगे टॉपिक आएगा। आईएमएफ जो लोन देता है, तो आईएमएफ इमरजेंसी रिजर्व प्रोवाइड कराता है अपने मेंबर कंट्रीज को जो मालिक हैं वो जो, तो हम जब भी कोई क्राइसिस आएगा हमारे पास डॉलर का, तो हम आईएमएफ से क्या ले सकते हैं, बेल आउट पैकेज ले सकते हैं। इमरजेंसी रिजर्व जो हमारे हिस्से का कहां रखा है, आईएमएफ में रखा है, वो क्या बोला जाता है उसको, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में, ड्राइंग मतलब
विड्रॉ करने के अधिकार, कितना ले सकते हैं। ये 5 करेंसियों में लिया जा सकता है। मैंने अभी बताया था यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चाइनीज युआन या रेमिनबी ना कह के इसको रेनबिनबी कहते हैं। यूरोपियन यूनियन के 20 देशों की कॉमन करेंसी है। तो ये हो गया आपका क्या, किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या शामिल होता है। नाउ बीओपी अकाउंट मैंने बोला वो अकाउंट है जिसमें फॉरेन करेंसी रखी होती है, मतलब ये वो अकाउंट है जिसमें डॉलर आते हैं और जिससे डॉलर जाते हैं। क्लियर है। आप मान लो कहीं घूमने गए, सिंगापुर घूमने गए, तो सिंगापुर में आपने होटल लिया, तो आप रुपया दोगे वो तो नहीं लेगा, उसे सिंगापुर की करेंसी चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपनी रुपया जो है आरबीआई को दे दोगे, आरबीआई बीओपी अकाउंट से डॉलर निकाल के आपको देगा। आप डॉलर लेके सिंगापुर चले गए तो डॉलर का क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। आप सिंगापुर एंट्री किए, सिंगापुर के सेंट्रल बैंक को डॉलर दे दिए, सिंगापुर के सेंट्रल बैंक ने अपने अकाउंट में डॉलर ले लिए बीओपी अकाउंट में और बदले में अपनी लोकल करेंसी दे दी और उस लोकल करेंसी से आपने वहां पे गुड्स और सर्विस को प्राप्त कर लिया। सेम मान लो कोई श्रीलंका का सिटीजन भारत आना चाह रहा है, तो वो अपनी करेंसी यहाँ लेके आएगा, तो हमारे यहाँ का दुकानदार तो नहीं पहचानेगा, उसे रुपया चाहिए, तो वो अपनी करेंसी अपने देश के सेंट्रल बैंक को दे देगा, डॉलर ले लेगा, डॉलर लेके एंट्री करेगा, आरबीआई को डॉलर देगा, डॉलर आ जाएगा, आरबीआई बदले में उसे रुपया दे देगा, रुपया लेके वो देश में आके हमारे गुड्स और सर्विस को प्राप्त कर लेगा। तो मैं कह सकता हूँ बीओपी अकाउंट वो है जिसमें फॉरेन करेंसी आती है या जाती है, मेजरली क्या, यूएस डॉलर। तो मैं सिंबॉलिकली यूएस डॉलर का यूज कर ले रहा हूँ। बीओपी अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक जिसे कहते हैं करंट अकाउंट या ट्रेड अकाउंट, चालू खाता या व्यापार खाता, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। दोनों में डॉलर आते हैं और जाते हैं, लेकिन दोनों का मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, अलग अलग है। नाम ही है यहाँ पे ट्रेड, व्यापार। व्यापार किसका होता है, गुड्स और सर्विस का, और गुड्स और सर्विस का जो विदेशों से व्यापार होता है उसको कहते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो मैं कह सकता हूं ये वो अकाउंट होता है जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, और इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होने के बदले क्या होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बदले होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो ये आयात और निर्यात का खाता है, जहां वस्तुओं सेवाओं का आयात और निर्यात होता है, उसके बदले डॉलर का क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है। और ये वो अकाउंट है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, केवल डॉलर आता है और केवल डॉलर जाता है, वित्तीय लेन देन होते हैं। कैसे आता जाता है इन दोनों अकाउंट में हम देखेंगे। देखिए पहला है करंट अकाउंट या ट्रेड अकाउंट, चालू खाता या व्यापार खाता, गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा होगा। देखिए एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स या सर्विस को विदेश में बेच के आना। तो ध्यान रखना है किस पे, डॉलर इसके बदले देश के अंदर आएगा। तो गुड्स और सर्विस को विदेश में बेच के आना, बदले में डॉलर लेके आना। तो डॉलर जब देश के अंदर आता है तो एक्सपोर्ट कहते हैं, गुड्स और सर्विस को बेचने के बदले। इंपोर्ट क्या होता है, देश के अंदर सामान को खरीद के लाना, गुड्स और सर्विस को, और उसके बदले में आपको पे करना पड़ेगा, तो डॉलर का आउटफ्लो हो जाना क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट का मतलब है जब सामान विदेशों से खरीदोगे तो डॉलर का आउटफ्लो हो जाएगा। अब 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मर्चेंडाइज या विजिबल आइटम्स। आइटम्स का मतलब होता है गुड्स और सर्विस, हिंदी में कहते हैं पण्य वस्तु, या विजिबल आइटम दृश्य मदे। तो मर्चेंडाइज या विजिबल में आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, गुड्स का, वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मर्चेंडाइज या विजिबल आइटम का पार्ट होता है, जबकि सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स का पार्ट होता है। क्लियर है। चलिए अब सिचुएशन अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, जिसमें डॉलर आ रहा है या जा रहा है, तो 3 हो सकती है, ज्यादा आ रहा हो, जा कम रहा हो, या कम आ रहा हो, जा ज्यादा रहा हो, या फिर जितना आ रहा हो उतना जा रहा हो। मतलब CAS करंट अकाउंट सरप्लस, सरप्लस मतलब फायदा है, इसका मतलब डॉलर का इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है। इनफ्लो का मतलब होता है एक्सपोर्ट, निर्यात ज्यादा है, आउटफ्लो का मतलब होता है इंपोर्ट, आयात कम है। मतलब वो देश सामान विदेशों को बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है। इसका मतलब उस देश की विदेशों पर डिपेंडेंसी कम है, गुड्स और सर्विस को लेके विदेशों की उस देश पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। ऐसी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट इकोनॉमी कहते हैं, निर्यात अर्थव्यवस्था कहते हैं। चाइना दुनिया की सबसे
लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, सबसे बड़ी निर्यात अर्थव्यवस्था, जो सबसे ज्यादा दुनिया में गुड्स और सर्विसेज को बेचता है, स्पेशली गुड्स को बेचता है। CAB करंट अकाउंट बैलेंस, चालू खाता संतुलन। संतुलन का मतलब जितना जा रहा है उतना आ रहा है, इसका मतलब एक्सपोर्ट बिल और इंपोर्ट बिल सेम है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक आइडियल सिचुएशन है कि जितना जा रहा उतना आ रहा। और तीसरा है CAP करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा। इसका मतलब घाटा है तो इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। इनफ्लो का मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। मतलब वो देश विदेशों को सामान बेचता कम है और विदेशों से सामान खरीदता ज्यादा है। मतलब ऐसी इकोनॉमी इंपोर्ट इकोनॉमी होती है। भारत हमारा चालू खाते में क्या है, कैड है, इसका मतलब हम एग्जाम्पल है किसके, इंपोर्ट इकोनॉमी के। लेकिन तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, मेक इन इंडिया बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। अगले 10 सालों में हम इंपोर्ट इकोनॉमी की जगह एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अगला, इंडिया के टॉप 3 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स की बात करें, सबसे बड़े 3 व्यापारिक साझेदार जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो वो अमेरिका, चाइना और UAE है। ये बदल सकता है, ध्यान रखना है, क्योंकि हर महीने ट्रेड का डेटा आता है, बदल सकता है वो। इंडिया का लार्जेस्ट घाटा किसके साथ है, तो सबसे बड़ा व्यापार जिनमें होगा उन्हीं के साथ होगा। दुनिया का चाइना के साथ, लगभग दुनिया के हर देश का घाटा है। चाइना दुनिया में डंपिंग करता है अपने सस्ते सामान की, तो चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा घाटा है। मतलब चाइना हमारा दुश्मन भी है और चाइना हमसे डॉलर कमा के ज्यादा ले जाता है, हम उसके मार्केट में कम बेच पाते हैं, वो हमारी मार्केट में ज्यादा बेचता है। इंडियाज लार्जेस्ट CAS, फायदा किसके साथ है, फायदा सबसे ज्यादा है अमेरिका के साथ। अमेरिका को हम गुड्स और सर्विस ज्यादा बेचते हैं, अमेरिका से हम गुड्स और सर्विस खरीदते कम। ना, अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, जिसमें केवल डॉलर आता है और केवल डॉलर जाता है। मतलब क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। यहां गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज नहीं होता है, केवल वित्तीय लेन देन होता है। देखिए, इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। विदेशों से आने वाला निवेश तो डॉलर आएगा, विदेशों को जाने वाला निवेश तो डॉलर चला जाएगा। मान लो टेस्ला अमेरिकी कंपनी है, एलन मस्क की, और वो कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने आई, इंडस्ट्री लगाने आई अपनी, तो डॉलर लेके आएगा। और भारत का रिलायंस या टाटा ग्रुप अगर अफ्रीका में इन्वेस्ट करने जाएगा तो डॉलर लेके जाएगा। ये 2 प्रकार से आता है, एक FDI और एक FPI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगली स्लाइड पे इनमें डिफरेंस है, वो मैं बता दूं। दूसरा एक्सटर्नल या फॉरेन डेट और लोन, विदेशों से उधार लिया तो डॉलर आ जाएगा, विदेशों को उधार दिया तो डॉलर चला जाएगा। पहला, गवर्नमेंट ने उधार लिया या गवर्नमेंट ने उधार दिया तो डॉलर आएगा और जाएगा, या फिर प्राइवेट सेक्टर ने उधार लिया या प्राइवेट सेक्टर ने उधार दिया तो डॉलर आएगा या जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ने जो उधार लिया है, उधार दिया है, उसको कहते हैं ECB। विदेशों से प्राइवेट सेक्टर जो उधार लेता है या देता है उसको ECB कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब विदेशी, कमर्शियल मतलब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, बोरिंग्स मतलब उधारी। तो एक इन्वेस्टमेंट करते हो आप, दूसरा किसी को उधार देते हो, तीसरा किसी की मदद करते हो। तो विदेशों से ली गई मदद और दी गई मदद। गवर्नमेंट विदेशों को मदद देती है या विदेशों से मदद लेती है तो डॉलर आएगा जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर या NGO या चैरिटेबल ट्रस्ट विदेशों को मदद देते हैं, विदेशों में मदद, ये यहाँ पे ग्रांट लिखा है ना, ग्रांट नहीं ग्रांट, मदद लेते हैं या मदद देते हैं। और लास्ट है एक्सटर्नल डिपॉजिट, विदेशी जमा। भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, वो कमा के लाएंगे तो डॉलर भेजेंगे, और विदेशी जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो कमा के डॉलर अपने देश में भेजेंगे। NRI डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट इंडियन के द्वारा भारत में भेजा गया डॉलर। और वो लोग जिन्हें NRI अकाउंट नहीं है, जिनका या जिनके पास NRI का स्टेटस नहीं है, वो भी भारत के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। कोई अरब देशों में तेल के कुएं में काम कर रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, उसको वो जो डॉलर भेजते हैं उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो ये कंपोनेंट्स हैं जिनके जरिए डॉलर कैपिटल अकाउंट में आता है या जाता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है ना। यहां पर मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन FDI और FPI, क्लियर। FDI और FPI के बीच में अंतर क्या है, विदेशों से दोनों इन्वेस्टमेंट आते हैं या विदेशों को दोनों जाते हैं, अंतर क्या है।
एफडीआई जो होता है वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रीन फील्ड का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे कोई नई इंडस्ट्री या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अब नई इंडस्ट्री या नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए, लार्ज अमाउंट में पैसा चाहिए। क्लियर है? तो ये ऐसा इन्वेस्टमेंट जो नई इंडस्ट्री या नया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में यूज होता है, विदेशों से आता है, उसको एफडीआई कहते हैं। तो कैसा होगा? लार्ज स्केल होगा। बोलो भाई, यहाँ पे एक टर्म जोड़ लेना, मैं यहाँ जोड़ देता हूं, ये लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होगा, बड़ी मात्रा में विदेशों से निवेश आएगा। क्लियर है? अब नई इंडस्ट्री या नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होगा। तो लार्ज स्केल पे ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, नई बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन करेगा। और कई सालें तो इस प्रोजेक्ट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने में लग जाएंगी। फिर वो कंपनी आएगी तो अपना इनपुट निकालेगी, जो पैसा लगाया, फिर अपना प्रॉफिट निकालेगी। तो कैसा होगा? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, लंबी अवधि का निवेश। एफपीआई जो होता है ये भी विदेशों से आता है, लेकिन ये ब्राउन फील्ड होता है। मतलब कोई नई इंडस्ट्री या नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं होता है, जो पुरानी ओल्ड या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। तो बहुत छोटी मात्रा में पैसा आता होगा तो मैं कह सकता हूं ये स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट होगा, कम मात्रा में निवेश आएगा। बोलो भाई, और ये कम मात्रा में ही रोजगार का सृजन करेगा, क्योंकि नई इंडस्ट्री है, नया एम्प्लॉयमेंट, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो नहीं रहा है। जितनी नई मशीनरी आ रही, मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो 100 कारें बनाती थी एक साल में, विदेशों से पैसा आया इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, कुछ नई मशीनरी खरीदी गई, 150 कारें बनाने लगी, तो 50 कार जो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है, उतना ही नया रोजगार क्रिएट होगा। तो स्मॉल स्केल पे होगा और ये शॉर्ट टर्म होगा। एफपीआई का एग्जांपल है शेयर मार्केट में विदेशों से आने वाला, जो शेयर मार्केट में विदेशों से जो डेली बेसिस पर आता है इन्वेस्टमेंट, कहां से? विदेशों से, वो एफपीआई होता है, शॉर्ट टर्म होता है। क्लियर ना? अगला है करेंसी एक्सचेंज रेट। करेंसी एक्सचेंज रेट, करेंसी का एक्सचेंज का क्या रेट है? मतलब एक करेंसी से दूसरी करेंसी किस रेट में चेंज होगी। जैसे 1 रुपये में कितने डॉलर मिलेंगे, 1 रुपये में कितने यूरो मिलेंगे, 1 रुपये में कितने येन, 1 रुपये में कितने ब्रिटिश पाउंड मिलेंगे। ये भारत की रुपये का दूसरी करेंसीज में क्या है? एक्सचेंज रेट है। अब ये दो तरीके से चेंज होता है। एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो डिमांड ड्रिवन होता है, डिपेंड ऑन मार्केट। मतलब ये डिमांड ड्रिवन होता है, मार्केट की डिमांड पर डिपेंड करता है, मांग आधारित होता है, डिमांड बढ़ने या कम होने पर चेंज होता है। और दूसरा फिक्स्ड या रिजिड, या इसको मैं रेगुलेटेड भी कह सकता हूं, एक्सचेंज रेट, जो उस देश के सेंट्रल बैंक द्वारा चेंज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो करेंसी की दो ही सिचुएशन होती हैं, आपको पता है, या तो करेंसी मजबूत होगी या कमजोर होगी। तो करेंसी का अगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें, अगर करेंसी कमजोर हो रही है तो उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेस, मतलब करेंसी का वीक होना, कमजोर होना। और दूसरा होता है अधिमूल्यन, एप्रिसिएशन, करेंसी की वैल्यू बढ़ना, मतलब करेंसी का स्ट्रांग होना, वैल्यू बढ़ जाना। दूसरा है फिक्स्ड या रिजिड, ये भी सेम होगा, या तो बढ़ रही होगी या कम रही होगी। जब वैल्यू कम होती है, मतलब करेंसी वीक होती है, तो इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, और जब करेंसी स्ट्रांग होती है तो उसे रीवैल्यूएशन कहते हैं। क्लियर है? ये अलग अलग टर्म है करेंसी के कमजोर या मजबूत होने पर, एक फ्लोटिंग है और एक फिक्स्ड, रिजिड या रेगुलेटेड है। ये हिंदी में है। नाउ अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कि भैया यहां डीवैल्यूएशन कह सकता हूं या डेप्रिसिएशन कह सकता हूं, एक ही बात है। और यहां एप्रिसिएशन या रीवैल्यूएशन, करेंसी दोनों केसेस में मजबूत और कमजोर हो रही, तो उससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो, एक तो रटने वाली चीज है कि एक चीज को पकड़ लो, यहां पे लिखा है एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसको पकड़ लिया, तो नीचे क्या होगा? एक्सपोर्ट का उल्टा इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट घटेगा।
और इसकी जस्ट अपोजिट सिचुएशन ये है, इसमें करेंसी कमजोर हो रही है, इसमें मजबूत हो रही है। तो यहां जो होगा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो यहाँ एक्सपोर्ट घट रहा होगा, और जब यहाँ एक्सपोर्ट घटेगा तो यहाँ इंपोर्ट बढ़ेगा। ये तो रटने वाली सिचुएशन हो गई। अब समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक यूएस डॉलर 80 रुपये के बराबर है, ये करंट सिचुएशन है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया एक डॉलर 80 रुपए के बराबर है, ये करेंसी एक्सचेंज रेट है रुपये का डॉलर। अब हो गया एक डॉलर फ्यूचर में आने वाले टाइम में एक डॉलर 85 रुपए के बराबर हो गया, और यहां एक डॉलर हो गया 75 रुपए के बराबर। तो यहां रुपये की वैल्यू निकालना है, यहां रुपये कितना है, एक रुपये इक्वल टू 180 डॉलर मिलेंगे, यहां 175 डॉलर मिलेंगे, और यहां 185। यहां सबसे कम डॉलर मिल रहे हैं, यहां करेंसी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, और यहां सबसे ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं, यहां करेंसी मजबूत हो रही है। तो हम देख लेते हैं इसको डीवैल्यूएशन को, कि डीवैल्यूएशन के केस में एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ। एक्सपोर्ट का मतलब होता है विदेशों को सामान बेच के आना, और बेच के डॉलर लेके आना, डॉलर आरबीआई को दे देना, रुपया ले लेना, और रुपया लेके देश के अंदर आ जाना। एक्सपोर्टर यही करता है। तो देखो पहले सिचुएशन ये है, और हो क्या गई, डीवैल्यूएशन हो गया, ये हो गई। तो आज की सिचुएशन में जब कोई एक्सपोर्टर विदेश में कोई सामान बेचने जाता था, तो मान लो कोई एक्सपोर्टर आज की सिचुएशन में $10 का सामान बेच के आया, तो जैसे ही भारत में आया आरबीआई ने उसे बदले में कितने दे दिए, 800 रुपए दे दिए, क्योंकि करेंसी कितनी थी, एक डॉलर 80 रुपए के बराबर। अब करेंसी हो गई डीवैल्यूएट, कमजोर हो गई, एक डॉलर 85 के बराबर हो गए। वो फिर से सामान बेचने गया 5 दिन बाद, उसने फिर से $10 का सामान बेचा, क्योंकि विदेशों में तो वो $10 का ही है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब वो एंटर करके भारत में आया तो उसने आरबीआई को $10 दिए, तो आरबीआई ने इस बार उसे 85 के रेट से 850 रुपए दिए। उसी सामान पे उसे 50 रुपए ज्यादा मिल गए, मतलब वो क्या होगा, प्रॉफिट उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो मोटिवेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट को और ज्यादा क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, तो वो एक्सपोर्ट को बढ़ा देगा। इंपोर्ट उल्टा हो जाएगा, इंपोर्ट घट जाएगा। सेम सिचुएशन सामने, एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया। आप रटना चाहो रट सकते हो, समझना चाहो समझ सकते हो, दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉरेन या एक्सटर्नल ट्रेड, विदेश व्यापार। विदेश व्यापार का मतलब है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, निर्यात और आयात, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। भारत में जो विदेश व्यापार है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था क्या है, डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय नहीं देखता है ट्रेड कॉमर्स विदेशों के साथ, कौन देखता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। अभी उसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब। क्लियर। तो फॉरेन या एक्सटर्नल ट्रेड पर एक देश दूसरे देश के व्यापार को रोकने के लिए ट्रेड बैरियर लगाता है, व्यापार बाधाएं लगाता है। ये दो टाइप की होती हैं, एक जिसे कहते हैं टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स, जिसे ड्यूटी कहते हैं, कस्टम ड्यूटी। टैरिफ बैरियर का मतलब क्या है, कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ऐसे टैरिफ बैरियर कहते हैं, प्रशुल्क बाधाएं कहते हैं। और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर, जो बैरियर तो है लेकिन वो कस्टम ड्यूटी नहीं है, बैरियर अदर देन टैरिफ ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। कैसे हो सकते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर, बाल श्रम का बैरियर, कि भैया आपके देश में बाल श्रम, चाइल्ड लेबर यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, और हम ह्यूमन राइट्स के प्रति सेंसिटिव हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है, काम करने की नहीं होती है, इसीलिए हम आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट को रोकते हैं। इसका मतलब बैरियर लग गया, लेकिन वो ड्यूटी का नहीं है, वो किसका है, नॉन टैरिफ है, चाइल्ड लेबर। कार्बन इमिशन, कि भैया आपके देश में पुरानी मशीनरी और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, इससे कार्बन उत्सर्जन, कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। कार्बन इमिशन बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, साफ सफाई और स्वच्छता के मानक, कि भाई आपके देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत गंदी स्थितियों में होता है, वो वहां स्वच्छता, साफ सफाई और स्वच्छता के मानक अच्छे नहीं है, गंदा होने की वजह से हम आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एग्जांपल ऐसे हजारों हो सकते हैं नॉन टैरिफ बैरियर के। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी का यूज कैसे करता है कोई देश, देखो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और
सर्विस का, किसी देश में प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन गुड्स और सर्विस का दो सिचुएशन हो सकती है, उस देश में जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए या जरूरत से कम प्रोडक्शन हो जाए। ऐसे केस में उस देश की सरकार टैरिफ बैरियर का कैसे यूज करती है। अगर गुड्स या सर्विस किसी का भी प्रोडक्शन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम गेहूं का ले लें, मान लो गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया जरूरत से, तो वो सरकार चाहेगी कि बचे हुए गेहूं का एक्सपोर्ट हो जाए, तो ऐसे में सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहेगी, मोटिवेट करना चाहेगी। इसके लिए एक्सपोर्ट पर बैरियर कम करेगी, तो कस्टम ड्यूटी को कम कर देगी एक्सपोर्ट पर। वो सरकार ये चाहेगी कि भैया हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा है, तो इंपोर्ट ना हो गेहूं का, मतलब विदेशों से गेहूं हमारे देश में ना आए, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी ज्यादा है। तो वो चाहेगी इंपोर्ट क्या हो, कम हो, तो इंपोर्ट पर टैरिफ बैरियर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, तो इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देगी। अब मान लो डेफिसिट की सिचुएशन है, एग्जाम्पल वही ले लो, मान लो गेहूं है, गेहूं जरूरत से कम पैदा हुआ देश में, तो ऐसे में सरकार चाहेगी क्या कि विदेशों को गेहूं जाए, नहीं, तो वो चाहेगी एक्सपोर्ट ना हो या फिर क्या हो, बैन कर देगी, बिल्कुल ही ना हो। इसके लिए कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर देगी एक्सपोर्ट पर, या एक्सपोर्ट को बैन कर देगी कि भैया हमारे देश में खुद कमी है, इसीलिए हम विदेशों को बेचने की परमिशन नहीं दे सकते। लेकिन चाहेगी विदेश से आ जाए, बिल्कुल चाहेगी, क्योंकि कमी है देश में गेहूं की। अगर ये सिचुएशन है तो वो चाहेगी इंपोर्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इंपोर्ट पर टैरिफ बैरियर हटा देगी, मतलब कस्टम ड्यूटी को कम कर देगी, बिल्कुल। इस तरीके से कोई देश, किसी भी देश की सरकार प्रोडक्शन की स्थिति देखते हुए, सरप्लस और डेफिसिट प्रोडक्शन हुआ है, जरूरत से ज्यादा है या कम हुआ है, उसके आधार पर टैरिफ बैरियर्स का यूज करती है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। नौ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में एक संस्था है जिसका काम है फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, मतलब जहां कोई बैरियर ना हो। और फ्री ट्रेड का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, जहां ट्रेड क्या हो, फ्री हो, जहां किसी भी प्रकार के बैरियर ना हो। तो WTO क्या है, लीडर है ग्लोबलाइजेशन का, टॉर्च बियरर है ग्लोबलाइजेशन का, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। वैश्विक आर्थिक एकीकरण, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक कर देना, मतलब सारे इकोनॉमिक बैरियर को, आर्थिक बाधाओं को खत्म कर देना, यही काम है। इसका मतलब है पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना देना, वैश्विक गांव बना देना, जहां किसी भी देश का व्यक्ति किसी भी देश में जाके सामान खरीद सके, किसी भी देश के सामान को खरीद सके, किसी भी देश में सामान बेच सके, और किसी भी देश में जाके रोजगार प्राप्त कर सके। इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। WTO इसका लीडर है। कब बना, 1 जनवरी 1995 को यह बना। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत 1 जनवरी 1995 को इसका मेंबर बन गया। यूनाइटेड नेशन का इससे कोई संबंध नहीं है, ये ट्रेड फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने वाली संस्था है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जिनमें हम 5 पढ़ेंगे, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, NDB और AIIB। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होता है, उसके बाद शुरू हो जाता है कोल्ड वॉर। आपको पता है, जो USSR वर्सेस नेटो था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ USSR, सोवियत यूनियन, रशिया की लीडरशिप में। तो 1945 में शुरू होता है, 1989 1991 तक चलता है। 1944 में लगभग वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 1944 के आसपास। तो अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस बुलाता है दुनिया के देशों की, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये शहर है किसका, अमेरिका का सिटी है ब्रेटन वुड्स। तो अमेरिका ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन बुलाता है 1944 में, और इसके परिणाम के रूप में 3 संस्थाएं सामने आती है। एक आता है IMF, एक आता है IBRD या वर्ल्ड बैंक, और एक आता है GATT। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आज वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं,
पैसा देने वाली संस्थाएं हैं, लोन देने वाली संस्थाएं हैं, एक साथ बनी 1944 में, एक ही कॉन्फ्रेंस में बनी, एक जैसा काम करती है, इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संस्थाएं कहते हैं। किसको? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या आईबीआरडी। तीसरा और बना गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड से संबंधित एक संस्था है, इसी से निकला है WTO, विदेश व्यापार को देखती है। जो कहां पे जन्म लिया? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में इसने जन्म लिया। देखिए गेट में सारे देश इकट्ठे हुए कि कैसे एक दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। बातचीत करते करते वार्ता पहुंची उरुग्वे राउंड डायलॉग, उरुग्वे दौर की वार्ता जो 86 से 93 तक चला। उरुग्वे साउथ अमेरिका का एक देश है, सुना होगा उरुग्वे पराग्वे। उरुग्वे में दुनिया का पहला फुटबॉल मैच खेला गया था। उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयना, फ्रेंच गुयना, सूरीनाम, ये सारे देश हैं किसके? साउथ अमेरिका। यहाँ डायलॉग चलता है और इसके बाद 1994 में सारे देश एग्री हो जाते हैं और एक साइन कर लेते हैं एग्रीमेंट, मराकेश एग्रीमेंट, मराकेश समझौता। मराकेश एक शहर है मोरक्को का, मोरक्को अफ्रीका का एक कंट्री। और इस समझौते के अंतर्गत WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उदय होता है, सामने आता है। कब बना? 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ऑब्जेक्टिव मैं पहले ही लिख चुका हूं, बता चुका हूं से। नाउ अब बात करते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की। दोनों 1944 में बने, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बने। दोनों के हेडक्वार्टर अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। डीसी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, स्टेट का नाम है जहां पे वॉशिंगटन है। आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव और वर्ल्ड बैंक के आईबीआरडी, दोनों पैसा देने वाली संस्थाएं हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। पैसा देती है लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए इसका उद्देश्य, फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन टू मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग बीओपी क्राइसिस। जब डॉलर का क्राइसिस आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आए, उस देश में डॉलर खत्म हो जाए, तब जो देता है आईएमएफ उसको कहते हैं बीओपी क्राइसिस के समय, इसे कहते हैं क्या? बेल आउट। तो बेल आउट पैकेज कौन जारी करता है? आईएमएफ। काम ये दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना। आईएमएफ का काम है ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। क्लियर? जबकि वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? पैसा, फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन प्रोवाइड कराना। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। किसके लिए? डेवलपिंग और एलडीसी नेशंस, विकासशील और गरीब देशों के लिए, टू एलिमिनेट पॉवर्टी, गरीबी खत्म करने के लिए। तो गरीबी खत्म करने के लिए लोन प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तभी गरीबी खत्म होगी। रोड, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब बनेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, स्किल डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, टेक्नोलॉजी पे काम होगा, तब ये। आईएमएफ का जो चीफ होगा वो हमेशा यूरोपियन यूनियन का होगा और इस समय चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो बल्गारिया की है। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होगा वो अमेरिका का होगा और इस समय है अजय बंगा। ये पहले इंडियन ओरिजिन मूल के प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। अमेरिकन सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन के, भारतीय मूल के। देखिए आपको दिख रहा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में मोनोपोली है अमेरिका और यूरोप की, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास है। 1944 में इन्हीं ने मिलकर बनाया। एक पे कंट्रोल कर लिया अमेरिका ने, एक पे यूरोप ने, मतलब दोनों पर ये अपनी मिलके मोनोपोली चलाते हैं। हेजेमनी, वर्चस्व कायम कर रखा है। जिसको चाहते हैं उसको लोन देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको नहीं देते। अगर इंडिया का कोटा देखें आईएमएफ में, कोटा का मतलब होता है शेयर होल्डिंग, याद रखें, तो वो है 2.76%, 8वां सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। भारत चाहता है, हमारा देश चाहता है कि ज्यादा शेयर होल्डिंग बढ़े, क्योंकि जैसी शेयर होल्डिंग होगी वैसे ही वोटिंग राइट्स होंगे, वैसे ही डिसीजन मेकिंग पावर आएगी। लेकिन जब दूसरा छोड़ेगा कोई तभी तो हमारा स्टेक बढ़ेगा। यूरोप और अमेरिका के देश अपनी स्टेक होल्डिंग, अपनी शेयर होल्डिंग कम करना चाहते ही नहीं है। अमेरिका यहां पे लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है 17% के साथ। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछे करेंसी ऑफ आईएमएफ, ध्यान रखना करेंसी है नहीं,
बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, एक्चुअल में करेंसी नहीं है, तो उसको बोला जाता है करेंसी ऑफ आईएमएफ SDR, जो पीछे पढ़ चुके हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये करेंसी बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, एक्चुअल में है नहीं। ये बास्केट है 5 करेंसीज की, US डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, युआन या रेनमिनबी। इन पांचों में किसी करेंसी में या सारी करेंसियों में एक रेशियो में कोई भी देश फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन ले सकता है IMF से। अगला आता है पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक सबसे पहले, वर्ल्ड बैंक तो आज है, सबसे पहले कौन बना था? IBRD, एक संस्था है इसकी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी संस्था है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तीसरी है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन। चौथी है मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और पांचवी है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये जो ICSID है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बाकी चारों का पार्ट है, ये याद रखना। तो ये तो हो गया IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में। अगला आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। कब बना? 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस की कैपिटल है। स्टेक होल्डर की बात करें तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जापान और अमेरिका है, 15.6, 15.6 दोनों के। तीसरे पे चाइना 6.4 और चौथे पे इंडिया है 6.3। इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है ADB में। अगला देखिए, अगला है NDB या ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स देशों ने बनाया। पर्पस था जो IMF और वर्ल्ड बैंक काम कर रहे हैं, ये यूरोप और अमेरिका के कहने पे काम कर रहे हैं, इनकी हेजेमनी है, कंट्रोल है, इनकी हेजेमनी कंट्रोल को फाइनेंशियल या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे कम करना है। तो NDB या ब्रिक्स बैंक 2014 में बना, ब्राजील का शहर था फोर्टालेजा, यहां पर ब्रिक्स समिट हो रही थी, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा था 2014 में, ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में, यहां पे ये बैंक बना। हेडक्वार्टर इसका चाइना के शहर संघाई में है। स्टेक होल्डिंग पांचों देशों की बराबर है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 20%। ब्रिक्स बनता है ये ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें 5 और देश शामिल हो चुके हैं ब्रिक्स में, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इथोपिया, इजिप्ट और अर्जेंटीना छठा देश हुआ था शामिल, लेकिन वो फिर से उसने अपनी मेंबरशिप को विड्रॉ कर लिया। तो ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट और इथोपिया, ये 5 देश शामिल हो गए। तो ब्रिक्स में अब हो गए 10 देश, लेकिन ब्रिक्स बैंक इन 5 देशों ने अभी तक बनाया। अब ये आगे, अभी लास्ट ईयर 2023 में ही शामिल हुए हैं, आगे देखते हैं इनका क्या डेवलपमेंट होता है। लास्ट है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कब बना? 2015 में। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना के। स्टेक होल्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना का है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो इंडिया चाइना ने मिलकर बनाया। सेकंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर कौन है? इंडिया है इसमें, और इसके बाद तीसरे पे रसिया है। क्लियर है? तो ये हमारे अगला चैप्टर टैक्सेशन है। ये हमारे क्या थे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। एक पॉइंट और ऐड कर लेना, ब्रिक्स बैंक क्या क्यों बनाया गया है? टू काउंटर द मोनोपोली ऑफ वर्ल्ड बैंक और IMF, दैट इज अमेरिका और यूरोप, ऑन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। वर्ल्ड बैंक और IMF की मोनोपोली को, एकाधिकार को काउंटर करने के लिए बनाया गया। क्लियर है? तो ये अपने चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया। कौन सा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे अब, टैक्सेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है टैक्सेशन, कराधान, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक पॉलिसीज 2 टाइप की होती है, क्योंकि एक RBI बनाता है, दूसरा सरकार बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी, हमने पढ़ा, और फिजिकल पॉलिसी सरकार के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स, और इसके कंपोनेंट्स थे टैक्सेशन और बजट। तो जब हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे तो हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक टैक्सेशन और दूसरा बजट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? टैक्सेशन। तो हम किसका पार्ट पढ़ रहे हैं? फिजिकल पॉलिसी का पार्ट पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं टैक्सेशन किसका पार्ट है? टैक्सेशन इज पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे हैं। नाउ केवल
टैक्स कौन लगा सकता है? पब्लिक अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी कैन ओनली इम्पोज टैक्सेस। कोई और टैक्स लगाने की अथॉरिटी नहीं होती है, केवल सरकार टैक्स लगा सकती है। क्लियर है? सरकार की अथॉरिटीज टैक्स लगा सकती हैं। अगर हम पब्लिक अथॉरिटीज की बात करें, सरकारी प्राधिकरणों की बात करें, तो 3 लेवल पे 3 लेयर ऑफ गवर्नेंस है हमारे यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स और अर्बन लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकायों में आपको पता है 2 आते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ग्रामीण क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, और अर्बन लोकल बॉडीज जो शहरी क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। पंचायती राज में 3 लेयर है, ग्राम पंचायत गांव लेवल पर, ब्लॉक पंचायत और दूसरा है जिला पंचायत। अर्बन लोकल बॉडीज में 3 लेयर है, नगर पंचायत कस्बा में, छोटे शहर में नगर पालिका, और नगर निगम बड़े महानगर में, जिसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। क्लियर? तो पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन ओनली इम्पोज टैक्सेस, और ये 3 टाइप की होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा सकती है टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल बॉडीज। आपको पता है लोकल बॉडीज 3rd लेयर ऑफ गवर्नेंस है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा डाला गया संविधान में। और इनको बोला गया कि ये टैक्स लगा तो सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट्स इनके टैक्स के राइट्स को क्या करें? ट्रांसफर करें। तो अभी हम जो टैक्सेशन पढ़ेंगे वो टैक्सेशन भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स का पढ़ेंगे, क्योंकि इनके लिए टैक्स लगाने की अथॉरिटी को राज्यों ने ट्रांसफर अब तक किया नहीं है, इसीलिए इनके द्वारा लगाए हुए टैक्सों को हम पढ़ते नहीं है। मतलब ये टैक्स लगा तो सकती हैं, लेकिन अभी पावर ट्रांसफर इनके लिए नहीं हुए। क्लियर है? चलिए, तो टैक्स की अगर बात करें तो टैक्स 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का नेचर वैसा ही होता है जैसे हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं। जब हम किसी से डायरेक्ट बात करते हैं तो 1 to 1 बात हो रही होती है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। मतलब एक टैक्स पेयर है, करदाता है जो टैक्स जमा कर रहा है, और सामने गवर्नमेंट है जिसको टैक्स जमा कर रहा है। इसने इसको टैक्स पे कर दिया तो जो बर्डन ऑफ टैक्स आएगा, जो टैक्स काटा जाएगा, वो इसी से काटा जाएगा, इसी पे उसका बर्डन पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स को मैं और आप ही जमा कर देते हैं और मेरे या आपकी इनकम से ही कट जाता है। मतलब उसका बर्डन, जो कर का बोझ है, वो हम ही पे आता है और हम ही टैक्स को क्या कर रहे हैं? जमा कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जहां पर कोई मीडिएटर होता है। जैसे आप इनडायरेक्ट बात करते हैं तो बीच में कोई मीडिएटर होता है, आप अपनी बात किसी और को बताते हैं, वो आगे बात को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है एक टैक्स पेयर है जो सरकार को टैक्स जमा कर रहा है, लेकिन बर्डन किसी दूसरी एंटिटी पर है, बर्डन किसी और पे आ रहा है। क्लियर है? कैसे आ रहा है वो हम देख लेते हैं। दोनों अलग अलग इकाई हैं, देखिए कैसे आ रहा है। यहां पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये मैंने अलग पॉइंट लिख दिया है, इस अलग पॉइंट को आप ध्यान रखना है। इसका अलग पॉइंट क्या लिखने का मतलब है? एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है भारत सरकार में, वित्त मंत्रालय है, जो इधर लिखा हुआ है पीछे, यहां लिखा हुआ है इस पेज पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, नोट पॉइंट यहां डाला हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, राजस्व विभाग है। इसके अंदर 2 बोर्ड काम करते हैं, एक CBDT और एक CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये देश में सारे डायरेक्ट टैक्स अफेयर्स को देखता है CBDT, और ये इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स को देखता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे GST है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सब इसको देखता है। क्लियर? तो CBIC इनडायरेक्ट टैक्स अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि CBDT डायरेक्ट टैक्स अफेयर्स के लिए। तो जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, वो किसके अंडर काम करता है? CBDT। जबकि GST, एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करते हैं? CBIC। 2016 से पहले जब GST नहीं आया था तो इस CBIC का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट पॉइंट, 2016 से पहले CBIC का नाम CBEC हुआ करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, जब तक GST लागू नहीं हुआ था। चलिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आप देख सकते हो। यहां पे तो आपको समझ में आ गया कि कैसे डायरेक्टली वही व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है और उसी पे बर्डन ऑफ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में बीच में एक मीडिएटर है, टैक्स कोई और जमा कर रहा है, बर्डन ऑफ टैक्स किसी और पे आ रहा है। ये एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंपनी है जो गुड्स बनाती है या सर्विसेज बनाती है। मान लो फॉर एग्जांपल इसके गुड्स या सर्विस बनाने की जो इनपुट कॉस्ट है वो 5,000 रुपए है, और इसने प्रॉफिट लेना है इस कंपनी ने कितना? उस प्रोडक्ट पे 500 रुपए फॉर एग्जांपल।
क्योंकि इसने देश के रिसोर्सेज का यूज किया है और गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन किया है, इसलिए सरकार इस पे एक टैक्स लगा देगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो कितना लगा दिया, 500 रुपए। तो इस प्रोड्यूसर ने जो टैक्स पेयर हो गया, इसने उठा के जीएसटी जमा कर दिया किसके पास, गवर्नमेंट के पास, कितना, 500 रुपए। लेकिन ये प्रोड्यूसर कह क्या रहा है, ये कंपनी कह रही है कि मैं थोड़े नहीं गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करूंगी, तो मैं क्यों टैक्स दूं। क्लियर है। तो इससे कौन लेने आएगा, इससे लेने आता है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, थोक में माल खरीदने वाला। थोक में माल जब खरीदने वाला आएगा तो 5,000 रुपए इसके लगे थे, 500 रुपए से प्रॉफिट लेना था और 500 रुपए जीएसटी दिया। तो इसने कितने रुपए में दिया होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को ये सामान, 6,000 रुपए में। इसमें 500 रुपए जीएसटी भी शामिल है, टैक्स। तो इसने क्या किया, टैक्स को शिफ्ट कर दिया किसके ऊपर, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है मैं भी थोड़े नहीं इसका यूज करूंगा, तो मैं भी क्या करूंगा, टैक्स को शिफ्ट कर दूंगा। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ने भी सोचा कि मैं भी इस पे कितना प्रॉफिट ले लूं, फॉर एग्जांपल 500 रुपए। 6,000 का लाया था उसने, एक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है, मार्केट्स इंडस्ट्री से उठा के माल मार्केट में पहुंचाया। इससे लेने आएगा कौन, रिटेलर। 6,000 का सामान लाया था, इसे 500 रुपए से प्रॉफिट लेना है, तो इसने इसको कितने में दे दिया, 6,500 रुपए में दे दिया। इसने भी टैक्स किस पे शिफ्ट कर दिया, रिटेलर पे। रिटेलर कह रहा है मैं भी तो इस चीज को कंज्यूम नहीं करूंगा, मैंने मार्केट से उठा के कंज्यूमर के पास सामान पहुंचाया है, मैं भी सर्विस चार्ज के रूप में प्रॉफिट ले लूंगा। फॉर एग्जांपल इसने भी बोला मैं प्रॉफिट कितना लूंगा, 500 रुपए। तो 6,500 में इसको मिली थी, 500 रुपए इसने सर्विस चार्ज प्रॉफिट के रूप में ले लिया, तो इसने इसको कितने में दिया, कंज्यूमर को 7,000 रुपए में। टैक्स किस पे शिफ्ट कर दिया, कंज्यूमर पे। तो बर्डन ऑफ टैक्स किस पे आया भैया, दिया किसने टैक्स, कंज्यूमर ने, जमा किसने किया, प्रोड्यूसर ने। इसका मतलब प्रोड्यूसर क्या है, बीच में मीडिएटर है। क्लियर है या नहीं है। तो एमआरपी कितना हुआ इसका, इस प्रोडक्ट का एमआरपी हुआ 7,000 रुपए, जो कंपनी ने डाला हुआ था पहले ही। जब कंपनी ने इसको बेचा 6,000 में, इसने इसको बेचा 6,500 में, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा 7,000 में। इसीलिए लिखा होता है एमआरपी इतना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस या इंक्लूसिव जीएसटी। तो अगर जीएसटी या टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो इसका प्रोड्यूसर पे, रिटेलर पे और डिस्ट्रीब्यूटर पे, कोई होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो टैक्स किसको देना है, कंज्यूमर को देना है। तो कंज्यूमर के लिए वो चीज क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात करें, अगर प्रत्यक्ष करों के प्रकार की बात करें, ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको डायरेक्ट टैक्स के नाम याद रखने हैं, मैं समझाता चलूंगा। पहला है इनकम टैक्स, आयकर। आपको पता है इनकम टैक्स किस पे लगता है, हमारी और आपकी पर्सनल एनुअल इनकम पर। साल में हम और आप कितना कमाते हैं उस पे लगता है क्या, इनकम टैक्स। इसमें दो वर्ड होते हैं, एक टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जहां आप जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, आपको सैलरी टीडीएस कटने के बाद मिलेगी। उस टीडीएस जो कटता है उसको टैक्स कह देते हैं कि इतना इनकम टैक्स कट गया। जैसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जहां काम कर रहे हो वहीं आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होती है, उसके बाद आपने जितना टीडीएस कटा है और जितना आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी है, उसमें कितना ज्यादा आपने जमा कर दिया है, उसको वापस मांगते हो, तो आप फाइल करते हो आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड, कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर। हम और आप जो कमाते हैं उस पे लगता है इनकम टैक्स, कंपनियां जो प्रॉफिट कमाती हैं उस पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स ऑन कंपनीज एनुअल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकलता कैसे है, कंपनी का टर्नओवर होता है। टर्नओवर का मतलब होता है गुड्स और सर्विस को बेचकर, सेल आउट कर, गुड्स और सर्विस को बेचकर कितना रेवेन्यू जनरेट किया, टोटल राजस्व कितना कमाया कंपनी ने, वो साल भर का क्या होता है, टर्नओवर होता है। तो जो गुड्स या सर्विस बना रही है वो बेच रही है, गुड्स और सर्विस को बेचकर कितना, उसको सेल आउट करके कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो उसका एक साल का टर्नओवर है। इसी टर्नओवर में से वो इनपुट या ऑपरेशनल कॉस्ट निकालेगी कंपनी, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, तमाम तरीके की कॉस्ट है। तो जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ आएगा। इस सकल लाभ पर कंपनी को देना होता है निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। और टैक्स देने के बाद जो बचता है वो नेट प्रॉफिट आता है। और ये नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में उनके शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जिसपे जितना पहुंचता है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डिंग, उसको कहते हैं डिविडेंड, लाभांश, लाभ में अंश, शेयर इन प्रॉफिट।
नाउ नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी लाभ कर, नाम ही है। कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी, गेन मतलब पैसे को इन्वेस्ट करके कितना गेन किया, प्रॉफिट कमाया, उस पे टैक्स। तो मैं कह सकता हूं टैक्स ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, धन या पैसे को निवेश कर अर्जित किए गए लाभ पर कर। आप कहां का इन्वेस्ट करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर्स में, बॉन्ड्स में, बैंक डिपॉजिट, FD कराते हो, तमाम जगह जो है नॉन मूवेबल एसेट्स में, प्रॉपर्टी में, इन जगह पे निवेश करते हो और उससे जो प्रॉफिट कमाते हो उस पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स। ये दो टाइप का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब आप एक साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप पे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उससे प्रॉफिट आता है जो, और एक साल से कम के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको लगेगा क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। क्लियर है? लगेगा किस पे, गेन पर, प्रॉफिट पे ही लगेगा। क्लियर है? नाउ STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, नाम ही है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स और बॉन्ड्स। तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, तो आपने कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी ने आपको सिक्योरिटी दे दी, शेयर्स या बॉन्ड्स दे दिए, और फिर क्या कर रहे हो आप, कंपनी को सिक्योरिटी लौटा रहे हो कुछ मैच्योरिटी पीरियड के बाद, और कंपनी आपको क्या दे रही है, मनी आपकी प्लस रिटर्न। रिटर्न में शेयर है तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, और अगर बॉन्ड है मतलब उधार दिया है तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है डीमेट अकाउंट से, इस ट्रांजेक्शन पे जो टैक्स लगता है वो STT बोला जाता है, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज रिलेटेड टू डीमेट अकाउंट। तो एग्जांपल है शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदते हो तो जो लगता है। अगला है MAT, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये किस पे लगता है, टैक्स ऑन जीरो टैक्स कंपनीज, वो कंपनियां जो अपनी कॉर्पोरेट टैक्स की लायबिलिटी को क्या दिखाती हैं, जीरो दिखा देती हैं और कहीं ना कहीं टैक्स चोरी में इन्वॉल्व होती हैं, तो सरकार उन पे एक टैक्स लगा देती है। कॉर्पोरेट टैक्स की तरह ही होता है ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। नाउ प्रोफेशनल टैक्स, पेशेवर कर, बहुत इंपॉर्टेंट कर है, स्टार मार्क इसलिए करके रखना क्योंकि ये टैक्स लगता है वेरियस प्रोफेशंस पर, लाइक जैसे कोई लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है। ये एकमात्र डायरेक्ट टैक्स है, इट इज द ओनली डायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। ध्यान रखना है, लगाएंगी तो लगेगा, नहीं लगाएंगी तो नहीं लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगाया जाता है। जबकि बाकी सारे डायरेक्ट टैक्स आप देख रहे हो, चाहे इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, कैपिटल गेन टैक्स हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स हो, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स हो, ये सारे टैक्स लगाए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। AMT अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स है, सेम है जैसे MAT है, बस वो जीरो टैक्स कंपनी पे लगाया जाता है और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म पे लगाया जाता है। ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गए आपके मेजर डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा कुछ अदर डायरेक्ट टैक्स भी थे जो पहले लगते थे लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। जैसे पहला गिफ्ट टैक्स, उपहार कर, 1998 में खत्म हो गया। जो आप किसी को गिफ्ट देते थे तो उस पे लगता था, क्योंकि आपने इनकम जनरेट की, इनकम पे इनकम टैक्स दिया, उससे बची हुई इनकम से आपने किसी को गिफ्ट दिया है, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये डबल टैक्सेशन टाइप का हो जाएगा, इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया। वेल्थ टैक्स, संपत्ति या धन कर, 2015 में खत्म कर दिया गया। ये भी सेम है, आपकी टोटल जो ग्रॉस वेल्थ होती थी उस पे लगता था। तो आपने वेल्थ जनरेट ही की है इनकम से, और इनकम पे क्या दिया, इनकम टैक्स दिया है। अब पूरी ओवरऑल वेल्थ पे अगर दोबारा टैक्स लगेगा तो ये भी डबल टैक्सेशन हो जाएगा, इसीलिए 2015 में इसको खत्म कर दिया। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, इसको 2009 में खत्म कर दिया गया। फ्रिंज तरीके से बेनिफिट को ट्रांसफर अगर करती थी कंपनियां, तो जो टैक्स चोरी में इन्वॉल्व होती थी, टैक्स की लायबिलिटी को कम कर रही होती थी, उस पे लगता था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। 2009 में खत्म कर दिया। अगला टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो दो मेजर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, एक GST, इसी में सारे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लेंगे जो मर्ज कर दिए गए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगती है, आयात और निर्यात पर जो सीमा शुल्क लगता है। अब ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये GST भारत में बहुत बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स है। कब आया, 2016 में आया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 101वां संविधान संशोधन। तो GST इंट्रोड्यूस कब हुआ, 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा।
है क्या ये? वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स, एक देश एक अप्रत्यक्ष कर है, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। नेचर क्या है इसका? कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, कंजप्शन पे लगता है मतलब कंज्यूमर पे करता है, और उस डेस्टिनेशन पे लगता है जहां वो चीज कंज्यूम हो रही होती है, वहां नहीं लगता है जहां प्रोड्यूस हो रही होती है, जहां चीज कंज्यूम हो रही होती है वहां पे लगता है। कब से लागू हुआ ये डेट याद रखना है, 2022 के सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी का कलेक्शन कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। कौन सा डिपार्टमेंट? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। प्लेटफॉर्म कौन सा है जीएसटी फाइलिंग करने का? वो है जीएसटीएन, आगे लिखा होगा आप देखो, जीएसटी नेटवर्क, ये प्लेटफॉर्म है जीएसटी फाइल करने का, जो एक प्राइवेट एंटिटी है, क्योंकि इसमें 51% की ऑनरशिप है प्राइवेट कंपनी की द्वारा और 49% ऑनरशिप है किसकी? गवर्नमेंट की, जिसमें आधी 24.5% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 24.5% है स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ जीएसटी की, तो 3 टाइप के जीएसटी दिखाई देंगे, एक सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी केंद्रीय जीएसटी, एक एसजीएसटी स्टेट जीएसटी और एक आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी एकीकृत जीएसटी। देखिए जब आप जीएसटी पे करते हो तो लिखा होता है फॉर एग्जांपल कि जीएसटी आपने 9 रुपए दिया, इसमें 4.5 रुपए सीजीएसटी गया, 4.5 रुपए एसजीएसटी गया, ऐसे लिखा होगा। तो जीएसटी में सेंट्रल का हिस्सा सीजीएसटी बोला जाता है और जीएसटी में स्टेट का हिस्सा एसजीएसटी बोला जाता है। सीजीएसटी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर इन जीएसटी, और एसजीएसटी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट शेयर इन जीएसटी। क्लियर है? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूपी में कोई चीज प्रोड्यूस हुई और वहीं पे क्या हो गई? कंज्यूम हो गई, तो यूपी में, अब यूपी की टेरिटरी में 2 सरकारों का ज्यूरिडिक्शन है, एक भारत सरकार जिसका पूरे भारत में है और एक यूपी गवर्नमेंट जिसका यूपी में। क्लियर है या नहीं है? तो दो टैक्स हुए तो 50-50% बढ़ जाएगा, जीएसटी लगेगा, 50% भारत सरकार को चला जाएगा, 50% यूपी गवर्नमेंट को चला जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लो कोई चीज हरियाणा में बनी, यूपी में कंज्यूम हुई, 2 राज्य इन्वॉल्व हो गए, बोलो भाई, तो अब 2 राज्यों में यहां प्रोडक्शन हो रहा है हरियाणा में और यहां कंजप्शन हो रहा है। क्लियर? अब 3 सरकारों का ज्यूरिडिक्शन आ गया, एक भारत सरकार का, एक हरियाणा सरकार, एक यूपी सरकार। भारत सरकार अपना 50% ले लेगी, अब हरियाणा सरकार और यूपी सरकार में आपस में कॉन्फ्लिक्ट इस बात का आ सकता है कि कौन कितना ज्यादा टैक्स में रेवेन्यू लेगा, शेयर लेगा। हरियाणा सरकार कहेगी हमारे यहाँ प्रोड्यूस हुआ है हमें ज्यादा दो, यूपी गवर्नमेंट कहेगी हमारे यहाँ कंज्यूम हुआ है हमें ज्यादा दो। ऐसे में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसीलिए एक नया टाइप ऑफ जीएसटी डाला गया है जिसका नाम है आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी वहां लगता है जहां इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा हो, अंतरराज्यीय व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब एक से ज्यादा राज्य व्यापार में इन्वॉल्व है, या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा हो, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक से ज्यादा राज्य क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? और तो भारत सरकार जीएसटी कलेक्ट करती है, अगर मामला कहां का है? 2 स्टेट, एक स्टेट का है तो सीजीएसटी रख लेगी भारत सरकार और राज्यों का हिस्सा एसजीएसटी ट्रांसफर कर देगी। अगर मामला आईजीएसटी का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लग रहा है या इंटर स्टेट ट्रेड पर लग रहा है, तो इसको भारत सरकार क्या कर लेगी? कलेक्ट कर लेगी, और कलेक्ट करने के बाद ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड होता है फाइनेंस कमीशन के थ्रू, वित्त आयोग, जो आप पॉलिटी में पढ़ते हो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, जो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या करता है? रिसोर्सेज का, पैसे का बंटवारा करता है, जिसको कहते हैं टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला तैयार करता है, प्रिपेयर करता है टैक्स डिवोल्यूशन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है कि भारत सरकार के टोटल टैक्स रेवेन्यू, जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो डायरेक्ट टैक्स सरकार वसूल रही है, प्लस सीजीएसटी प्लस कस्टम ड्यूटी आपने देखा था भारत सरकार ही लेती है, प्लस सीजीएसटी के बाद आईजीएसटी, इस तरीके से जितना भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है भारत सरकार, उसमें से कितना हिस्सा भारत सरकार पे रहेगा और कितना हिस्सा राज्यों को ट्रांसफर हो जाएगा, ये तय करता है। ये फॉर्मूला कौन तय करता है? फाइनेंस कमीशन तय करता है।
अगला टॉपिक है मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज्ड और इंक्लूडेड इन जीएसटी। मतलब पहले ये अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे जो अब क्या हो गए हैं, जीएसटी हो गए हैं। तो पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दूसरा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तीसरा सर्विस टैक्स, चौथा सेंट्रल सेल्स टैक्स, पांचवा एडिशनल कस्टम ड्यूटी जिसको सीबीडी भी कहते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और एडीडी भी कहते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगला स्पेशल कस्टम ड्यूटी, स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स वैट, एंट्रीज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लॉटरी बोटिंग और गैम्बलिंग टैक्स, और ऑक्ट्राय और परचेज टैक्स। ये सारे टैक्स जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स थे, तो इन सबका नेचर कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये, लेकिन अब सब क्या हो गए हैं, जीएसटी हो गए हैं। नाउ अगला है कि आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो अभी भी जीएसटी में शामिल नहीं है, जिसपे अलग अलग टैक्स लगते हैं। एक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल ये दो आते हैं। दूसरा है एल्कोहल, आप देखोगे इन पे ये जीएसटी में शामिल नहीं है, तो इन पे भारत सरकार लगाती है अपनी एक्साइज ड्यूटी जो पूरे देश में एक समान रहेगी, उत्पाद शुल्क, और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है अपना वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो देखो पूरे देश में एक्साइज ड्यूटी तो सेम रहती है, अगर अलग अलग राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग वैट लगाती हैं तो पेट्रोल डीजल और अल्कोहल के रेट अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जीएसटी में शामिल नहीं है। अल्कोहल के बाद रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पे लगने वाला टैक्स, वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और अगला है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी अलग राज्यों में अलग अलग होता है, क्योंकि ये चारों चीजें जीएसटी से बाहर हैं। नाउ अगला टॉपिक है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो कब बनी, 2016 में। कौन सा संविधान संशोधन जिससे जीएसटी आया, 101वां संविधान संशोधन आया है। क्या ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी रिलेटेड टू जीएसटी अफेयर्स। जीएसटी के मामले में मोदी जी या भारत सरकार डिसीजन नहीं लेती है, ध्यान रखना है। डिसीजन कौन लेता है, जीएसटी काउंसिल लेती है डिसीजन। जीएसटी में कौन सी चीज शामिल की जाएगी, कौन सी नहीं की जाएगी, जीएसटी की स्लैब्स दरें क्या रहेंगी, जीएसटी में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब कौन तय करता है, जीएसटी काउंसिल तय करती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए, ये वाला आर्टिकल जोड़ा गया था 101वें संविधान संशोधन द्वारा, और क्या बनाई गई थी, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई, संवैधानिक निकाय हुई। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चेयरपर्सन अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के जो वित्त मंत्री हैं अभी निर्मला सीतारमण जी, वो चेयर करती हैं इसको। एक उपाध्यक्ष होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, और वो किसी भी एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। एक मीटिंग में एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरे मीटिंग में दूसरे स्टेट का, तीसरे मीटिंग में तीसरे, इस तरीके से रोटेशन में वाइस चेयरपर्सन चेंज होता रहता है ना। अगर मेंबर की बात करें, इसके सदस्य कौन होते हैं, तो सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, और 3 यूटी जहां सरकारें हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, और एक एमओएस होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स जिन्हें एमओएस फॉर फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, ये सब मिलके ये मेंबर होते हैं, और ये सब मिलके मीटिंग करते हैं जीएसटी काउंसिल की, तब जीएसटी के मामले में डिसाइड करते हैं। जीएसटी के मामले में डिसीजन लेने के लिए जो वोटिंग राइट होता है, 1/3 वोटिंग राइट भारत सरकार के पास है, 2/3 वोटिंग राइट्स स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। मतलब ज्यादा वोटिंग राइट्स राज्य सरकारों के पास हैं जीएसटी के मामले में डिसीजन लेने में, जीएसटी काउंसिल में। डिसीजन मेजोरिटी क्या है, 3/4 बहुमत है। आपने देखा होगा डिसीजन मेजोरिटी, अभी तक आपने सुना होगा आधे से एक ज्यादा सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी 2/3, और ये क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी से भी ज्यादा है क्या, 3/4। मतलब कितना परसेंट वोटिंग, 75% वोटिंग एक तरफ होनी चाहिए, तब जाके कोई प्रपोजल पास होगा। अगला क्वेश्चन है जीएसटी की स्लैब्स क्या हैं, दरें क्या हैं, जीएसटी के रेट क्या हैं। तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जैसे जैसे चीज लग्जरी होती जाएगी उस पर टैक्स बढ़ता जाएगा। जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, जो गरीब भी यूज करता है और अमीर भी यूज करता है,
चूंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमने देखा था कंज्यूमर पे पड़ता है, तो जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर पे पड़ेगा, इसलिए जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, जो गरीब भी यूज करता है, जो अमीर भी यूज करता है, वो सारी कहां रखी गई हैं? 0% जीएसटी में रखी गई हैं, जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है, जिससे वो सस्ती रहें, उन पे टैक्स ना लगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट, तो ये आपका टैक्सेशन वाला चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप फिस्कल पॉलिसी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या? बजट। बजट भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, और आप बजट वर्ड का मतलब समझते हो, जैसे आप बोलते हो ना बोलचाल की भाषा में, मेरा बजट बिगड़ गया इस बार के महीने का। बजट का मतलब है, बिगड़ने का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर आप बात करते हो कि जितना कमाया था उससे ज्यादा खर्च हो गया, मतलब बजट बिगड़ गया। अगर बजट अच्छा है मतलब जो कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है। तो बजट का मतलब ही है इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय, कितना कमा रहे हो कितना खर्च कर रहे हो, इसी को कहते हैं क्या? बजट। बस यहां पे हम बात करेंगे किसके? इनकम और एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट के एक साल के इनकम और एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे। चलिए, तो बजट इनकम और एक्सपेंडिचर है किसका? गवर्नमेंट का, जिसकी मैंने अभी बात की आपसे ना। बजट किस आर्टिकल में? अगर पॉलिटी में देखें तो आर्टिकल 112 बजट का प्रोविजन करता है, लेकिन बजट वर्ड का यूज कहीं भी संविधान में नहीं है। लिखा क्या है इसमें आर्टिकल 112 में बजट की जगह? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार हर साल कहां? पार्लियामेंट के सामने एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेगी। किसके बिहाफ पर? राष्ट्रपति के बिहाफ पर, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर। एनुअल मतलब साल का, फाइनेंशियल मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का, स्टेटमेंट मतलब डेटा प्रस्तुत करेगी, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी। क्लियर है? नाउ बजट की अगर बात करें तो बजट एक मनी बिल होता है। बजट एक मनी बिल होता है। मनी बिल कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 110 है, पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है मनी बिल। ये नीचे लिखा भी हुआ है, देखो मनी बिल आर्टिकल 110। मनी बिल पर केवल किसकी पावर होती है? ध्यान रखना, लोअर हाउस लोकसभा की पावर होती है मनी बिल पर। मतलब मनी बिल को कहां इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? लोकसभा में केवल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल पर वोटिंग कहां हो सकती है? केवल लोकसभा में हो सकती है। हालांकि मनी बिल पर डिस्कशन लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये होता है, मनी बिल पर राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मनी बिल को राष्ट्रपति पहले ही परमिशन दे देता है। मतलब मनी बिल जो है राष्ट्रपति की प्री कंसेंट से लाया जाता है, पूर्व अनुमति से लाया जाता है। आपको पता होगा कोई भी बिल लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, या राज्यसभा और लोकसभा में पास होता है, किसी में भी लाया जा सकता है। मनी बिल केवल किसमें लाया जा सकता है? पहले लोकसभा में। तो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के साइन होने। यही प्रोसीजर है, राष्ट्रपति के साइन होने जाता है। लेकिन मनी बिल क्या है? जिसपे राष्ट्रपति पहले साइन कर देता है, फिर कहां जाता है? लोकसभा में। क्लियर? तो राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज इस पर नहीं कर सकता। देखो ये सब लिखा हुआ है। लोकसभा में प्रपोज किया जा सकता है, वोट भी वहां हो सकते हैं, प्री कंसेंट पूर्व सहमति चाहिए होती है। हालांकि डिस्कशन लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार, अगर हम बजट की बात करें तो बजट को भारत में पहली बार जेम्स विल्सन नाम का व्यक्ति था, अंग्रेजों के टाइम पे 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया था उसने। उस समय वायसराय जो था वो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट को प्रपोज किसने किया? इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था आर.के. षणमुखम शेट्टी। कब? 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया पहली बार बजट। नाउ बजट की अगर बात करें तो हर साल बजट आता है 1 अप्रैल को, सॉरी हर साल बजट प्रपोज होता है कब? 1 फरवरी 2024 को। क्लियर है? जैसे इस साल 1 फरवरी 2024 को किस फाइनेंशियल ईयर का बजट आया? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को, 25 का। इस साल आपने सुना होगा इस बजट को अंतरिम बजट नाम दिया गया, अंतरिम बजट। उसका रीजन ये है क्योंकि अंतरिम बजट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार चुनाव के बाद गठित होगी, तो पिछली सरकार का जो लास्ट बजट होता है
उसके बाद चुनाव होने होते हैं, उसको इंटरिम बजट कहते हैं। वो फुल फ्लेज नहीं होता है, क्योंकि नई सरकार आती है तो फुल फ्लेज बजट लेके आती है। तो प्रपोज कब किया गया? 1 फरवरी को हर साल बजट प्रपोज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो कब से कब तक है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगी, 31 मार्च 2025 तक जाएगी। इसका बजट कब लाया गया? 1 फरवरी 2024 को लाया गया। हर साल के बजट में 3 साल का डेटा होता है। देखो, बजट लाया गया 1 फरवरी 2024 को, कब, कौन सी साल का? फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, मतलब अभी 2 महीने बाद ये साल शुरू होगी। तो 2024-25 का जो 1 अप्रैल 2024 से तो शुरू होगी, उसका बजट मतलब उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का सरकार ने एस्टीमेट लगाया होगा, अनुमानित आंकड़े दिए होंगे, आइडिया लगाया होगा, अनुमान लगाया होगा। तो इसका क्या होता है? एस्टिमेटेड डेटा होता है। क्लियर है नाउ? इस तो एक वो साल जो आने वाला है, तो 2 महीने बाद आएगा 1 अप्रैल से, उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा होता है। एक वो साल जो चल रहा है, अभी चल रहा था क्या 1 फरवरी 2024 को, 23-24, तो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2024 तक जाना था। तो 2 महीने अभी बाकी थे, 10 महीने पूरे हो गए थे। तो 10 महीने का तो इनकम एक्सपेंडिचर का डेटा आ गया होगा, लेकिन 2 महीने का आना बाकी है। तो इसका भी एस्टिमेटेड ही होगा, अनुमानित ही होगा। लेकिन जब ये बजट लाया गया होगा 1 फरवरी 2023 को, तो पूरे 12 महीने का एस्टिमेट दिया होगा, अब केवल 2 महीने का देना है। तो इसका अमेंडेड एस्टिमेट होगा। तो अनुमानित आंकड़े तो होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे? संशोधित होंगे, अमेंडेड होंगे। संशोधित अनुमानित आंकड़ा होगा इसका। और एक वो बजट, एक वो साल जो निकल चुका है, 2022-23, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये पूरा साल निकल चुका है। इसमें कितना कमाया, कितना खर्च किया, इसका रियल डेटा आ गया होगा। और इस रियल डेटा को जब इसका बजट आया था, उसका जो एस्टिमेट, अनुमान लगाया था, उससे कंपेयर किया जा रहा होगा। तो एक साल के बजट में 3 साल के आंकड़े होते हैं। एक वो साल जो आने वाला है, एक वो साल जो चल रहा है, और एक वो साल जो गुजर चुका है। 3 साल के इनकम और एक्सपेंडिचर के सरकार क्या करती है? आंकड़े प्रस्तुत करती है। क्लियर? ये सेम लिखा है। इट मींस एवरी ईयर 1 फरवरी को गवर्नमेंट प्रपोज करती है 3 साल का डेटा। एक वो साल जो आने वाला है, एक वो साल जो चल रहा है, एक वो साल जो गुजर चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? जो बजट आ रहा है, वो जो बजट प्रपोज किया गया है 24-25 का, वो साल शुरू होने वाला है। इसका मतलब बजट क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है। प्रकृति में कैसा होता है? फ्यूचर का होता है, अगले आने वाले साल का आइडिया दे रही होती है सरकार। नाउ इससे पहले 1 फरवरी को हर साल बजट आता है, उससे एक दिन पहले मतलब 31 जनवरी को हर साल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्री, लॉन्च करते हैं एक इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा। सर्वे करंट ईयर का किया जाता है, और करंट ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24। इकोनॉमिक सर्वे मतलब करंट इकोनॉमिक सिनेरियो को बताता है, वर्तमान अर्थव्यवस्था की तस्वीर बताता है कि वर्तमान में इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है, कौन कौन से पैरामीटर्स इकोनॉमी के अंडर परफॉर्मिंग हैं, कौन कौन से वेल परफॉर्मिंग हैं, इकोनॉमी में किस किस सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या क्या सोल्यूशन होने चाहिए। ये सब कुछ लिखा होता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इकोनॉमिक सर्वे करंट इकोनॉमिक सिचुएशन या सिनेरियो को बताता है, और इसी को बेस बना के क्या तैयार किया जाता है? बजट तैयार किया जाता है। इस इकोनॉमिक सर्वे को जो लॉन्च किया जाता है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री के द्वारा, इसको तैयार कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको तैयार करते हैं। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं, उनकी टीम इसको तैयार करती है, और ये वर्तमान अर्थव्यवस्था की स्थिति को बताता है। क्लियर है? और इसी के आधार पर सेक्टर्स विच आर अंडर परफॉर्मिंग, सेक्टर्स विच आर वेल परफॉर्मिंग, इसी जो अंडर परफॉर्मिंग है उनमें प्रॉब्लम क्या है और उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसी को बेस बना के क्या तैयार किया जाता है? बजट तैयार किया जाता है। तो वी कैन से द प्रोविजन ऑफ बजट मेनली बेस्ड ऑन दी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ करंट ईयर, और उसी के आधार पे बजट में एलोकेशन, फंड्स का एलोकेशन किया जाता है, और उसकी जो सॉल्यूशंस थे उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। नाउ अगर मैं भारत सरकार के अकाउंट्स की बात करूं, अकाउंट्स ऑफ भारत सरकार के खाते सेम होते हैं। राज्य सरकार के पास भी 3 खाते होते हैं, भारत सरकार के पास भी 3 खाते होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। राज्य सरकार के पास होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट।
दूसरा होता है लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, राज्य सरकार के पास भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तीसरा आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड। क्लियर है? आर्टिकल 266 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, 266 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है पब्लिक अकाउंट, और ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पॉलिटी में कई बार पूछा गया है। कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि जो इमरजेंसी फंड है, वो आर्टिकल 267 में लिखा हुआ है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा जाएगा उसको यूज करने की अथॉरिटी पार्लियामेंट होता है, संसद होती है, और संसद की बिना परमिशन के इस अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता। संसद की परमिशन के लिए बजट प्रपोज किया जाता है, बजट मतलब फाइनेंस बिल, और जब पार्लियामेंट परमिशन दे देता है तो इसका मतलब होता है फाइनेंस बिल पास हो गया और पार्लियामेंट ने इस अकाउंट से पैसे निकालने की परमिशन दे दी है। तो बजट जो है, जो हम बजट पढ़ेंगे, बजट में कितना इनकम आएगा, कितना सरकार कमाएगी और कितना खर्च करेगी, इसका संबंध किस अकाउंट से होता है? केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। तो बजट में सरकार ने जो इनकम बताई है, सरकार कहां कहां से कमाएगी, वो सब कहां जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सरकार कहां कहां खर्च करेगी, वो कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो सरकार का जो बजट होता है वो इस अकाउंट से संबंधित होता है। फिर ये वाला अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, वित्त मंत्रालय होती है, और इस अकाउंट में वो पैसा होता है जो सरकार की लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स होती है। भारत सरकार जो 1 साल से ज्यादा के लिए उधार ले रही होती है। क्लियर? आपको पता है बजट हर साल का होता है, और जो 1 साल से ज्यादा की बोरोइंग्स होती है वो पब्लिक अकाउंट में आती है। जैसे प्रोविडेंट फंड कटता है आपका, जब आप काम करोगे फॉर्मल सेक्टर में तो आपकी सैलरी मिलेगी, उसमें पीएफ कटेगा, और वो रिटायरमेंट के बाद आपको इकट्ठा फंड के रूप में मिल जाएगा। तो सरकार तब तक उसका यूज करेगी और आपको विद इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में 20-30 साल में आपको इकट्ठा क्या कर देगी? वापस कर देगी। एलआईसी में जो प्रीमियम जाता है वो सरकार के पास ही जाता है, सरकार विद इंटरेस्ट उसे रिटर्न करती है। पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तमाम तरीके की स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भारत सरकार चला रही होती है। उसका पैसा कहां जाता है? पब्लिक अकाउंट में, सरकार उसका यूज करती है और फिर विद इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में क्या कर देती है? वापस कर देती है। कंटिजेंसी फंड राष्ट्रपति के पास होता है, ये अकाउंट राष्ट्रपति मतलब भारत सरकार के पास ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति के बिहाफ पर। और ये एक इमरजेंसी फंड है जिसमें हमेशा 30,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पड़े रहते हैं, आपातकालीन स्थिति के लिए पड़े रहते हैं। कोविड से पहले इस अकाउंट में जो फंड था, कोविड से पहले वो पैसा था 500 करोड़, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 30,000 करोड़ कर दिया गया। अगर इमरजेंसी फंड में से पैसा 30,000 करोड़ मेंटेन करना होता है, इसमें से कुछ पैसा यूज हो गया, मान लो 2-4 हजार करोड़ यूज हो गया, तो अगले बजट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बजट में प्रोविजन करके फिर से इस अकाउंट में कितना कर दिया जाएगा? 30,000 करोड़ कर दिया जाएगा। तो बजट का संबंध कौन से अकाउंट से है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नाउ जब सरकार बजट लेके आती है तो बजट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट और राजस्व बजट। बजट का मतलब आपको पता है इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू के फॉर्म में सरकार इनकम करेगी, रेवेन्यू के फॉर्म में सरकार एक्सपेंडिचर करेगी। कैपिटल बजट, कैपिटल का मतलब है, कैपिटल के फॉर्म में बजट का मतलब है इनकम और एक्सपेंडिचर। तो सरकार कैपिटल के फॉर्म में कमाएगी और कैपिटल के फॉर्म में खर्च करेगी। रेवेन्यू वर्ड का मतलब होता है चाहे सरकार रेवेन्यू के फॉर्म में इनकम कर रही है या एक्सपेंडिचर कर रही है, जिस पर सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। सरकार को जो इनकम हुई है उस पर सरकार को देना कुछ नहीं है, और सरकार ने जो खर्च कर दिया है उस पर सरकार को मिलना कुछ नहीं है। जैसे सब्सिडी दे दी सरकार ने, वेलफेयर स्कीम में खर्च कर दिया, उस पर सरकार का खर्च हो गया, उस पर कुछ मिलना नहीं है। जैसे सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया तो सरकार के पास पैसा आ गया, सरकार को उसके बदले कुछ देना नहीं, इसको कहते हैं रेवेन्यू। क्लियर? कैपिटल का मतलब होता है चाहे वो इनकम करे या एक्सपेंडिचर करे, कैपिटल पे लायबिलिटी होती है। अगर कमाई है, सरकार ने कोई इनकम जनरेट की है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, लायबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, डिसइन्वेस्ट कर दिया, विनिवेश कर दिया, तो एयर इंडिया चली गई, बदले में सरकार को पैसा मिल गया, तो लायबिलिटी ही थी, क्योंकि कोई चीज एसेट क्या हो गई? चली गई।
जैसे सरकार ने लोन लिया तो पैसा आ गया, लेकिन लोन पे क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। क्लियर है। और सरकार ने अगर खर्च किया है तो पैसा जा रहा है, खर्च किया है, लेकिन कोई ना कोई एसेट क्रिएट हो रही होगी। जैसे खर्च किया एक्सप्रेस वे बना दिया, जैसे खर्च किया हाईवे बना दिया, पोर्ट्स बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए, तो खर्च करने के बाद क्या है, उस पर लायबिलिटी है या नहीं है, बोलो भाई। क्लियर है। तो इसको कहते हैं क्या, कैपिटल बजट। क्लियर है। तो आपको पता है लोन लिया है या दिया है, लोन पे लायबिलिटी होती है किसकी, इंटरेस्ट की। इसलिए लोन लिया है या लोन दिया है वो किसका पार्ट होता है, कैपिटल बजट का पार्ट होता है। तो लोन विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ कैपिटल बजट। और लोन पे देना पड़ता है या लेना पड़ता है इंटरेस्ट रेट, इसीलिए इंटरेस्ट रेट जो मिलेगा वो इंटरेस्ट विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट। क्लियर है। अब हम चारों कंपोनेंट देख लेते हैं। रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व के रूप में पैसा प्राप्त होना, राजस्व के रूप में रेवेन्यू के फॉर्म में पैसा खर्च होना, कैपिटल के फॉर्म में पैसा प्राप्त होना और कैपिटल के फॉर्म में पैसा खर्च होना। तो रेवेन्यू इनकम है, सरकार को केवल पैसा मिल रहा होगा, सरकार को इस पे कुछ भी खर्च करना, कुछ भी लायबिलिटी नहीं है। तो पहला है टैक्स के रूप में जो पैसा प्राप्त किया, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो रेवेन्यू तो है जिसपे कुछ सरकार को देना नहीं है, लेकिन वो टैक्स ना होके क्या है, नॉन टैक्स है। जैसे पहला इंटरेस्ट रिसिप्ट, सरकार ने जो लोन बांटे हैं उन लोन पे सरकार को लेना क्या है, इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट मैंने पहले ही बता दिया है, चाहे इंटरेस्ट पे करना हो या इंटरेस्ट मिलना हो, वो किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू का पार्ट होता है। पीएसयू जो सरकार की सरकारी कंपनियां हैं, सरकार के जो सरकारी बैंक हैं, उनका क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट पे कुछ देना नहीं होता है, पैसा मिलना होता है, तो पीएसयू का प्रॉफिट। सरकार को विदेशों से जो मदद मिलती है, ग्रांट या एड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वो सरकार को पैसा मिलना है। मदद आपको पता है, मदद कभी वापस की नहीं जाती है, वो रेवेन्यू होता है। अगला लाइसेंस फीस, चालान्स, फाइन्स, पनिशमेंट्स, इकोनॉमिक फाइन्स और पनिशमेंट। जैसे ईडी है, सीबीआई है, कोई कार्रवाई करती है और जो एसेट्स को सीज कर लेती है, जब्त कर लेती है, और अगर उस केस में कोर्ट से फैसला आ गया सरकार के पक्ष में, मतलब ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों के पक्ष में, तो वो एसेट किसकी हो जाती है, फिर सरकारी खजाने में चली जाती है, उस पर कुछ देना नहीं होता है। तो वो सारी चीजें। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च कर रही है सरकार, लेकिन कुछ मिलना नहीं है। देखिए सब्सिडीज, जनता को सब्सिडी देती है, गरीबों को सरकार, उस पर कुछ मिलना नहीं है। एक्सपेंडिचर जो वेलफेयर स्कीम्स में, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, तमाम तरीके की वेलफेयर स्कीम्स में सरकार पैसा खर्च करती है। स्कॉलरशिप देती है, विडो विधवा पेंशन्स देती है, ओल्ड एज पेंशन्स देती है, अलाउंसेस देती है, तमाम तरीके के बेरोजगारी भत्ते देती है, महंगाई भत्ते देती है। इन पे कुछ भी सरकार को मिलना नहीं है, सिर्फ खर्च होता है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार ने जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ब्याज भुगतान करना है, और मैंने बोला चाहे इंटरेस्ट मिला है या पे किया है, वो हमेशा रेवेन्यू का पार्ट होगा। ग्रांट या एड, भारत सरकार भी तो विदेशों को बहुत सारी सहायता देती है, जिसको वापस लेना नहीं है, क्योंकि सहायता को वापस लिया नहीं जाता। और भारत सरकार राज्यों को भी सहायता देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। क्लियर है, वो भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। भारत सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी है, उनके पर्क्स हैं, पार्क्स नहीं है, PERKS, सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, वेतन भत्ते सुविधाएं, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, ये सारे। क्लियर है। इसके अलावा जो सरकारी मशीनरी का खर्च होता है, मान लो प्रधानमंत्री जी की विदेश में यात्रा हुई या देश में कहीं भी यात्रा हुई, उसका जो खर्च होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। मिनिस्टर जो है, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, मिनिस्टर्स हैं, MP हैं, जो सरकारी विजिट पे जाते हैं, उनका जो भी खर्च होता है वो सब इसी में आएगा। क्लियर है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो भी खर्च होता है वो क्या होता है, उसमें कोई एसेट तो क्रिएट नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, कानून व्यवस्था मजबूत रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहता है, देश अच्छे से चलता है, व्यवस्था अच्छे से चलती है, तो वो सब किसके पार्ट हो जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हो जाएंगे। क्लियर है भाई। अगला डिफेंस में किया गया खर्च, डिफेंस में एक्सपेंडिचर, इसमें अगर नहीं लिखा हो तो ऐड कर लेना, नीचे हो सकता है छिप गया हो। डिफेंस में किया गया खर्च, रक्षा पर किया गया व्यय, ये भी किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल इनकम या रिसिप्ट्स। कैपिटल के फॉर्म में सरकार को क्या मिल रहा है,
पैसा मिल रहा है। पहला डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी एसेट बेच देना और पैसा निकाल लेना। तो डिसइन्वेस्ट करती है सरकार, अपनी एसेट्स को बेचती है और पैसा मिल जाता है। जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया और पैसा मिल गया, तो पैसा आ गया, इनकम आ गई, लेकिन एसेट चली गई, क्या होगा? कैपिटल इनकम है, रिसीव्स। लोन रिसीव्स, जितनी भारत सरकार ने क्या लिए? लोन लिए, तो लोन लिया है तो पैसा आ गया, और लोन पे है क्या? लायबिलिटी है किसकी? इंटरेस्ट की। लोन रिकवरी, लोन रिकवरी मतलब जो लोन बांटा था उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेना है, रिकवरी करना है, तो दिया था उसको वापस लेना है, पैसा आ गया, लेकिन उस पर मिला क्या है? इंटरेस्ट मिला है, तो लायबिलिटी है। तो लोन हमेशा कैपिटल का पार्ट होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पोर्शन। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसको कैपेक्स कहते हैं। इसको बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आधारभूत अवसंरचना के विकास में जो व्यय हो रहा है, रोड, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबके विकास में कितना सरकार खर्च कर रही है। जितना तेजी से कैपेक्स बढ़ेगा उतनी तेजी से देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतनी तेजी से देश विकसित होता चला जाएगा। तो सरकार ने खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर हो गया और एसेट क्रिएट हो गई, रोड, रेलवे, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बन गए। अगला लोन डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्यूशन लिखा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, लोन डिस्ट्रीब्यूशन। भारत सरकार ने लोन बांट दिया, पैसा चला गया, लोन पे आएगा क्या? इंटरेस्ट, लायबिलिटी होगी। लोन पेमेंट, भारत सरकार ने जो पैसा लिया था उधार, उसका पेमेंट भी तो करना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यहां से जाएगा और इंटरेस्ट यहां से जाएगा। तो ये कंपोनेंट हो गए आपके बजट के। नाउ टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के घाटे। घाटे का मतलब इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कितने प्रकार के होते हैं? पहला बजट डेफिसिट, बजट का घाटा, मतलब बजट में सरकार जितना इनकम दिखा रही है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि घाटा है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो मैं लिख सकता हूं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम और रिसिप्ट्स, कुल व्यय माइनस कुल आय या प्राप्तियां। टोटल एक्सपेंडिचर चाहे वो रेवेन्यू का हो या कैपिटल का हो, और टोटल इनकम और रिसिप्ट्स रेवेन्यू की हो या कैपिटल की हो। इस घाटे को कहते हैं बजट घाटा, शॉर्ट में कहते हैं बीडी। क्लियर? नेक्स्ट, बजट घाटे के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एफडी, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट देखो, जो सरकार ने लोन लिया है वो लोन एक्चुअल में लिया है या दिया है, वो आज के टर्म में क्या है? घाटा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लोन क्या करेगा? सरकार उससे क्या करेगी? लोन से इन्वेस्ट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, उसी से रिटर्न कमाएगी, उसी से लोन लौटाएगी, उसी से प्रिंसिपल अमाउंट और उसी से इंटरेस्ट लौटाएगी और उसी से रिटर्न कमाएगी। तो लोन जो है उसको घाटे में काउंट किया जाना नहीं चाहिए, चाहे वो लिया है या दिया है, क्योंकि लोन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है, और वो लॉन्ग टर्म में क्या देता है? रिटर्न देता है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए लाया जाता है कॉन्सेप्ट किसका? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स या इनकम, लेकिन एक्सेप्ट नेट बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो उधारियां हैं उनको अलग हटा दो, चाहे लिया है, और नेट बोरोइंग्स मतलब कितना लिया उधार और कितना दिया उधार, लोन को माइनस कर दो, हटा दो। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं इसको टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम या रिसिप्ट्स को तो मैंने बजट डेफिसिट कहा था, बीडी। तो मैं लिख सकता हूं एफडी इज इक्वल टू बीडी माइनस नेट बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये होगा फिस्कल डेफिसिट। यहां तो केवल बोरोइंग्स को हटाया गया, लेकिन मैंने बताया जो लोन लेता है, सरकार ने लोन लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट किया, उसी से रिटर्न कमाया, उसी से प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया, उसी से इंटरेस्ट भी वापस करेगी, उसी से रिटर्न कमाएगी। यही मॉडल होता है लोन लेने का। बोलो भाई। तो दूसरा क्या है? अगला है तीसरा प्राइमरी डेफिसिट, पीडी। तो पीडी ये कहता है सिर्फ नेट बोरोइंग्स को नहीं माइनस किया जाएगा, इंटरेस्ट भी तो पे उसी से होना है। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेट इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है कितना इंटरेस्ट रिसिप्ट मिला, मतलब कितना इंटरेस्ट पे किया और कितना मिला, उसका नेट वैल्यू। तो पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी, चौथा।
आरडी मतलब रेवेन्यू वाले पार्ट का डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये हो जाएगा। और लास्ट है पांचवा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ईआरडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है प्राइमरी डेफिसिट, नहीं ये प्राइमरी डेफिसिट नहीं है, आरडी है, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, इसको करेक्ट करना है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू आरडी, रेवेन्यू डेफिसिट, मैं फुल फॉर्म लिख लेता हूं यहां पे, राजस्व घाटा क्लियर है, पीटी हटा दो यहां से, राजस्व घाटा आरडी माइनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट। देखिए हमने अभी पढ़ा कि भैया रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू वाले पार्ट का घाटा। लेकिन यहां पे देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक टर्म आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट्स, भारत सरकार राज्यों को जो सहायता दे देती है अनुदान, वो वापस नहीं मिलनी है भारत सरकार के लिए, तो भारत सरकार के लिए वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन राज्य सरकारें उस पैसे से क्या करेंगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में यूज करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगी। तो अगर प्रैक्टिकली देखें, रियल में देखें, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन भारत सरकार के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, तो इफेक्टिवली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि राज्य सरकारें उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेंगी, डेवलप करेंगी। इसीलिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर निकालते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट में से इस वाले कंपोनेंट को माइनस कर देते हैं, तो वही यहां पर लिखा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट टू स्टेट। अब देखिए ये घाटे बहुत बढ़ सकते हैं, मान लो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो बड़ा चढ़ा के अनाउंसमेंट करते हैं कि हम ये पैसा बांटेंगे, ये बांटेंगे, वोट लेने के लिए कुछ भी फ्रीबीज बांटने लग जाए। फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट प्राप्त करने के लिए खूब उल्टा सीधा बांटने की बातें कर देते हैं, हम ये बांटेंगे, रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे, इसको फ्रीबीज कहते हैं। फ्री में आपने अब पॉलिटिकल पार्टियों को ये कोई मतलब नहीं होता, ना कभी वो बताती हैं कि वो पैसा कहां से लाएंगे फ्री बांटने के लिए। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां अपने इंटरेस्ट के लिए, पावर में आने के लिए कितना भी बड़ा चढ़ा के क्या कर सकती हैं, खर्च कर सकती हैं। और जब सत्ता में आ जाएंगी बड़ा चढ़ा के वादे करके, तो मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे मजबूरी में उनके झूठे वादों से सरकार की फाइनेंशियल सिचुएशन, सरकार की फिस्कल सिचुएशन खराब हो सकती है, सरकार पे कर्ज बढ़ सकता है, सरकार घाटे में जा सकती है। तो ऐसे में सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टियों को रोकना पड़ेगा। इसके लिए सरकारों को किसी लीगल बाइंडिंग, एक लीगल टर्म में बांधना पड़ेगा, लीगलिटी में, उसको दायरे में, लीगल रिस्ट्रिक्शन में डालना पड़ेगा। इसके लिए एक कानून लाया गया, FRBM एक्ट, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में, जिसका पर्पज है टू प्रमोट फिस्कल डिसिप्लिन एंड टू कंट्रोल द डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट। सरकारों को अपना फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल करके रखना, सरकार को फिजिकल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, अपने खर्चों को कम करना, अपने घाटों को, सभी प्रकार के घाटों को क्या करना, कम करके रखना, जिससे कि उन पे कर्ज ना बढ़े, जिससे सरकार की फिजिकल और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या रहे, अच्छी रहे। इसके लिए कानून काम करता है। तो हर साल सरकार को बजट में अपने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट बताना पड़ता है कि हम फिजिकल डेफिसिट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना कम करेंगे। जैसे जो 2023-24 का पिछले साल का बजट था, उसमें सरकार ने बोला था हम अपना फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 5.9% तक ले आएंगे, जो कोविड में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और 2000 जो अभी का इंटरिम बजट आया 24-25 का, इसमें सरकार ने बोला है हम अपना फिजिकल डेफिसिट अपनी जीडीपी का 5.1% तक कम कर देंगे। 5.9 से कहां पर आ जाएगा, 5.1। तो ये 5.1 फिजिकल डेफिसिट का इस साल का बजट का टारगेट है, ये याद रखना है, पिछले साल का ये था। तो ये सरकार को अपने घाटे को कम करने के लिए हर साल बजट में अनाउंस करना पड़ता है। अगला टॉपिक है टाइप। तो ये बजट खत्म हो गया, फिजिकल पॉलिसी खत्म हो गई, जिसमें हमने टैक्सेशन पढ़ा और बजट पढ़ा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तेजी से छोटे छोटे टॉपिक बच्चे हैं, उनकी ओर आगे बढ़ लेते हैं। तो एक वर्ड होता है इन्फ्लेशन। आपको पता है इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है,
और इन्फ्लेशन प्रॉब्लम तब बनती है जब इन्फ्लेशन रेट 4 के पार हो जाए, क्योंकि 4% ऑप्टिमम इन्फ्लेशन रेट है। तो इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है, महंगाई, मुद्रास्फीति, तो मैं कह सकता हूं हाई इन्फ्लेशन रेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन दैट इज ग्रेटर देन 4%, और ये एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। डिफ्लेशन आपको पता है अवस्फीति, लो इन्फ्लेशन रेट है जब इन्फ्लेशन रेट 4% से कम हो जाए, ये भी क्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि लो इन्फ्लेशन रेट पर क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा प्रोड्यूसर का, वो डिमोटिवेट होगा तो प्रोडक्शन कम करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम करेगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, बेरोजगारी गरीबी बढ़ने लगेगी, स्लो डाउन आ जाएगा इकोनॉमी में। तो दो प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, बोथ आर दी प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, आरबीआई और सरकार क्या बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो हाई इन्फ्लेशन रेट है जिसको इन्फ्लेशन कहेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इन्फ्लेशन को कम करके कहां लाया जाएगा, 4% पे। ट्राई टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन रेट अप टू 4%, कौन, सरकार और आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए, जैसा कि हमने देखा था। तो 4% लाया जाएगा, मतलब 4% से कम किया जा रहा है, जो महंगाई दर 4 से ज्यादा थी उसको कम किया जा रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिस मतलब पीछे ढकेलना, कम करना किसको, इन्फ्लेशन को। तो डिसइन्फ्लेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन्फ्लेशन। नाउ अगर डिफ्लेशन है मतलब इन्फ्लेशन रेट कम है, तो इसको बढ़ा के क्या किया जाएगा, आरबीआई सरकार इकोनॉमिक पॉलिसीज के द्वारा बढ़ा के कहां पहुंचाएंगे, 4% पे। तो इसको इंक्रीज किया जाएगा कहां तक, 4% बैलेंस पॉइंट तक। इस प्रोसेस को कहते हैं रीफ्लेशन। री मींस दोबारा, फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को क्रिएट करना। तो रीफ्लेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन प्रॉब्लम्स हैं और डिसइन्फ्लेशन और रीफ्लेशन इनके सॉल्यूशन हैं। नेक्स्ट, स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज कम हो रहे हैं और एट द सेम टाइम कुछ प्राइस बढ़ रहे हैं, मतलब कुछ वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस बढ़ रहे हैं और उसी समय कुछ के कम हो रहे हैं। जैसे ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स में जिनकी सीजन आ रही होगी उनकी सप्लाई बढ़ेगी तो उनके प्राइस क्या दिखाई देंगे आपको, कम, और जो ऑफ सीजन हो जाएंगे फ्रूट्स उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो एट द सेम टाइम कुछ फलों के प्राइस बढ़ रहे होंगे, कुछ के कम। सेम वेजिटेबल्स पे, सेम क्लोथ्स पे, वेजिटेबल्स पे भी लिख सकता हूं, क्लोथ्स भी लिख सकता हूं। ऐसी इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन। क्लियर है। हिंदी में तिरछी मुद्रास्फीति है, लेकिन हिंदी में स्क्यूफ्लेशन ही लिखना, ये तिरछी लिखा नहीं जाता है, स्क्यूफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इसको कहते हैं हिंदी में, स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं और मंदी जनित महंगाई भी कहते हैं, मंदी जनित मुद्रास्फीति। देखो, स्टैग मतलब वर्ड होता है स्टैग्नेंट हो जाना, रुक जाना, स्थिर हो जाना। क्या, ग्रोथ रुक गई है, जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो गई है, नेगेटिव हो गई है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कम हो गई है। तो जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे स्टैग्नेंट हो गई, स्थिर हो गई इकोनॉमी। प्रोडक्शन नहीं होगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी, तो उसको कहेंगे डिफ्लेशन या रिसेशन आ गया। क्या कहेंगे भैया, डिफ्लेशन या इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, ये हम पढ़ चुके हैं। और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड ज्यादा दिखाई देगी, प्राइस बढ़ जाएंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो सप्लाई कम होने से, प्रोडक्शन कम होने से क्या दिखाई देगा, इन्फ्लेशन दिखाई देगा। तो किससे मंदी आ गई, रिसेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, प्रोडक्शन कट हो गया, उसकी वजह से क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। इसी को कहते हैं क्या, स्टैगफ्लेशन। तो जब भी डिफ्लेशन या रिसेशन आएगा इसका मतलब प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो डिफ्लेशन या रिसेशन और इन्फ्लेशन एक साथ दिखाई देंगे, इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। अगला एक कर्व होता है जिसका नाम है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो होता है ये रिलेशन शो करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और महंगाई की दर में, और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कहता है अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो बेरोजगारी दर कम होती है। ये इस संबंध को दिखाता है, ये इस संबंध को दिखाता है, इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा है तो महंगाई की दर कम होगी। इसमें इस चीज को दिखाया गया है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो महंगाई कैसे कम होगी। इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है इसका मतलब प्राइस क्या है, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है इसका मतलब गुड्स और सर्विस के प्राइस ज्यादा है। प्राइस तभी ज्यादा होंगे जब गुड्स और सर्विस की डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड तभी ज्यादा होगी जब लोगों पे पैसा ज्यादा होगा। लोगों पे पैसा तभी ज्यादा होगा जब रोजगार ज्यादा होंगे। रोजगार तभी ज्यादा होंगे जब बेरोजगारी दर कम।
तो इसमें इन्फ्लेशन को केवल डिमांड ड्रिवन बताया गया है। तो इस फिलिप ने डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन मानकर इस कर्व को दिया, जबकि इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन भी तो होती है भैया। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है ये तब भी तो हो सकती है जब प्रोडक्शन या सप्लाई क्या हो गई हो, कम हो गई हो। अभी हमने स्टैगफ्लेशन में देखा था, जब प्रोडक्शन या सप्लाई कम हो जाएगी तब भी महंगाई ज्यादा देगी, महंगाई ज्यादा दिखाई देगी और प्रोडक्शन या सप्लाई कम होने पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी सप्लाई ड्रिवन भी हो सकती है और डिमांड ड्रिवन। लेकिन फिलिप ने केवल क्या माना, डिमांड ड्रिवन माना। लेकिन आपको आंसर क्या देना है कि फिलिप कर्व किन दो के बीच में शो करता है, जो किन रिलेशन शो करता है, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। चलिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रेट के आधार पर इन्फ्लेशन के प्रकार। सबसे पहला होता है क्रीपिंग, रेंगती हुई महंगाई, बहुत कम इन्फ्लेशन रेट जो 0 से 3%। ये कहां देखने को मिलती है, विकसित देशों में देखने को मिलती है। इसके बाद इन्फ्लेशन चलने लगेगी वॉकिंग इन्फ्लेशन जो 3 से 10%। ये डेवलपिंग और एलडीसी विकासशील और अल्प विकसित या गरीब देशों में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में दिखाई देगी। फिर दौड़ेगी रनिंग इन्फ्लेशन 10 से 20%। रनिंग के बाद गैलोपिंग या जंपिंग या ओवर इन्फ्लेशन, अब कूदेगी 20 से 100% की महंगाई दर। और लास्ट में होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जब महंगाई दर 100% को भी पार कर जाती है। ऐसे देश जहां हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है वहां अराजकता फैल जाती है, कुछ भी खाने पीने को, बेसिक नीड्स की कुछ भी चीजें बचती नहीं। नाउ एक वर्ड होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है टोटल या ओवरऑल इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस में, थोक में माल खरीदने में महंगाई दर क्या है, टोटल महंगाई दर क्या है, उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन, कोर मुद्रास्फीति। कोर मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन अदर देन फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। मतलब टोटल इन्फ्लेशन में से, तो कोर इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल या ओवरऑल इन्फ्लेशन में से मैं किसको हटा दूं, फूड और फ्यूल की इन्फ्लेशन को हटा दूं, क्योंकि फूड और फ्यूल जो होते हैं बहुत वोलाटाइल होते हैं, बहुत तेजी से इनके दामों में क्या होता है, प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मॉनसून खराब हो गया तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो सकता है, और मॉनसून पे किसी का कंट्रोल नहीं। क्लियर है, मॉनसून खराब हुआ तो बारिश कम होगी और रेनफॉल कम होगा तो फूड प्रोडक्शन पे निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। फ्यूल हमने आपने सुना है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हम वेस्ट एशिया से, जो मिडिल ईस्ट देश कहा जाता है, अरब देशों से खूब मंगाते हैं। ऐसे में अगर वहां क्राइसिस आ गया, वहां कोई वॉर छिड़ गया, तो वहां सप्लाई कट हो जाएगी, तो वहां फ्यूल नहीं आ पाएगा, फ्यूल में महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्यूल की महंगाई बढ़ने पे फूड की महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत वोलाटाइल होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। तो इन्फ्लेशन दो टाइप से निकाली जाती है, एक हेडलाइन और एक कोर इन्फ्लेशन। अगला है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश हो रही है मतलब इन्फ्लेशन ड्यू टू द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन सब की कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे अगर लेबर महंगी हो गई तो लेबर महंगी हो गई तो उसे ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसी इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो समय के अनुसार बढ़ती रहती है। क्लियर है। आटा या गेहूं जो पहले सस्ता था, मान लो पहले 5 रुपए किलो गेहूं मिलता था, आज 20 रुपए किलो मिलेगा, और वही गेहूं बिस्किट में या वही गेहूं पिज्जा में यूज होगा, तो ऑब्वियसली पिज्जा या बिस्किट की कीमत समय के अनुसार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। दूसरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन ड्यू टू प्राइस हाइक ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विस। अचानक से डिमांड बढ़ी, उससे महंगाई बढ़ गई, तो ये क्या होती है, वोलाटाइल होती है। ये डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है शॉर्ट टर्म में, ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है, और ये बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि डिमांड बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन आने पर इकोनॉमी में वोलेटिलिटी आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगला श्रिंकफ्लेशन या हिडन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो दिखाई नहीं देती। श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज की साइज को कम कर देना, मतलब प्राइस सेम है लेकिन साइज कम हो गया। जैसे कोई बिस्किट है जो पहले भी 10 रुपए का मिलता था, अब भी 10 रुपए का मिलता है, लेकिन पहले बिस्किट उसमें 10 में 10 बिस्किट निकलते थे, अब 10 रुपए में 8 बिस्किट निकलते हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि वो प्राइस उतने ही रखे गए लेकिन क्वांटिटी कम कर दी गई। ऐसी इन्फ्लेशन को श्रिंकफ्लेशन या हिडन इन्फ्लेशन का बोलते हैं, जहां सेम प्राइस पर क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है या क्वालिटी को कम कर दिया जाता है। अब इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी की बात करें कि इन्फ्लेशन को कैसे पहचानते हैं, तो हर महीने निकलता है सीपीआई, कंज्यूमर
प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के लिए किस रेट कितने बढ़ गए, मतलब एमआरपी में कितनी वृद्धि हो गई किसी गुड्स या सर्विस की, उसको बताता है। इसका बेस ईयर 2011-12 है, इंडियन इकोनॉमी का बेस ईयर ही 2011-12 है, और इसमें गुड्स और सर्विस दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों की महंगाई कंपोजिट तरीके से निकाली जाती है, हर महीने निकलता है। इसको निकालने वाला आपको पता है मॉस्पी के अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो थोक में महंगाई को बताता है, इसका बेस ईयर भी 2011-12 है। इस WPI में केवल गुड्स को शामिल किया जाता है और सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता है, और इसको निकालता कौन है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हर महीने निकालता है। सीपीआई जो निकालता है वो सीपीआई 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक सीपीआई कंबाइंड आता है, मतलब सीपीआई रूरल का भी और अर्बन का भी, इसे एनएसओ निकालता है जो मैंने पीछे लिखा। एक सीपीआई आता है इंडस्ट्रियल वर्कर का, कि इंडस्ट्रियल वर्कर के बेसिस में कितनी वृद्धि हुई है। एक सीपीआई आता है रूरल लेबर का, ग्रामीण लेबर के बेसिस में, उनकी सैलरी में, उनके जो वेतन मिलता है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। और एक होता है एग्रीकल्चर लेबर का। इन तीनों को कौन निकालता है, लेबर ब्यूरो निकालता है। और लास्ट है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी अविस्फीति कारक, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो नॉमिनल जीडीपी होती है, डिवाइडेड बाय जीडीपी एट बेस प्राइस, जो रियल जीडीपी होती है। इससे आपको इन्फ्लेशन पता लगाया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर पूछता है बेरोजगारी के प्रकार, तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण लेवल पे 2 टाइप की बेरोजगारी दिखाई देगी। एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे प्रच्छन्न या छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, और एक सीजनल मौसमी बेरोजगारी। दोनों कहां दिखाई देती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और यही ग्रामीण गरीबी का कारण है, रूरल पॉवर्टी का कारण। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है जहां छिपी हुई बेरोजगारी है। जैसे एक छोटा सा खेत है, उसमें एक किसान परिवार का अगर एक व्यक्ति काम करे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होना है, और 5 काम करें तब भी उतना ही प्रोडक्शन होना है, क्योंकि बाकी लोगों पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। तो एक की जगह पूरा घर 5 के 5 उसी में रोजगार प्राप्त है। जबकि अगर उन 4 को हटा लिया जाए तब भी उतनी प्रोडक्टिविटी है, 4 को ऐड कर दिया जाए तब भी उतनी प्रोडक्टिविटी है। मतलब उन 4 के लग जाने से खेत में कोई प्रोडक्टिविटी में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब उनकी नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। जहां लेबर को बढ़ाने पर प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिखाई तो दे रहे हैं वो 5 रोजगार प्राप्त है, खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन वो 4 का प्रोडक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। सीजनल का मतलब होता है किसान बुवाई के समय और फसल कटाई के समय बिजी रहता है, और बीच में जब फसल पक रही होती है तो खाली हो जाता है, मौसमी बेरोजगारी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, जहां स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है, कम पढ़ा लिखा है, अल्प जो है कौशलिकृत है या कौशलिकृत है, रोजगार ढूंढ रहा है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरा एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, उसको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा शहरों में दिखाई देता है। तीसरा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि इकोनॉमी का नेचर क्या होता है, साइनोसॉइडल होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है। इकोनॉमी ग्रो करती है, फिर कभी ना कभी डाउनफॉल आता है, फिर ग्रो करती है, डाउनफॉल आता है। तो जब ग्रो करेगी तो जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रहेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी तो रोजगार बढ़ जाएंगे। जब डाउनफॉल आएगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसका मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति जॉब स्विच कर रहा होता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा होता है, तो 2, 4, 10, 5 दिन के कूलिंग पीरियड पे रहता है। मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन करता है तो कुछ दिन के लिए वो क्या हो जाता है, घर पे बैठ जाता है, बेरोजगार हो जाता है। या कोई अपनी स्किल इंप्रूवमेंट के लिए कोई कोर्स कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, एमबीए कर रहा है, तो उसने क्या ले लिया, लीव ले ली, और अपनी कोर्स, अपने स्किल को अपग्रेडेशन के लिए कुछ दिन के लिए बेरोजगार रहा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अल्प बेरोजगारी, जहां पर व्यक्ति साल में पूरे साल भर रोजगार प्राप्त नहीं करता है, साल के कुछ टाइम रोजगार प्राप्त करता है, कुछ टाइम बेरोजगार रहता है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इच्छा से बेरोजगार, ऐच्छिक बेरोजगारी,
कि भैया आपने ये जो है आपने प्रॉमिस कर लिया है खुद से कि हम ये वाली रोजगार लेंगे, ये वाली इतनी सैलरी का रोजगार लेंगे, ये नहीं मिला तो हम घर पे खाली बैठ के बेरोजगारी, मतलब घर पे खाली बेरोजगार बैठना पसंद करेंगे, लेंगे तो अपनी इच्छा की नौकरी लेंगे। मतलब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो अगर घर पे खाली बैठा है, मतलब लगातार कहीं हर फील्ड में अप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जॉब के पीछे पड़ा हुआ है, तो ऐसी बेरोजगारी को वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और पढ़ा लिखा आदमी है और वो खाली बैठ के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसको बेरोजगारी में, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में माना जाता है, इच्छिक बेरोजगारी में माना जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जॉब की तैयारी कर रहा है, वो लगातार कहीं अप्लाई नहीं कर रहा है, केवल वो सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहा है और सरकारी जॉब्स में उसे उसी पर्टिकुलर जॉब को चाहिए, उसी सैलरी पैकेज की जॉब को चाहिए, कोई और जॉब नहीं चाहिए। तो वो खाली बैठ के तैयारी कर रहा है, इसीलिए वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी का मतलब है व्यक्ति लगातार ट्राई कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, हर जगह हाथ पैर मार रहा है, कोई भी जॉब करने के लिए तैयार है, किसी भी इनकम लेवल की जॉब करने को तैयार है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो उसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जैसे किसी इकोनॉमी में करप्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहां करप्शन ज्यादा होगा वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होगी, तो प्रोडक्शन कम होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा, वहां बेरोजगारी ज्यादा होगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहां सरकार जो है, सरकार में राजनीतिक स्थिरता नहीं है, सरकार मजबूत नहीं है, स्टेबल नहीं है, सरकार चेंज हो जाती है समय समय पे, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अनसर्टेन रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं, और वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पॉलिसी क्लैरिटी के साथ नहीं बन पाती है, लागू नहीं हो पाती है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट फ्लो कम होता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड स्लो हो जाती है। जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, वहां भी इन्वेस्टमेंट फ्लो कम होता है, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ कम होती है, तो वहां बेरोजगारी ज्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट है 13 चैप्टर पॉवर्टी। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये। पॉवर्टी, गरीबी दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट आप वर्ड सुनते हो, एब्सोल्यूट का मतलब आप बोलते हो ना एब्सोल्युटली करेक्ट, पूरी तरीके से सही, तो एब्सोल्युटली पुअर मतलब पूरी तरीके से गरीब। वेरी लो इनकम फैमिलीज, जिनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान को भी पूरा कर पाए। जैसे भारत में इनको बोला जाता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार। क्लियर है। और ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, ये फीचर होता है डेवलपिंग और एलडीसी, लीस्ट और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, विकासशील और अल्प विकसित देशों का। रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, जहां एक व्यक्ति रिच है, दूसरा उससे ज्यादा रिच है, तीसरा सबसे ज्यादा रिच है। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? विकसित देशों में, अमीर देशों में देखने को मिलेगा। और ऐसा आप मान सकते हो कि दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है, उसके कंपैरिजन में पूरी दुनिया क्या है? रिलेटिवली पुअर है। क्लियर? तो दो टाइप की पॉवर्टी होती है। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो पॉवर्टी को कई डायमेंशनल में डिफाइन करता है। ये यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा निकाला जाता है। इसमें 10 इंडिकेटर्स बताए गए हैं गरीबी के। 3 मेजर हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर होती है 0 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर, अंडर 5 भी कहते हैं। मतलब 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उसमें से कितने बच्चों की मौत 5 साल के बीच में, 0 से 5 साल के बीच में हो जाती है, उसको कहते हैं। दूसरा अंडर न्यूट्रिशन या मल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण का शिकार कितने लोग हैं। एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, और दूसरा एनरोलमेंट रेशियो क्या है, मतलब ड्रॉप आउट रेशियो क्या है। प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी में कितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, सेकेंडरी से जो है हायर लेवल पर, हायर एजुकेशन में कितने लोग ले रहे हैं, कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसका। और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, जीवन का स्तर क्या है, वहां पीने का ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। साफ सफाई स्वच्छता रखी जा रही है या नहीं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी सबके घरों में आ रही है या नहीं आ रही। कुकिंग फ्यूल, खाने का स्वच्छ कुकिंग फ्यूल, क्लीन कुकिंग फ्यूल है या नहीं है। स्वच्छ ईंधन है या नहीं है। कहीं चूल्हे पर रोटी तो नहीं बना रहे, क्योंकि उससे क्या होगा, महिलाओं में श्वसन संबंधी समस्या हो गई,
वो महिलाओं में श्वसन संबंधी समस्या, रेस्पिरेटरी डिसीजेज जो होंगी वो इनहेरिटेड हो जाएंगी, और जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो वो बच्चों में चली जाएंगी, उससे नेक्स्ट जनरेशन को भी इंपैक्ट करेंगी। हाउस, सबके पास घर है या नहीं है, सबके पास संपत्ति है या नहीं है, ये 10 इंडिकेटर्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के। नाउ कमेटीज रिलेटेड टू पॉवर्टी, मीजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया, जिन्होंने क्या डिसाइड किया, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन कौन होंगे, ये कमेटीज बनी। पहली कमेटी डॉक्टर बाई के अलग समिति बनी जो 1977 में बनी, 1989 में इन्होंने रिपोर्ट दी। ये इन्होंने क्या किया, बेस बनाया किसको, कैलोरी को, ऊर्जा को बेस बनाया, एनर्जी को बेस बनाया। तो इन्होंने बोला रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत और शहरी भारत। ग्रामीण भारत में चूंकि फिजिकल वर्क ज्यादा होगा इसलिए ज्यादा रखा गया कि कोई व्यक्ति अगर 2400 कैलोरी पर डे पर पर्सन कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब बीपीएल नहीं है, और शहरों में 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन उसे एनर्जी मिल रही है तो वो बीपीएल नहीं है, इससे कम वाले बीपीएल में। इसके बाद दूसरी कमेटी आती है लकड़ा वाला कमेटी। ये कमेटी जो है 1989 में बनी, 1989 में बनी और इसने रिपोर्ट 1993 में सबमिट की। फिर आती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में। अच्छा, इन कमेटी को बनाया किसने, तीनों कमेटी अब तक प्लानिंग कमीशन ने, याद रखना है। तो इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी, और इस कमेटी ने, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने पर डे इनकम को बेस बनाया, प्रतिदिन की आय को बेस बनाया। रूरल इंडिया में चूंकि महंगाई थोड़ी कम होती है, अर्बन में ज्यादा होती है, तो रूरल इंडिया में बीपीएल की जो कट ऑफ लिमिट रखी वो 27 रुपए पर डे पर पर्सन रखी, अर्बन में 33 रुपए पर डे पर पर्सन। इससे कम जिसके पास है वो क्या है, बीपीएल। नेक्स्ट अगली कमेटी है रंगराजन कमेटी। इसको भी प्लानिंग कमीशन ने 2012 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में बनाया और 2014 में रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने पर मंथली इनकम को, महीने की इनकम को बेस बनाया। रूरल इंडिया में इन्होंने 972 रुपए रखा, अर्बन में 1407। इससे कम जिसके पास है वो बीपीएल है, ये पैरामीटर रखा गया बीपीएल को डिसाइड करने। और लास्ट है अरविंद पनगरिया टास्क फोर्स। जो अरविंद पनगरिया ये अभी 16वां फाइनेंस कमीशन बना है, उसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये नीति आयोग के पहले 22 चेयरपर्सन है, लिखवाया मैंने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में, पहले 22 चेयरपर्सन है नीति आयोग के। ये नीति आयोग ने बनाई क्योंकि अब 2015 में नीति आयोग आ चुका था प्लानिंग कमीशन के जगह पे, और इसकी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं हुई है तो उसकी कोई रिकमेंडेशन अभी नहीं पता। लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, मैंने इंडिया में, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज में हमने पढ़ लिया था इंडियन इकोनॉमी के बारे में, कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 से 17% है। लेकिन आजादी के समय 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, एग्रीकल्चर का था। इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। करेंटली 15 से 17% है जीडीपी में। लेकिन ये भी मैं बता चुका हूं एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, 48 से 49 या 50% के बीच में। अब एक टॉपिक है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बहुत टॉपिक चर्चा में रहता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, वो मिनिमम प्राइस जिस पर सरकार किसका खरीदती है, फार्मर्स के प्रोडक्शन को, किसानों के उत्पादन को सरकार अपनी जरूरत के लिए क्या करती है, खरीद लेती है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाता है। वो मिनिमम प्राइस क्या होता है, एमएसपी होता है। ध्यान रखना प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, वो मिनिमम प्राइस जिसपे सरकार किसानों के प्रोडक्शन को खरीदती है, इसको कहते हैं एमएसपी। तो अपनी जरूरत के अनुसार खरीदती है सरकार, 23 फसलों को खरीदती है, याद रखना, जिसमें 22 फसलों पे सरकार उन्हें एमएसपी नाम देती है, और एक फसल है शुगर केन, गन्ना, जिसपे एफआरपी नाम दिया जाता है, फेयर एंड रीमुनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। इसमें 22 में 7 अनाज फसलें हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार और जौ। 5 दालें हैं, अरहर, उड़द, चना, मसूर और मूंग। 7 ऑयल सीड्स हैं, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर, नाइजर सीड, सफ्लोवर और सेसम। और 3 कैश क्रॉप्स होती हैं, रॉ जूट, कॉटन और कोपरा। ये सब सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदती है। देखिए, सीरियल क्रॉप्स को खरीदती है सरकार, खाने की खाद्यान्न फसलों को, और ये पीडीएस के थ्रू गरीबों में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोटा राशन की दुकान, गरीबों में सस्ते में या मुफ्त भोजन दे देती है। क्लियर है या नहीं? तो किसानों से खरीदा तो किसानों का फायदा, गरीबों को सस्ते में बेच दिया
बेच दिया मतलब सस्ते में दे दिया, फ्री में दे दिया राशन, तो गरीबों को रोटी मिल गई, खाना मिल गया। इसी को कहते हैं सरकार फूड सब्सिडी देती है, किसानों को, फार्मर्स पे को प्रोक्योरमेंट पर एमएसपी पे खरीद के फार्मर्स को वो सब्सिडी देती है। दालों को भी पीडीएस सिस्टम में देती है, लेकिन दालों को पीडीएस सिस्टम में देने के साथ साथ सरकार बफर स्टॉक भी बनाती है, क्योंकि दालें, भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, हम लगभग 50 से 60% जो है इंपोर्ट करते हैं दालों का। ऐसे में दालों के प्राइस में बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन आता है कभी कभी दालों के, तो दालों के, चूंकि दाल क्या है, नॉर्मल हर घर में खाया जाने वाला दोपहर में भोजन है दाल, इसीलिए दालों का सरकार बफर स्टॉक बनाती है। इसी तरीके से ऑयल सीड्स, आने वाला जो वेजिटेबल ऑयल है, एडिबल ऑयल है, इसका भी बफर स्टॉक बना के रखती है। क्लियर है। इसके अलावा रॉ जूट, जूट के सरकार थैले बनाती है। कॉटन आपको पता है, सरकार की खादी ग्रामीण उद्योग चलते हैं, खादी ग्राम उद्योग चलते हैं, सुना होगा आपने। खादी इंडिया आपने एक ब्रांड सुना होगा, केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसको चलाता है। तो ये अपनी जरूरत के हिसाब से सरकार एमएसपी पे खरीद करती है। एमएसपी को डिसाइड कौन करता है, ये करता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक क्या है, बॉडी है। और ये तय करता है और अनाउंस कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और इसके मेंबर्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये अनाउंस करते हैं एमएसपी को। नाउ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, संविदा कृषि क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में काम कर रही है, जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनी लेज है, पेप्सिको का सब्सिडरी है लेज, और लेज कंपनी चिप्स बनाती है, उसके लिए आलू चाहिए, तो उसने क्या किया, किसानों के साथ क्या कर दिया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें फार्मर जो प्रोडक्शन करेगा वो डिमांड, कंपनी के डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन करेगा, सारे इनपुट कंपनी प्रोवाइड कराएगी। क्लियर है। और प्राइस जो होंगे प्रोडक्शन के वो पहले से डिफाइंड हो जाएंगे, प्री डिफाइंड हो जाएंगे। उसका जब वो फसल कटेगी तो उस समय मार्केट में प्राइस कम भी हो, इसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। नाउ कोऑपरेटिव फार्मिंग, सहकारी कृषि। देखो भारत में समस्या क्या है, भारत में स्मॉल लैंड होल्डिंग की समस्या है, छोटे छोटे किसान है। चूंकि भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, जमीन का बंटवारा होता चला जाता है परिवार में, अलग अलग बेटों और बेटियों में, तो वो जमीन क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो भारत में स्मॉल लैंड होल्डिंग की समस्या है, छोटी जोत के आकार की समस्या है। ऐसे में कोई कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी तो कितनों से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे में कॉन्सेप्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग का। कंपनी क्या करेगी, और सामने है ग्रुप ऑफ फार्मर्स, एक गांव के बहुत सारे फार्मर या कई सारे गांव के फार्मर ने मिलकर क्या किया, अपनी लैंड को इंटीग्रेट कर लिया और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बना ली। और ये सहकारी समिति अब क्या करेगी, इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। भारत में कोऑपरेटिव फार्मिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल, जो आज बहुत बड़ी एमएनसी बन चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, जो गुजरात के आनंद से शुरू हुई। क्लियर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग, जहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। इन पे बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाएगा, देसी खाद का यूज किया जाएगा, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाएगा, केमिकल फ्री फार्मिंग होगी। 2016 में सिक्किम भारत का पहला स्टेट बन गया जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया, मतलब पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। और भारत में फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है अमोल पालेकर, और अमोल नहीं, सुभाष पालेकर। सुभाष पालेकर जो है वो भारत में फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। नाउ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति एग्रीकल्चर या फूड प्रोडक्शन से संबंधित थी। पहला एनुअल प्लान जो मैंने 5 ईयर प्लान में पढ़ाया था 1966-67 इंदिरा गांधी जी के समय में, इसको शुरू किया गया था। इस प्रोग्राम का नाम था HYBS प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोग्राम। ऐसे हाइब्रिड सीड तैयार किए गए थे जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे कौन, भारत के ग्रेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। और दुनिया भर में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड किसे बोला जाता है, नॉर्मन E बोरलॉग, जो एक अमेरिकन एग्रो साइंटिस्ट है। क्लियर है। पर्पस था भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, और फोकस किया गया था गेहूं और चावल पे, जो सबसे ज्यादा खाया जाता है भारत में। और जो एरिया फोकस थे वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के
श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑपरेशन फ्लड पढ़ चुके हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 5 ईयर प्लानिंग में मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित था 1970-71 में। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया वर्गीस कुरियन। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन और पूछता है तो ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, मरीन और वाटर रिसोर्सेज से संबंधित है, मरीन प्रोडक्ट समुद्री संसाधनों से संबंधित है। रेड रेवोल्यूशन टमाटर और मीट के प्रोडक्शन से संबंधित है। गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, फ्रूट्स की खेती और वेजिटेबल्स की खेती कहते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की खेती को भी कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स की खेती, हनी प्रोडक्शन, इसको कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन टमाटर प्याज पिंक होता है, ऑनियन प्रोडक्शन और फार्मास्यूटिकल दवाई उद्योग के लिए बढ़ावा देने के लिए पिंक। सिल्वर रेवोल्यूशन एग्स और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए, मुर्गी पालन के लिए। एवरग्रीन रेवोल्यूशन सदाबहार क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन के लिए, कपास के उत्पादन। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। रेनबो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सेक्टर, सभी पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देना। और ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन गोल्ड बैम्बू को कहा जाता है, ये बजट में भी वर्ड यूज हुआ है ग्रीन गोल्ड। तो इस तरीके से भाई हमने अपना ओवरऑल पूरा ई बुक का 14 चैप्टर्स 14 चैप्टर्स को कवर कर लिया। सारी एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम से लेके यूपीएससी तक के और स्टेट पीसीएस तक के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आपका इकोनॉमिक्स का ये पूरा सेगमेंट यहां पे खत्म होता है, जहां मैंने एक एक कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत जल्दी क्रैश कोर्स के रूप में आपको क्लियर कर दी, कॉन्सेप्ट को समझाते हुए क्लियर कर दी। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों। अगर ये हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको इससे इकोनॉमिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई फीडबैक हो, कोई हमारे लिए आपका रिकमेंडेशन हो, सुझाव हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। इसके अलावा हमारे थाउजेंड्स ऑफ फ्री टेस्ट आरबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है एसएससी की तैयारी के लिए, वनडे एग्जाम्स की, जिसको आप दे सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिसर्स बैच की मैं जानकारी पहले ही दे चुका हूं। कंबाइंड बैच है जो जीएस जीके मैथ रीजनिंग इंग्लिश का, क्लियर है। ये हमारे जीएस के अलग से बैच, इंग्लिश का बैच, जीएस का रीजनिंग का अलग से बैच, सेपरेट बैच भी चल रहे हैं, मैथ का अलग से बैच, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी दोस्तों का, आपने हमारा साथ दिया और हमारे सेशन से जुड़े। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।